सबसे पहले हम देखते हैं एक आदमी को, वो जमीन पर घुटने के बल होता है अपनी तलवार के साथ, और हमें बताते हैं ये सोल कूपर होता है और ये कूपर फैमिली का सबसे यूजफुल शेडो है। फिर हम देखते हैं सोल्जर आजू बाजू होते हैं, सब अपने हथियार इसकी तरफ करे होते हैं, और एक लड़का आता है, वो बोलता है न्यू फैमिली का हेड जो कूपर फैमिली है, मैं ऑर्डर करता हूँ तुम्हारा अभी इसी वक्त एक्सिक्यूशन। फिर ये बहुत गुस्से में बोलता है तुम सबके सब। हम देखते हैं वो उठता है और अपनी तलवार से हमला करता है, तुम सारे के सारे जानवर हो और तुम सबको हेल में जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं उसकी तलवार रुक जाती है उसके गर्दन के पास, पीछे से एक जन इसके ऊपर हमला करता है, और हमें बताते हैं जो जिंदगी इसके पास थी इसने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी थी अपनी फैमिली के लिए, और ये ऐसी चीज बन गया जिसको फैमिली ने सेक्रीफाइस कर दिया। क्या आखिर में सब कुछ खत्म इस तरीके से होगा? मैं सोल कूपर, अगर यहाँ पे अगली जिंदगी होगी मैं तुम सबको चीर के रख दूंगा। फिर हम देखते हैं इसकी आंख बंद होती है, वो अपनी आंख खोलता है और उसके हाथ पे और उसके मुंह पे चोट लगी होती है। फिर वो उठता है और इधर उधर देखता है। फिर हम देखते हैं बाहर एक जन की परछाई दिख रही होती है, ये कौन सी जगह है, क्या ये हेल है? लेकिन ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है? फिर हम देखते हैं एक जन उसके ऊपर पानी फेंकता है, वो मेड होती है और बोलती है जल्दी से अपने आप को साफ कर लो क्योंकि यहाँ पे कोई आ रहा है तुम्हें ले जाने के लिए। फिर ये गुस्से में उसकी तरफ देखता है, फिर ये उसके मुंह पे एक चाटा मारती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम बदमाश बच्चे, तुम मुझे ऐसे घूर के देख रहे हो? जिसकी अभी बात सही से होगी नहीं है वो मेरी बात नहीं मान रहा बच्चा। फिर वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और मुस्कुराने लगता है और क्रीपी तरीके से स्माइल करता है और बोलता है मैं एक्चुअली रिटर्न आ गया जब मैं 3 साल का था, मैं सोल कूपर, मैं एक्चुअली रिबोर्न हो गया। फिर हमें बताते हैं मैं अपनी पिछली जिंदगी में सोल कूपर था, शेडो, और जो बाकी शेडो मेंबर थे उन सबके साथ मैंने फैमिली की खतरनाक ट्रेनिंग को झेला है। मर्डर, अर्सन, एस्पियोनेज, बिल्कुल हमारे कोड नेम जैसे वो हम लोग थे जो फैमिली के छुपे हुए डर्टी काम करते थे, और इसके रिवॉर्ड में ग्लोरी, बिना खत्म होने वाली रिचनेस, और इसकी वजह से हम शेडो ने ये सब हार्डशिप को सहा है। और मैं अपनी फैमिली का इलेजिमेट सन था और मैं अपने फेट को चेंज करना चाहता था जो दूसरों से बुली होता है, और मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था। इसके लिए मैंने मरते दम तक ट्रेन करा और मेरे ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने फैमिली के साथ रहकर लड़ाई करना शुरू करा, और मेरे ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैंने अपने एनिमी के सर काटे और बहुत सारी सिटी को तबाह करा, और बिना खत्म होने वाले स्लॉटर के साथ मैंने विक्ट्री हासिल करी फैमिली के लिए। मुझे लगा फैमिली वेलकम करेगी बहुत सारे रिवॉर्ड के साथ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग मुझे बिट्रे करेंगे। और उसके बाद मुझे सच्चाई पता चली शेडो आर्मी की। हम देखते हैं बताता है अगर मैं सच बताऊं तो जब से तुम शेडो बने हो तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक शेडो ओथ को कास्ट किया था, और जितनी भी ट्रेनिंग तुमने अभी तक करी है वो सब मेरे में ट्रांसफर हो जाएगी, और जितनी भी इंजरी मुझे होगी वो सारी की सारी तुम्हारे ऊपर जाएगी, और जो ग्लोरी और पैसा है ये सब तो बस एंटीक है तुम्हारे जैसे बदबूदार कीड़े के लिए। और वो हंसने लगता है, और आखिर में जितनी भी मेरे पास जान बची थी मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके ऊपर सोर्ड से हमला किया। हम देखते हैं उसको सोर्ड लगती है और वो हंस रहा होता है और उसको कुछ नहीं होता, और अचानक से वहां से एनर्जी निकलती है और सारा का सारा डैमेज इसको होता है। तो मैं समझ गया जो ये ब्लड मैजिक था ये रिवर्सिबल शेडो थे, और मेरी पूरी पावर इस एलियन के द्वारा चुरा ली गई, और उसके बाद आखिरी में मेरा भी अंत हो गया। और गाइस ये हमारा एमसी है, तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा, और ये मन में बोलता है तो इस लाइफ में मैं कसम खाता हूँ मैं ये सेम गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हम देखते हैं वहीं से चूहा निकलता है और फिर ये उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है, मैं इस चूहे को खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। और वैसे भी मेरी पिछली लाइफ में जब बैटल फील्ड में लड़ाई करता था ये चूहों का मीट टेस्टी होता था इंसानों के मीट से। हम देखते हैं एक जन अपने हाथ से पर्दा साइड करता है, हे तुम कचरे, यंग मास्टर एलियन तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी हमारे साथ चलो। फिर वो लोग उसको पकड़ लेते हैं, और एमसी मन बोलता है ये वाला जो वक्त है मेरी पिछली लाइफ में मुझे चूज किया गया था शेडो बनने के लिए, लेकिन इसके बाद जो मेरी पहले की सारी मेमोरी थी वो जा चुकी थी, तो ये टाइम है जब मुझे कर्स किया जाएगा ब्लड मैजिक शेडो से। फिर वो मुस्कुराता है, लेकिन फिर एक जन को वो हाथ काट लेता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरे के हाथ में लटक जाता है। दत्तेरी की क्या है, बच्चा कुत्ता है, जल्दी से इसको पकड़ो, तुम कुत्ते कचरे कहीं के, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। फिर हम देखते हैं एमसी उसके हमले को डोज कर देता है और उसकी तलवार लेता है और उसको हाथ काट देता है, और ये घबरा जाता है, क्या है बच्चे को तलवार चलानी आती है? लेकिन जो मेरे रिवेंज का समय वो आ चुका है। जो ये शेडो थे वो एक एंशिएंट ब्लड मैजिक है जहाँ पर जो कास्टर होता है वो इस ओथ का मास्टर होता है, उसको सिर्फ इसके लिए प्राइस पे करना होता है, सिर्फ थोड़े से अमाउंट में ब्लड, और जो भी टारगेट है वो इसके शेडो बन जाते हैं, और ओथ मास्टर को जितनी भी इंजरी होगी वो सब इसके ऊपर आएगी, और उसी समय पे जितनी भी एबिलिटी वो ग्रो करेगा वो सारी की सारी मास्टर के पास जाएगी। और इसके इतने क्रूर नेचर की वजह से एम्पायर ने एक ऑर्डर इशू करा 100 साल पहले कि जितने भी इसके रिकॉर्ड है उन सबको डिस्ट्रॉय करना है जिसमें भी शेडो ओथ के बारे में लिखा हुआ है, और कोई भी इसे यूज ना करे। हम देखते हैं इसको एक लपाड़ा मारता है जो एमसी को लेने गया था, और ये बोलता है तुम कचरे कहीं के, तुम एक जंगली कुत्ते के द्वारा बुली हो गए क्या? कूपर फैमिली ने तुम्हें इस तरीके से पाला है? हम उसका नाम दिखाते हैं, एलन कूपर 8 साल का है, और ये कूपर फैमिली का सक्सेसर है। और जिसको थप्पड़ पड़ा होता है वो बोलता है मुझे माफ कर देना यंग मास्टर, मेरे सबॉर्डिनेट ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, और मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को हाथ लगाने की? फिर एमसी उसकी तरफ देखता है, जल्दी कोई आओ और इसे डंजन में जाके लॉक कर दो। फिर वो गार्ड बोलते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं एक औरत होती है और इसका नाम बताते हैं हेरा कूपर, ये मैट्रियार्च है कूपर फैमिली की, और एलन की मदर। ये जो बच्चा है इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो ये तो नॉर्मल है, ये क्रेजी की तरह एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है इसको पनिश करने का। जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है वो सेरेमनी, और भूलना नहीं तुम्हारी मदर ने तुमसे क्या कहा था, हमें आज क्या चीज पानी है। एमसी ने बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों इसकी मदर ने इसके जैसे बेवकूफ बास्टर्ड को मेरा शेडो मास्टर बनाया, बस मुझे मौका मिल जाए मैं इसकी हालत पूरी तरीके से खराब कर दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है मदर? फिर ये बोलती है ठीक है, फिर तुम्हारी मदर इन सबको बाहर ले जा रही है और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारी फैमिली के फ्यूचर हो, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दो।
लो, यहाँ पे सिर्फ मास्टर एलन रहेंगे और तुम सब मिलकर यहाँ पे साउंड प्रूफ बैरियर लगा दो और कोई भी डिस्टर्ब ना करे। फिर पीछे से बटलर बोलता है यस मैम। फिर हम देखते हैं वो कप में एक चीज डालता है, अब इसके बाद से तुम सब के सब मेरी शेडो आर्मी बनने वाले हो। चलो फिर फैमिली के लिए एक कसम खाते हैं। ये लोग बोलते हैं शेडो के नाम पर मैं कसम खाता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी और सब कुछ इस फैमिली के ऊपर लगा दूंगा, फैमिली के लिए। फिर हम देखते हैं वो पी लेता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं और ये हंसते हुए बोलता है ये सारे के सारे कितने बेवकूफ हैं, ये लोग तो डिफरेंस बता ही नहीं पाए कि कौन सा होली वाटर है और कौन सा जहरीला पानी। और वो अपना खून गिराता है, तुम सब के सब मुझे अपनी ताकत दोगे और जितने भी घाव मुझे लगेंगे वो तुम सबके ऊपर आएंगे। फिर हम देखते हैं उसके पैरों के नीचे शेडो जाती है और इन सब के ऊपर आने लगती है और ये लोग चमकने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा खुश होता है और मन में बोलता है मैं फील कर सकता हूँ मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर आ रही है, क्या शेडो एक काम कर गई? मैंने सोचा नहीं था ये इतना सिंपल होगा, मैं तो एक जीनियस हूँ, मुझे जल्दी से गुड न्यूज मदर को बतानी होगी। मदर। फिर हम देखते हैं अचानक से उसके पैर में कुछ होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। क्या मैं अपने पैर क्यों नहीं हिला पा रहा? क्या है कोई साइड इफेक्ट है? लेकिन मदर ने तो कुछ भी नहीं बताया था इसके बारे में। फिर रोते हुए चिल्लाता है मदर मेरी मदद करो। फिर एमसी इसको पीछे से बोलता है तुम सच में कायर हो जो सिर्फ एक ही चीज जानता है अपनी मदर के पीछे छुपना। लेकिन ये कितना बुरा हुआ तुमको डिस्टर्ब ना हो शेडो लेते समय, इसलिए तुम्हारी मदर यहाँ पर साउंड बैरियर लगा के गई है, चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ कोई भी तुम्हें सुन नहीं पाएगा। फिर वो उसके पीछे तलवार लेके खड़ा होता है और बहुत क्रीपी तरीके से इसको देख रहा होता है और ये बोलता है सेल कूपर तुम यहाँ पर कैसा है और तुम्हें कैसे पता है शेडो के बारे में? फिर एमसी बोलता है ओ क्या तुम्हें डर लग रहा है? सिर्फ ये भी नहीं मुझे और भी चीजें पता है, अगर मुझे शेडो को रिवर्स करना है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे। फिर वो अपनी तलवार लेता है और जमीन में घुसा देता है और फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है मेरा दिल तो बहुत तेज दुख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से रोको। तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या करने वाला हूँ? मैंने अपनी पिछली लाइफ में प्राइस पे करा था अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और जो सब कुछ मेरा है वो सब वापस लेने के लिए, और इस लाइफ में बस मैं तो फेवर रिटर्न कर रहा हूँ। फिर उधर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, फिर ये पीछे मुड़ के देखती है, फिर बाजू में लोग होते हैं वो बोलते हैं मैडम जो इस पे लगाया था वो टूट चुका है। फिर ये बोलती है एलेन। फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं, रात हो चुकी होती है, मैडम यंग मास्टर की बॉडी ठीक है और ये वहाँ पर इसलिए बेहोश हो गए थे क्योंकि इनने बहुत ज्यादा मैजिक पावर यूज कर ली थी और जो साउंड प्रूफ बैरियर ब्रोक हुआ था क्योंकि उनमें से एक सर्वेंट जो स्पेल कास्ट कर रहे थे वो थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था और मैंने उस आदमी को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया है, मैं समझ गई, अब उसकी लाश को कुत्तों के सामने फेंक दो। फिर ये बोलता है ठीक है, लेकिन मैडम यंग मास्टर को देख के ऐसा लग रहा है यंग मास्टर के ऊपर इसका असर हुआ है और वैसे भी ये यंग है, इस तरीके का काम इनने पहले कभी किया नहीं है। ये मन में सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ हुआ है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसकी मदर उसके सर पे हाथ रखती है, हेलेन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो शेडो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो वीक के ऊपर प्रे करता है और जो तुमने काम किया है वो यही है। फिर वो उसको हाथ हटाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, मैं कूपर फैमिली का फ्यूचर हेड हूँ और जितने भी क्रीचर हैं वो पैदा हुए हैं अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने के लिए, मैंने सही कहा ना मदर? फिर वो उसको गले लगाती है और हंसते हुए बोलती है जैसा सोचा था तुम मेरे बेटे हो, अब तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए और हिचकिचाना नहीं, अपनी मदर से तुम कुछ भी मांग सकते हो। फिर ये बोलता है मदर तो सबसे बेस्ट है। फिर हम देखते हैं एमसी बाहर खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है क्या मजबूत रिश्ता है मदर और सन का, लेकिन कितना बुरा हुआ आज और इस वक्त से जितने भी कूपर फैमिली में शेडो हैं वो मेरे शेडो बन चुके हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने जब फैमिली के लिए बैटल लड़ी थी तो मुझे एक ब्लड मैजिक इंडेक्स मिली थी जिसके अंदर शेडो के बारे में बताया गया था और मैंने वो फैमिली को प्रेजेंट किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मैं पहले से सेक्रीफाइस बन चुका हूँ और किस्मत से मैंने उसके बारे में पढ़ा और जो भी उस बुक में लिखा हुआ था उन सबको कंबाइन करके जितना ही मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने वापस लेने का सोचा था। लेकिन अब इस समय मुझे अब थोड़ा सा ब्लड चाहिए इसको रिवर्स करने के लिए, जिससे मैं शेडो को यूज करके एलेन और मेरी पोजीशन को चेंज कर सकूं। और भले ही जो 3 साल का अभी मैं हूँ वो बहुत ज्यादा वीक है और उन सबको अभी मैं रजिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ताकतवर बनना होगा। और जो फर्स्ट स्टेप है ताकतवर बनने का, फ्लेमिंग क्लिफ, ये कूपर फैमिली का टेस्टिंग ग्राउंड है और ये कूपर फैमिली के द्वारा बनाया गया है और यहाँ पे शेडोज को लाया जाता है खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए दिन और रात में। और कूपर फैमिली यहाँ पे बच्चों के ग्रुप को भेजते हैं 10 साल और उससे भी नीचे इस फ्लेमिंग क्लिफ में और ये ऑर्डर करते हैं उन्हें थॉर्न्स की तरफ जाना है और वो ईगल्स को कमांड करते हैं इनके खून के पीछे जाने के लिए, भले उनकी आखिरी सांस क्यों न बची हो। और इनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो गिव अप करें जब तक आखिरी शेडो पीक तक न पहुंच जाए और जब तक उसको ईगल ग्रिफिन की ब्लेसिंग न मिल जाए और वो ऐसी बॉडी रिसीव करें जिससे उन्हें चोट न लगे, भले उनके ऊपर कितना भी अटैक करें। तुम सबके पास सिर्फ 3 दिन है, भले तुम कोई सा भी मेथड यूज करो और तुम्हें सिर्फ इस स्टेज पे एक ही चीज करना है और वो है तुम्हें पीक तक पहुंचना है, वो भी जिंदा। और हमें इसका नाम दिखाते हैं एनोस वोल्कर, शेडो ट्रेनिंग ऑफिसर। और ऑफ कोर्स तुम्हें एक चीज और नहीं भूलनी है, 3 दिन के बाद ये जगह तुम्हारे लिए डेथ सेंटेंस बन जाएगी। चलो फिर शेडो तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टार्ट करो। फिर हम देखते हैं एमसी सीटें बजाते हुए आराम से चल के जाता है, ये बच्चा तो सच में बहुत ज्यादा शांत है। फिर हम देखते हैं वो दूसरे रास्ते से जाता है और बाकी सब दूसरे रास्ते से, ये तो सोल कूपर है नाजायज बेटा जिसने यंग मास्टर की बातें मान ली है कल, अच्छा तो ये है। फिर हम देखते हैं वो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, ये लोग देख के हंसते हैं, इसने सीधा रास्ता नहीं चुना बल्कि ये ऊपर चढ़ रहा है वो भी अपने हाथों से और ये पक्का जमीन पे गिरेगा उधर से और ये आधा रास्ता ही पार नहीं कर पाएगा, ये तो बिल्कुल पागल है, क्या हम लोग वहां नहीं जाएंगे उसकी लाश को उठाने के लिए? फिर ये दूसरा आदमी बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को अचानक से एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया है और अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं ऊपर से एक ईगल उड़ के आता है और ये बच्चे लोग चिल्ला रहे होते हैं ये क्या चीज है, जरा रुको ये तो ईगल है, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं एमसी वहाँ पे देखता है और सारे बच्चे यहाँ पे मरे पड़े रहते हैं और ये गुस्से में देख रहा होता है, इसने यंग मास्टर को कल बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, चलो अब हमारे पास सही टाइम है इसको रिमूव करने के लिए और ये सीधा ग्रिफिन के पास जाएगा। चलो अब यंग मास्टर को खुश करते हैं। फिर इसका धनुष उसके बाजू से जाता है, फिर ये देख लेता है, फिर वो एमसी की तरफ हमला करने के लिए आता है, तुम बेवकूफ इंसान, बेवकूफ और मरना
यही मुझे चाहिए। और ये उस पर हमला करता है, प्रेम से वहां से हट जाता है और सीधा उसके ऊपर आ जाता है। मेरे पास पिछली जिंदगी का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि मैं कैसे पीक पर बहुत जल्दी जा सकता हूँ और मैं ग्रिफिन की ब्लेसिंग को ले सकूं। और वो अपनी तलवार ऊपर करता है, इसके लिए मुझे इसे टेम करना होगा। एमसी ने इस ग्रिफिन के माथे में तलवार घुसा दी होती है। प्रेम्स पीछे हट जाता है और मन में बोलता है, ये ग्रिफिन बहुत ज्यादा जिद्दी मॉन्स्टर होते हैं और इंसानों की तरह इसके अंदर इंटेलिजेंस होती है। अगर मैंने इसे पूरी तरीके से नहीं हराया तो मैं इसे टेम नहीं कर पाऊंगा, तो सिर्फ मैं वाली मूव को यूज कर सकता हूँ, शेडो ब्लेड स्लैश थर्ड फॉर्म। फिर हम देखते हैं ग्रिफिन को कुछ नहीं होता, वो अपना अटैक तैयार करता है और एमसी उस अटैक के कारण बहुत दूर फेंकाता है और वो सीधे खाई के नीचे गिरने लगता है। फिर वो जल्दी से क्लिफ पकड़ लेता है। लकीली मैंने इसको पकड़ लिया। तत्तेरी की, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था। मैं अभी 3 साल का ही हूँ और ना कि 30 साल का, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने अपनी सोर्ड स्टाइल प्रीवियस लाइफ में सीखी है। और जब भी मेरी बॉडी का साइज और वेट है और अगर मैं उसके पास भी गया तो मैं उसकी हवा से उड़ जाऊंगा। मुझे एक आइडिया है, जैसे तैसे करके मुझे उस गुफा तक पहुंचना है। फिर हम देखते हैं वो ग्रिफिन अपना दूसरा अटैक तैयार करता है और एमसी उस अटैक से बच जाता है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल विंड एनर्जी है। फिर हम देखते हैं एमसी सारे अटैक डोज कर रहा होता है। मन बोलता है जितनी बार ये ग्रिफिन अपना अटैक कर रहा है उसका लेवल 1 से 10 तक पहुंच जाएगा। अगर ये 10 विंड तक पहुंच गया तो मेरे जैसे यहाँ पर 100 भी आ जाए तब भी वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। फिर एमसी कुछ याद आता है तो हाँ, और हवा में कूद जाता है और वो ठीक उस हमले के सामने होता है। तो अगर मैं यहाँ से निकल नहीं सकता तो क्यों ना मैं इस पावर को यूज करके इस गुफा के अंदर चले जाऊं। फिर हम देखते हैं एमसी चिल्लाते हुए उस गुफा के अंदर उड़ता हुआ जाता है। मेरा भी जो इतनी पावर का यूज हुआ है, चलो शेडोथ को यूज करके उस लड़के से उसकी एनर्जी खींच लेता हूँ। फिर हम देखते हैं अचानक से चाय का कप गिर जाता है और इसकी एनर्जी एमसी के पास जारी होती है। यंग मास्टर जल्दी कोई आओ, मदद करो। यंग मास्टर अचानक से बेहोश हो गए। फिर हम देखते हैं एमसी गुलाटी मार के यहाँ आता है। चलो प्लेन सक्सेसफुल हो चुका है, अब मेरे पास मौका है, चलो अंदर की तरफ चलते हैं। फिर हम देखते हैं ग्रिफिन यहाँ पे आ जाता है। फिर ग्रिफिन बहुत स्पीड में आगे की तरफ बढ़ता है। तुम छोटे कमीने, अब कहाँ भागोगे, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं वहीं पे रुक जाता है। सामने की तरफ दिखता है क्या। फिर हम देखते हैं एमसी ने उसके बच्चे को हॉस्टेज बना लिया होता है। मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। फिर वो ग्रिफिन बोलता है, मेरा बेबी ये तो पूरी दुनिया को पता है, जो इतना ताकतवर ग्रिफिन है, जो उसका बच्चा पैदा होता है वो टूटे हुए पंखों के साथ आता है और वो उड़ नहीं पाता। फिर वो ग्रिफिन बोलता है, तुम क्या करना चाहते हो मेरे बेबी के साथ, चिंता मत करो, मैं इसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं इसको ठीक कर सकता हूँ जिससे ये उड़ सकता है। फिर ये भी थोड़ा हैरान लगता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। फिर हम देखते हैं ये लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं। सर मैंने कोई भी आवाज नहीं सुनी, ऐसा लगता है वो ग्रिफिन के द्वारा खा लिया गया है। जल्दी चलते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं यंग मास्टर को, हमें पक्का इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा। वो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं उनके पीछे ग्रिफिन आ जाता है और एमसी ठीक उसके ऊपर बैठा होता है, लेकिन तुमको उसका इंतजार करना होगा हेल में। लोग चिल्लाते हैं, सेल कूपर नहीं, ऐसा मत करो। फिर हम देखते हैं वो खा लेता है उन लोगों को। मैंने वो कर दिया है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, चलो अब तुम्हारी बारी है मेरा प्रॉमिस पूरा करने की। फिर एमसी बोलता है ठीक है, चलो चलते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, माउंटेन रेंज की तरफ। फिर हम देखते हैं लोग एक बहुत बड़े गेट के पास आते हैं, द लैंड ऑफ स्टोन। फिर वो ग्रिफिन बोलता है, जैसा हम लोगों ने एग्री करा था, तुम्हें परस्यूस की सोड मिलेगी और मुझे मेडूसा का ब्लड जो किसी को भी हील कर सकता है। फिर एमसी बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना बुरा हुआ, मेरा जो गोल है वो सोड नहीं है और ना ही ये ग्रिफिन को किसी तरीके की मदद। फिर हम देखते हैं वो ग्रिफिन गेट खोलता है। जो मैं चाहता हूँ इस ग्रिफिन को यूज करके इस स्टोन लैंड को पूरी तरीके से तबाह करना। फिर हम देखते हैं पत्थरों से बनी हुई मेडूसा दिखाते हैं और वो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही होती है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने 3 और मूर्ति होती है। मेरी पिछली जिंदगी में जब एलन 12 साल का था तो मिस्ट्रेस ने शेडो आर्मी को यहाँ भेजा था सोर्ड ऑफ परस्यूस एलन के लिए लेके आने को, क्योंकि यहाँ पर एक मेडूसा स्टेचू था सीक्रेट रिल्म का जो किसी भी जिंदा चीज को पत्थर में बना देती थी। और एलन को बचाना और मेडूसा के अटैक को डिफ्लेक्ट करने में इसी कारण शेडो आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और सिर्फ मैं ही था जो आखिर में बचा था। लेकिन जो सोर्ड ऑफ परस्यूस है वो सिर्फ एस क्लास टैलेंट को एक्सेप्ट करती है, इसी कारण मैं उसे नहीं ले पाया। लेकिन एलन अपने एस क्लास टैलेंट के साथ उसने आसानी से उस सोर्ड को उठा लिया और मेडूसा को मार दिया और आखिर में एलन बन गया चोजन वन और इसको रिवॉर्ड किया गया बहुत सारे रिसोर्सेज से, कॉन्टेक्ट और बहुत सारे रॉयल सबॉर्डिनेट। फिर एमसी हंसता है, इस लाइफ में अगर इसे मैं नहीं ले सकता तो मैं इसे एलन को भी नहीं लेने दूंगा। फिर ग्रिफिन बोलता है, आखिर कहाँ है सोर्ड और कहाँ है मेडूसा ब्लड, यहाँ पे तो सिर्फ टूटी हुई मूर्तियां रखी हैं। फिर ग्रिफिन बोलता है, ये दरवाजा तो बंद हो गया, हे बच्चे तुम मेरे साथ किसी भी तरीके की ट्रिक तो नहीं कर रहे हो। फिर एमसी एक्टिंग करता है, तुम्हारे पीछे देखो। फिर हम देखते हो मूर्तियां चलने लगती हैं और उनकी तरफ भाग के आती हैं। फिर ग्रिफिन देखता है, क्या ये पत्थर की मूर्तियां। फिर हम देखते हो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर कब से ये बदबूदार मूर्तियां हिलने लगी। फिर हम देखते हो वो अपने मुक्का मारता है, बेंग बेंग बूम, और वो सारी मूर्तियां एक ही मुक्के में टूट जाती हैं। फिर हम देखते हो पत्थर चमक रहे होते हैं और वो फिर से एक एक करके जुड़ने लगते हैं। जो रुको, ये अपने आप जुड़ रहे हैं और जुड़ते हुए एक बन रहे हैं। और फिर एमसी घबराने की एक्टिंग करता है। इन तीनों स्टेचू के पास कोई भी फेशियल फीचर नहीं है और ये तीनों की तीनों एक जैसे लग रहे हैं। और माइथोलॉजी में बताया गया है कि वो एक ही आंख और एक ही मुंह शेयर करते हैं। ये और मेडूसा दोनों डॉटर हैं पेसियोडोन के और उनके पास पावर है पानी को कंट्रोल करने की, तो जल्दी भागो। फिर हम देखते हैं वो इसकी तरफ बहुत ही स्पीड में पानी भेजता है और फिर ग्रिफिन बोलता है, अब क्या पॉइंट बनता भागने का, जल्दी सोचो वो सोर्ड कहाँ पे मिलेगी, मैं देख रहा हूँ उसी के लिए। अगर ऐसे चलता रहा तो ये जगह पूरी तरीके से गिर जाएगी और हम लोग भी साथ में मर जाएंगे। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रूइंस हैं उस पत्थर की दीवार पर, शायद वहाँ पे इसके लिए कुछ रास्ता मिल जाए। फिर एमसी फिर मुस्कुराता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यही तो मैं चाहता था, जल्दी से ये सीक्रेट रिल्म तबाह हो जाए और साथ में अपने साथ सब कुछ दफन कर दे। और यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है जिससे मैं निकल सकता हूँ, जिसको मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ढूंढा था, लेकिन इतनी तबाही काफी नहीं है। फिर रुक जाता है। फिर वो ऊपर की तरफ दिखाता है, ग्रिफिन वो रूइंस कह रहे हैं कि तुम्हें वो जो ऊपर आंख दिख रही है उसे निकालना होगा, फिर उसके बाद वो अटैक करना बंद कर देगा वो उस जगह पर ये आंख। फिर ग्रिफिन जाता उड़ते हुए, फिर वो अपनी चोट से वो आंख
निकाल लेता है, तो ऐसी बात है तो मैं इसे यहाँ से निकाल लूंगा। फिर हम देखते हैं वो उड़ते हुए उसकी तरफ जाता है और फिर अचानक से चिल्लाता है और पानी बदल जाता है। फिर ग्रिफिन बोलता है ये पानी बदल गया, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उन रूइंस में लिखा था कि परसियस ने उन 3 सिस्टरों से ये आंख चुरा ली थी और उसके बाद उसे पता चला था कि मेडुसा कहाँ पर है, तो इसी कारण ये जो आंख है इन 3 सिस्टरों की वीकनेस है। फिर ग्रिफिन बोलता है आखिर सोर्ड कहाँ है और ब्लड कहाँ है जो मेरे बेबी को ठीक कर सकता है, वो भी वहीं कहीं लिखा होगा। फिर एमसी बोलता है सोर्ड, फिर बाजू की तरफ उंगली करता है, वो सोर्ड उस तरफ है, जरा देखो। फिर हम देखते हैं सोर्ड यहीं पे गड़ी हुई होती है और उसमें से एनर्जी निकल रही होती है। परसियस ने इस सोर्ड का यूज करके मेडुसा का सर काट दिया था और उसके अंदर से लाल और हरा कलर का खून निकला था। जो लाल कलर का ब्लड था वो किसी भी जिंदा चीज को पॉइजन कर सकता था, जो हरा ब्लड था वो किसी भी चीज को ठीक कर सकता था। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक लेजेंड है, लेकिन यहाँ पे एक और सीक्रेट है इस सीक्रेट रील में। फिर वो ग्रिफिन बोलता है सीक्रेट, जब परसियस की सोर्ड अपीयर होगी फिर हम देखते हो मूर्ति की आंख खुल जाती है, मेडुसा भी रिजरेक्ट हो जाएगी और बहुत सारे हमले कर रही होती है अपने बालों से। और जहाँ पे ग्रिफिन खड़ा था वहाँ पे बहुत सारे हमले होते हैं और उसकी नजर एमसी पे नहीं पड़ती। इसी मौके का फायदा उठा के एमसी भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है और अपनी पावर का यूज करता है। एक बार ये मेडुसा का स्टेचू एक्टिवेट हो गया तो तुम इसे रोक नहीं सकते जब तक कि तुम उसे परसियस की सोर्ड से उसका सर ना काट दो। फिर वो पीछे देखता है और फिर वो अपनी पूंछ से हमला करती है और एमसी फटाक से साइड में हो जाता है और साइड में जाकर उसकी तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं उसकी आंख चमक रही होती है और उसमें बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। फिर एमसी उसकी तरफ देखता है ये सब क्या हो रहा है, वो ग्रिफिन कहाँ चला गया। फिर हम देखते हैं वो एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम इस चीज को एक बार देख के बता सकते हो कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम आराम से डील कर सको, मैं सब तुम पे छोड़ रहा हूँ, मुझे मानना नहीं है। फिर एमसी मन में बोलता है ग्रिफिन के पास ऐसी स्किल है, वो अपने आप को छोटा कर सकता है। फिर हम देखते हैं उसके स्नेक हमला कर रहे होते हैं और एमसी दिखता है और बहुत सारे हमले उसके ऊपर होते हैं और एमसी उस हमले से बच रहा होता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में इस जगह पे आया था तो मेरे पास इस जगह से निकलने के लिए ऑप्शन की कमी नहीं है। मुझे सबसे पहले वो शील्ड लेनी होगी उस नाइट के पास से। इस शील्ड के रिफ्लेक्शन का यूज करने से खतरा बहुत कम हो जाएगा उसकी आंखों में डायरेक्ट देखने का, क्योंकि उसकी आंखों में देखने से पत्थर बन सकते हैं। और सेम टाइम पर फिर हम देखते हैं वो अपनी आंखों से हमला करती है, मैं मेडुसा की आंखों के अटैक से बच सकता हूँ। फिर हम देखते हैं उसको दिक्कत हो रही होती है और वो दूर फिकाता है उस पावर की वजह से और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नहीं ये काफी नहीं है, जो सीक्रेट रास्ता था बाहर निकलने का वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो मेरा टैलेंट है उससे मैं परसियस की सोर्ड भी नहीं उठा सकता। नहीं, मुझे कैसे पता होगा जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा। अगर आज मैंने अपना पूरा नहीं दिया तो आज मैं मर सकता हूँ। जो भी मेरे पास है मैं सब कुछ इस पे दाव पे लगाता हूँ। फिर हम देखते हैं उठा लेता है ये सोर्ड, ये तो आसानी से मुझसे उड़ गई। और फिर हम देखते हैं वो स्नेक इस पे हमला कर देता है। एमसी बोलता है क्यों, फिर उसकी सोर्ड नीचे टकराती है और ऊपर उड़ जाती है। फिर हम देखते हैं इसने उसको उठा लिया होता है और एमसी मन में बोलता है क्यों क्यों, क्या मेरी रैंक बहुत कम नहीं थी इस सोर्ड को उठाने के लिए। फिर हम देखते हैं एमसी सोच रहा होता है और ये बोल रहा होता है सिर्फ एक डी रैंक के टैलेंट वाला एक होली सोर्ड को उठाना चाहता है। फिर एमसी मन में बोलता है मुझसे गलती कहाँ हुई थी। फिर हम देखते हैं अपनी मम्मी से बोल रहा होता है मदर ये तो अभी भी जगा हुआ है तो इसको पता नहीं चल जाएगा कि हम लोगों ने इसके टैलेंट को छीन लिया है। तुम तो सिली हो बच्चे, जो सिंपल एमनीजिया मैजिक है वही काफी है सबके लिए, मैं कैसे, मुझे माफ करना, अब तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट वो भी मेरा है। और फिर यहाँ पे क्रेक आते हैं और फिर हम देखते हैं मेडुसा के बालों में जो सांप की मुंडियां थी वो सारी की सारी कट जाती है एक एक करके और एमसी में से बहुत सारी पावर निकल रही होती है। और ये ग्रिफिन देखता है उसकी तरफ, ये सब क्या हो रहा है, ये बच्चा इसने एक्चुअली में बाइंड को तोड़ दिया है तुम तो। फिर हम देखते हैं उसकी गर्दन काट देता है एक मॉन्स्टर हो और फिर हम देखते हैं उसकी गर्दन काटने के बाद 2 कलर के खून गिरते हैं, नीला और लाल, और ये नीला वाला खून बोतल में भर रहा होता है। मेरी पिछली जिंदगी में एस रैंक या उससे भी ज्यादा हाई रैंक का सोर्ड टैलेंट था, लेकिन मैट्रिच ने किसी तरीके का मैजिक यूज करके मेरे टैलेंट को मुझसे छीन कर एलियन को दे दिया था और उसने मेरी मेमोरी भी रेस कर दी थी, तो ये थी सच्चाई। और फिर एमसी हंस रहा होता है और बहुत तेज हंसने लगता है। अचानक से इस बच्चे को क्या हो गया। फिर एमसी मन ने बोलता है अब चीजें धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रही हैं, भली एलियन या उसकी फैमिली, बस तुम रुको थोड़ा और। फिर ये मन ने बोलता है अभी मेरे पास मौका है, ये बच्चा पागल हो चुका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, ग्रिफिन इधर आओ। फिर वो भी डर जाता है और हंसते बोलता है मेरे लॉर्ड आपने मुझे बुलाया। और फिर मन ने बोलता है तुम तो इस रैंक के ग्रिफिन मोस्टर हो, तुम क्यों इससे डर रहे हो। फिर एमसी उससे बोलता है क्या तुम्हारा सर लोहे का है। फिर कंफ्यूज जाता है हाँ। फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में यहाँ से निकलता है। फिर ग्रिफिन मन में बोल रहा होता है तुम बच्चे शुरुआत से ही तुमने मेरा यूज करा इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, चलो जाने दो, अगर ये मेरे बच्चे को बचा सकता है तो मैं इसे जाने दूंगा। तो एक जगह से धुआं निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं इस मेडुसा की मुंडी में से एनर्जी जारी होती है और वो एनर्जी सील में जारी होती है और अचानक से इसकी आंख खुलती है। और फिर ये ग्रिफिन बोलता है सेल कूपर, जो मेरा टाइटल है ग्रिफिन, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी देता हूँ जो कभी भी घायल नहीं होगी, चाहे तुम पे कैसे भी अटैक हो। ऐसा लगता है मेरी ताकत बढ़ चुकी है और मेरी इंजरीज भी हील हो चुकी है, तो ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये मेरी बॉडी के घाव को हील कर सकता है तो मुझे ये घाव एलियन के ऊपर और ज्यादा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इससे मैट्रियार्च को किसी भी तरीके का शक नहीं होगा। और सबसे पहले मुझे मेरे एस रैंक के सोर्ड टैलेंट को छुपाना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ग्रिफिन ये लो, इसे अपने बच्चे को दे दो, इससे उसके पंख हील हो सकते हैं। फिर वो उसको पिला देता है। फिर हम देखते हैं उसके आसपास एनर्जी बनती है और वो उड़ने लगता है। मेरा बच्चा तो उड़ने लगा। फिर एमसी बोलता है उसे सिर्फ अभी ये पता है कि कैसे उड़ना है, लेकिन अगर इसने मास्टर को एक्सेप्ट नहीं करा इसकी उम्र होने से पहले तो ये आखिरी में एक पागल चिड़िया ही कहलाएगी। फिर ग्रिफिन बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें दया दिखाकर एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक स्ट्रेंजर समझकर। और वैसे भी तुम जब भी ताकतवर बने थे जब तुमने मास्टर एक्सेप्ट करा था, मैंने सही कहा। फिर ग्रिफिन मन में बोलता है ये सही कह रहा है, अगर मेरे मास्टर ने इंसान के दिमाग को मुझे खिलाया नहीं होता तो मैं अपनी इंटेलिजेंट अवेकन नहीं कर पाता और इतना ताकतवर नहीं बन पाता। लेकिन मेरे मास्टर 100 साल पहले ही मर चुके हैं, क्या
मुझे एक और आदमी को ढूंढना पड़ेगा बिल्कुल उनके जैसा रूथलेस इंसान। फिर ये देखता है हाँ ये तो सही है, सेल कूपर क्या तुम मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर सकते हो पेट मोस्टर के रूप में। फिर वो ग्रिफिन मन में बोलता है इसके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है और ऐसी स्किल जो सबसे अलग है इसकी उम्र के हिसाब से, और ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी चीज करेगा। फिर एमसी मुस्कुराता है चलो मछली ने चारा पकड़ लिया, चलो ठीक है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा एक पेट मोस्टर के रूप में, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। फिर ये बोलता है डील। फिर एमसी बोलता है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्लेड कूपर की, और उसी के साथ एक बहुत ज्यादा प्रीसियस की जो उस जगह को अनलॉक कर सकती है जिसको कूपर फैमिली वर्शिप करती है, द सोर्ड स्पिरिट ब्लेड। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और एक जन चिल्ला रहा होता है क्या तुम ढूंढ नहीं पाए जिसके कारण ये सब हुआ है। तो फिर हम देखते हैं एलियन की मदर होती है और बोलती है क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि यंग मास्टर अचानक से वहाँ पे बेहोश हो गए थे बिना कुछ हुए, और ये कितना देर तक चलता रहेगा। फिर ये बटलर बोलता है चिंता मत कीजिए मैडम, यंग मास्टर के ऊपर प्रोटेक्शन है शेडो ओथ की और वो जल्दी उड़ जाएंगे, और वैसे भी आपके पास वो छोटे शेडो हैं यंग मास्टर की मदद करने के लिए। यंग मास्टर को जितनी भी चोट लगेगी वो सब उनके ऊपर जाएगी और इसके बदले उनके पास ताकत आती जाएगी। हाँ ये तो सच बात है, लेकिन ये पूरी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और ऐसा लगता है एलियन के साथ ये जब से हो रहा है जब से उसने वो शेडो ओथ की सेरेमनी ली थी, ऐसा लगता है इन सब के पीछे कोई है। फिर बटलर बोलता है हाँ मुझे याद आया मैडम, यहाँ पे एक और अर्जेंट मैटर है और आपको ये सब संभालना है। जो सेल कूपर है वो एग्जाम में फर्स्ट प्लेस पर आया है, और ये भी है सेल कूपर ने ग्रिफिन को यूज करा अंकल और नेफ्यू वोल्कर को मारने के लिए, और उसने ग्रिफिन के बच्चे को भी टेम कर लिया है उसके पेट मोस्टर के रूप में। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है आखिर वो है कहाँ पर। और बटलर बोलता है वो अभी दरवाजे के बाहर ही है, मैं उसे जल्दी बुलाता हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी आता है मैडम कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर ये बोलती है सेल कूपर तुमने क्यों मारा वोल्कर को। फिर एमसी बोलता है क्यों, मैंने ये सब किया फैमिली के लिए। जो शेडो को ट्रेनिंग करने वाला ऑफिसर है बिल्कुल उसकी तरह वो मारा जा चुका है 3 साल के बच्चे से, वो बिल्कुल यूजलेस है और उसके जैसे कचरे की जरूरत नहीं है। क्यों मैडम आप इससे सहमत नहीं है। और ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही होती है, उसको देखकर एमसी बोलता है हाँ यही ऐसे ही एक्सप्रेशन गुस्सा और डिस्कस्टेड फील करना। और फिर मन में बोलता है अगर तुम्हारे पास अपना कोई कार्ड है तो तुम फ्री हो, कुछ भी यूज कर सकती हो, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं डरूंगा। चलो जोश सेल कूपर को रिवॉर्ड देते हैं एल्डन स्प्रिंग में जाने के लिए। फिर एमसी भी हैरान हो जाता है हाँ, और फिर उनसे बोलता है आपका शुक्रिया मैडम, एल्डन स्प्रिंग क्या कोइंसिडेंट है। फिर वो वहां से चले जाता है। फिर ये बटलर से बोल रही होती है सोर्ड स्पिरिट इनहेरेंस सेरेमनी करने से पहले ये सेल कूपर का टैलेंट कैसे भी करके लेना है और यूज करना उसको यंग मास्टर के ऊपर। फिर बटलर बोलता है ठीक है, अगर एलियन का सीक्रेट बाहर आ गया कि उसके पास कोई सोर्डमैन का टैलेंट नहीं है, जो उसका स्टेटस है वो पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगी। बास्टर्ड मैं तुम्हें भी जाने दे रही हूँ, चलो देखते हैं तुम्हारे जैसा एरोगेंट कब तक टिकता है। फिर हमें दिखाते हैं एल्डन स्प्रिंग और एमसी वहां से बाजू में जा रहा होता कुछ सोचते हुए, और फिर हम देखते हैं वो ग्रिफिन की बातें सोच रहा होता है जो ग्रिफिन ने उसको बताया था उनके मरने से पहले मेरे मास्टर ने एक फॉरबिडन मैजिक को यूज करा था उनकी सोल को सील करने के लिए एल्डन स्प्रिंग के नीचे। और इन सब का पर्पस ये था कि जो उनकी सोर्डमैनशिप थी उनकी पूरी जिंदगी की वो उनके किसी हायर के पास जाए जिसका लेवल एस हो, और उन्होंने ये भी इंश्योर किया था कि जो कूपर फैमिली है उनका स्टेटस ना जाए। जैसे ही तुम स्प्रिंग के नीचे पहुंच जाओगे और तुम उसी के नीचे पानी के करंट के साथ तैर के जाना है, और तुम उसके बाद पहुंच जाओगे एक अंडरग्राउंड गुफा में, और जो ये चाबी है वो तुम्हें गाइड करेगी मेरे मास्टर तक पहुंचने में। लेकिन कुछ समय से एल्डन स्प्रिंग में कुछ अजीब सा हो रहा है, और वैसे भी मैं अपने मास्टर से बहुत लंबे समय से दूर हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है। बस मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, जो मेरे मास्टर है उनने ब्लड मैजिक को यूज करा था जो आसानी से डील नहीं कर सकते। फ्रेम से बोलता है ब्लड मैजिक ये कुछ स्ट्रेंज है, और फिर मन में बोलता है ऐसा लगता है एलियन से पहले स्वॉर्डमैनशिप की इनहेरेंस आसानी से नहीं ले सकते। और फिर ये बाकी बच्चे जो नहा रहे होते हैं वो एमसी की तरफ देख के बोलते हैं क्या ये वही नहीं है सेल कूपर जो ट्रेनिंग में पहले नंबर पे आया था। हाँ, और उसने ग्रिफिन के बच्चे को भी टेम करा है। फिर ये बोलता है ये तो अमेजिंग है। फिर हम देखते 2 लोग आते हैं, पीछे लंबे वाले का नाम होता है रेनॉल्ड्स ऑल और वो बेटा है कूपर कोचमैन का, और फिर सामने वाले का नाम बताते हैं लूसिंसिया रेनॉल्ड का छोटा हेंचमैन। और वो इस लड़के से बोल रहा होता है इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, ये तो सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है। और फिर दूसरा लड़का एमसी से बोलता है मेरी तरफ से तुम्हें कांग्रेचुलेशन, मुझे नहीं पता था कि तुम बंदरों की तरह भागकर माउंटेन के ऊपर पहुंच जाओगे। और फिर ये बातें सुन के दूसरा लड़का हंस रहा होता है तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर एमसी मन में सोचता है मेरी पिछली जिंदगी में ये लोग मेरे सबऑर्डिनेट थे सिर्फ सरफेस पे, लेकिन रियल लाइफ में ये लोग सिर्फ प्यादे थे, और ये लोग जिन लोगों ने मुझे फंसाया था और मेरे ऊपर इंजाम लगाया था कि मैं एनिमी के साथ मिला हुआ हूँ, और ये लोग इस सब से बच गए थे क्योंकि इन लोगों को एलियन सपोर्ट कर रहा था। और फिर गुस्से में बोलता है क्या तुम अब कुछ नहीं कहोगे, मैं देखना चाहता हूँ जो तुम्हारी इनविंसिबल बॉडी है यूजलेस है या नहीं। फिर हम देखते हैं उसका मुक्का पास पहुंच चुका होता है एमसी के, और एमसी उसको रोक लेता है और उसको घूर घूर के देख रहा होता है, और वो भी डर जाता है उसको ऐसे देखकर। चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर वो उसको हाथ मोड़ देता है और धरती कार में बहुत तेज चिल्लाता है, और वो पीछे लड़का बोलता है ब्रदर, और ये अपना चाकू निकाल लेता है तुम कचरे कुत्ते तुम क्या मानना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं अचानक से खून निकलता है, और फिर हम देखते हैं उसने चाकू मार दिया होता है, और फिर हम देखते हैं एमसी ने इसको सामने ला दिया होता है जिसके कारण इसको चाकू लग जाता है। मुझे माफ करना, मैंने इस लड़के को शील्ड की तरह यूज करा। फिर एमसी उसे लात मारता है, और फिर हम देखते हैं वो इसके ऊपर आके गिरता है, और वो दोनों गिर रहे होते हैं एक साथ। और वैसे भी जो स्प्रिंग का पानी है वो किसी भी घाव को हील कर सकता है, और ये इसलिए क्योंकि मैं तुम दोनों को यूज करना चाहता हूँ ट्रेनिंग के लिए फ्यूचर में। अब इस लाइफ में मैं तुम्हें एक रीजन दूंगा जिसको तुम लोग कभी मना नहीं कर पाओगे, और तुम मेरे प्यादे बन के रह जाओगे। और फिर हम देखते हैं उसके पास कुछ ब्लैक कलर की चीज आती है, एक ओरा ब्लैक मैजिक। ये कैसे हो सकता है, इतनी इविल फॉरबिडन आर्ट, और वैसे भी ब्लड मैजिक, और ये यहाँ पर इस स्प्रिंग में जो किसी भी घाव को और बीमारी को ठीक कर सकती है। तो शायद ऐसा लग रहा है गिफिन ने इसी के बारे में कुछ कहा था कि यहाँ पर कुछ अजीब है।
लेकिन फिर भी मैं इस पानी के अंदर नहीं जा सकता, मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इसके नीचे जाने का बिना पानी को छुए। और फिर हम देखते बाजू में से एक जन एक लड़की को बाल से पकड़ के खींच के ले जा रहा होता है और वो बोलती है कि मेरी मदद करो, ये तो जानी पहचानी आवाज है। और फिर हम देखते जो बाल पकड़ के ले जा रहा होता है वो बोलता है अगर तुम चाय और पानी को सर्व नहीं कर पा रही अच्छे से तो मुझे लगता है तो तुम पिटने के लिए पूछ रही हो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं करा, प्लीज मुझे जाने दो एंड्रिया। और फिर हम देखते वो अपना हाथ ऊपर उठाता है मारने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वापस बात करने की। और फिर हम देखते उसके बीच में एक स्लाइस पड़ जाता है, एमसी ने उसे तो हिस्सों में काट दिया होता है और वो ये सब देख रही होती है और बाकी जो लड़के होते हैं वो ये सब देख के डर जाते हैं, यहाँ पे किसी ने किसी को मार दिया, जल्दी चलो इसको रिपोर्ट करो, क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया की तरफ से वो मन में सोचती है प्रिंस, और एमसी की तरफ से क्या मैंने उसे डरा दिया, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो। फिर वो बोलती नहीं तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम एंड्रिया है, तुम्हारा नाम क्या है। और फिर हम देखते हैं एमसी सोच रहा होता है और ये बोल रही होती है ये देखो तुम्हें चोट कैसे लगी। और एमसी बता रहा होता है अपनी पिछली लाइफ का, एंड्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी मेरी पिछली जिंदगी में और ये ऐसे मैजिक टैलेंट को पोजेस करती थी जो उसकी उम्र के जितने भी लोग थे उन सबके पार था, तुम चिंता मत करो, तुम अटैक करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और हम लोगों ने कुछ समय तक लड़ाई भी करी थी साथ में। और ये बोल रही होती है सेल के ऊपर एक्चुअली मैं हमेशा से, और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाते हैं और ये बोलती है मिस्टर सेल कूपर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और फिर एमसी उसको देख के शर्मा रहा होता है, 5 साल की एंड्रिया ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। और फिर एमसी उसे बोलता है खांसते हुए कोई दिक्कत नहीं, ये चीज तो जेंटलमैन को करनी चाहिए। और एक और चीज मुझे तुम सेल कहो, लेकिन एंड्रिया क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे स्प्रिंग वाटर का पूरा पानी यहाँ से हम निकाल सके और स्प्रिंग में जा सके बिना पानी को टच करे। और फिर मन बोलता है मैं टास्क को नहीं भूल सकता जो मेरे को दिया हुआ है, और अगर एंड्रिया यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। क्या तुम्हें भी रियलाइज हुआ ये? फिर एमसी बोलता है क्या, और वो उसके कान में बोलती है मुझे लगा यहाँ पर कोई अजीबोगरीब मैजिक है इस स्प्रिंग वाटर में जो इंजरी को रिकवर करता है, और जो कोई भी लोग इसको एक्सेप्ट करता है उसको कोई और से हीलिंग मैजिक हील नहीं कर पाते और उनको पूरी तरीके से इस स्प्रिंग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। फिर एमसी मन बोलता है तो ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरा तरीका है कूपर फैमिली का जिससे वो शेडो को कंट्रोल कर सके, जिससे वो फोर्स कर सके कि उनकी फैमिली उनसे मदद मांगे और वो ऐसी दर्द के साथ सफर करते रहे। और फिर एमसी का हाथ पकड़ती है लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, और मेरे पास एक तरीका है इस स्प्रिंग वाटर में जाने का बिना पानी में टच करे। फिर हम देखते हो अपने एक मैजिक यूज करती है और अपने आसपास कुछ कवर करने के लिए बनाती है, ये देखा इसे कहते हैं डक मैजिक। फिर एमसी बोलता है डक मैजिक, और वो बताती है ये मदद करता है इंसानों को डक जैसा बनने में, क्योंकि जो डक्स होते हैं वो पानी के अंदर डाइव कर सकते हैं बिना उनके अंदर के पंखों को गीला करे। फिर एमसी भी हैरान होता है क्या ये इंसुलेशन मैजिक नहीं है, एंड्रिया के नाम देने वाली एबिलिटी ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते कुछ लोग यहाँ पे भाग कर आते हैं, क्या वो यहाँ पर है, ये है वो लड़का जिसने किसी को मारा है। एंड्रिया पीछे को देखती है और बोलती है ओ नो अब ये लोग हम लोग को पकड़ लेंगे, और एमसी उसको हाथ पकड़ता है भागो यहाँ से, और पानी की तरफ जाता है सीधे। और फिर हम देखते हैं वो लोग इसके अंदर छलांग लगा देते हैं, पानी यहाँ से निकल रहा होता है बहुत ही स्पीड में, जो अंडर करंट है स्प्रिंग के अंदर की वो शायद ये जगह है। और फिर ये सारों में उससे बोल रही होती है हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, जल्दी यहाँ से निकलो। फिर एमसी उसको तरफ देख के बोलता है और फिर हम देखते हैं वो दोनों उसमें खींचे चले जाते हैं और दोनों का हाथ छूट जाता है। और फिर एक आवाज आती है सेल, और फिर हम देखते हैं एमसी बेहोश होता है, सेल उठ जाओ। और फिर हम देखते हैं एमसी अपनी आंख खोलता है और आसपास देखता है ये जगह, और फिर अपनी चाबी निकालता है। और एंड्रिया बोलती है आखिर ये चीज क्या है, ये है जेम की, ये उस जगह को अनलॉक कर सकती है जहाँ पर ये वर्शिप करते हैं सोड स्पिरिट को, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी दरवाजा नहीं है, हम इसे यूज कैसे करेंगे, ऐसा लगता है उसे समन करना होगा। फिर वो बोलता है समन, मुझे नहीं पता कि सोड स्पिरिट क्या है लेकिन ट्राई करते हैं। और फिर हम देखते हैं बुला रही होती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, अपने मास्टर को ढूंढो और ओपन कर दो इस डोर को इस जगह पर। फिर हम देखते हो अपनी मैजिक का यूज कर रही होती है और पीछे अचानक से कुछ हिलता है और एमसी पीछे की तरफ देखता है, बुरा हुआ। और फिर हम देखते हैं पेड़ वाले मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करते हैं और एमसी एंड्रिया को बचा लेता है वहां से, और वो लोग साइड में जाके गिरते हैं और उनके सामने कोई चीज चमकती है और फिर हम देखते हैं गेट खुल जाता है, ये तो आ गया। फिर एमसी उसे उठा रहा होता है एंड्रिया, फिर हम देखते हैं बेहोश हो चुकी होती है और उसे वो गोदी में उठाता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसे यहाँ पे आराम करने देना होगा कुछ समय के लिए। और अपने मैजिक को यूज करता है, मैं यूज करूंगा इनविजिबल मैजिक जो एंड्रिया ने मुझे सिखाया था मेरी पिछली जिंदगी में, इसकी वजह से कोई भी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा अगर यहाँ आसपास कुछ खतरा हुआ तो। फिर हम देखते हैं वो आगे तरफ बढ़ता है और वैसे भी यहाँ पर बहुत गंदी लड़ाई होगी सोड स्पिरिट को लेने के लिए। फिर हम देखते हैं वो इसके अंदर कदम रखता है और उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां मरी होती हैं और एमसी देखता है मुझे लगा कि मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ लेकिन ये तो। फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी होती है लड़कियां, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक जन होता है उसने एक लड़की को पकड़ के उठाया हुआ होता है। यहाँ पर तो एक गेस्ट आया है और हमें बताते हैं जो एल्डन स्प्रिंग है वो सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए कि वो एक मेडिसिनल हॉट स्प्रिंग है जिससे हर तरीके की बीमारी और इंजरीज ठीक कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कूपर फैमिली अपनी सारी कंक्यूबाइन को रखती है। और इस मोमेंट पर सेल को पता चल गया था कि जो उसका असली फेट है वो यहाँ पे इंतजार कर रहा है, तो ये सारे के सारे सोड डीमन के खाने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। और फिर अचानक से उसके सामने जाता है और फिर वो बोलता है ये खुशबू तो एसरेंग के टैलेंट की है। और फिर एमसी फटाक से पीछे हटता है, आखिर उसको कैसे पता चला। और फिर ये बोलता है क्या तुम वही बच्चे तो नहीं हो एलन कूपर, उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो पैदा हुआ है एसरेंग के टैलेंट के साथ लेकिन तुम दिखने में उससे कंपेयर में लगते नहीं हो। और फिर बहुत स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है, ओ तो मुझे गेस करने दो, कहीं तुम वो बास्टर्ड बच्चे तो नहीं हो जो इनहेरिटेंस को लेने आया है। और फिर वो उसके ऊपर हमला करता है और एमसी अपनी तलवार से रोक लेता है, मैं तुम्हें वो इतनी आसानी से नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे नहीं हराते। और फिर एमसी बोलता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। और फिर वो ब्लड डीमन बोलता है जैसा सोचा था मेरे
कूपर डिसेंडेंट से तुम काफी क्रेजी हो, और वो उसके ऊपर हमला करता है। और फिर हम देखते हैं एमसी अपने कदम पीछे करता है, तभी वो लोग बहुत फास्ट लड़ाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं एमसी की छाती में उसने हमला कर दिया होता है। और फिर वो उसके पास आके बोलता है, लेकिन तब भी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो बच्चे, हाँ। और फिर हम देखते हैं एमसी का घाव हील हो रहा होता है। क्या ग्रिफिन की ब्लेसिंग? मैंने नहीं सोचा था कि वो बेवकूफ चिड़िया तुम्हें एक्नॉलेज करेगी, और इसी के बारे में बात हो रही है। तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है जब से मैंने वो ग्रिफिन को देखा है। और फिर एमसी मन में बोल रहा होता है, ब्लेड ने बहुत ज्यादा अमाउंट में अपनी पावर को सेक्रीफाइस करा था इसकी सोल को सील करने के लिए, जिससे कि उसे इनहेरिटेंस मिल जाए। अभी जो मेरी करंट एबिलिटी है, यहाँ पर अभी भी कुछ आशा बाकी है। और फिर हम देखते हैं उसके पास एक बड़ा सा क्रॉस बन जाता है ये, और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक एरो घुस जाता है, और वो उस क्रॉस में टंग जाता है, और बहुत तेज चिल्ला रहा होता है, मैजिक रेजिस्टेंस, ब्लड फॉर्मेशन, ये कैसे हो सकता है? तुम बहुत ज्यादा लंबे समय से मर चुके हो, और इसलिए तुम्हें ये नहीं पता कि इन 100 सालों में क्या क्या हुआ है। एम्पायर ने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर चुकी है, और ऐसी टेक्निक को बनाया है जिससे कि ब्लड मैजिक से डील कर सके। अभी इस समय सिर्फ मुझे ये करना है कि जो तुम्हारा दिल है वो मुझे लेना है, और मैं फोर्सफुली रिसीव कर लूंगा इनहेरिटेंस को। और फिर चिल्ला रहा होता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो। और फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार उसके पास आ चुकी होती है, और ये मुस्कुराने लगता है। और फिर हम देखते हैं वो क्रॉस में से अपने आप को छुड़ा लेता है, और एमसी के पास आके बोलता है, नहीं मुझे तो डर लग रहा है। और फिर एमसी हैरान हो जाता है, क्या? और फिर एमसी की तरफ उंगली करके बहुत तेज हंसने लगता है। इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लंबा समय हो गया जब से मैंने एक छोटे चूहे के साथ खेला है, लेकिन जो गेम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब मैं और ज्यादा नहीं खेलूंगा। तुम सच में पोजेस करते हो कुछ एबिलिटी और टैलेंट्स को, लेकिन बस ये है कि इतना काफी नहीं है मेरी स्वॉर्ड टेक्निक को इनहेरिट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं एमसी उनसे लड़ रहा होता है, ब्लड को यूज करके ब्लड स्पिरिट को कंट्रोल करना, इतनी पावरफुल ताकत। और फिर हम देखते हैं एक ब्लड स्पिरिट एमसी के पीछे हमला करती है, और एमसी को इससे बहुत दर्द होता है। और फिर हम देखते हैं एमसी उनसे लगातार लड़ रहा होता है। इन लोगों के अटैक तो सिर्फ एक ही जगह पे फोकस है, होली स्वॉर्ड प्रोटेक्शन, और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन डोमेन बना लेता है। मैं ये स्वॉर्ड को यूज करूंगा परस्यूज की इस मैजिक को रजिस्ट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं अपनी उंगली को उस डोमेन के पास लेके आता है, ये यूजलेस है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने जो होली स्वॉर्ड से डोमेन बनाया था वो पूरी तरीके से टूट जाता है, और तभी वो एमसी की गर्दन पकड़ लेता है और हवा में उठा देता है। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए था, जब बिल्ली चूहे के साथ खेलना बंद कर देती है तो इसका मतलब जो चूहा है वो उसका खाना बन चुका है। मैंने ठीक कहा? और फिर एमसी मन में बोलता है, जो मेरा ब्लड और माना है वो मेरे अंदर से पूरी तरीके से सोख लिए जा रहे हैं। तुम्हारा जो हो रहा है वो तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा है एक कंक्यूबाइन का टेस्ट जिसको मैंने लास्ट बार खाया था, और ये शायद इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारी मदर हो। और फिर एमसी हैरान होकर बोलता मन में, मदर? और फिर हम देखते हैं अपना बड़ा सा मुंह खोल के एमसी को खाने वाला होता है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, चलो उसके बच्चे का टेस्ट देखता हूँ कैसा आएगा। और फिर हम देखते हैं अचानक से एक चीज टूटती है और हर जगह खून ही खून होता है। और फिर एमसी की मदर उसको सुला रही होती है, जल्दी सो जाओ मेरे डियर बेबी, तुम्हारी मदर तुम्हें आराम से झुला रही है। और फिर हम देखते हैं एमसी आता है फूल लेके, मदर ये लो आपके लिए, और वो भागते वहीं पे गिर जाता है और उसके फूल टूट के गिर रहा होता है। सेल मुझे माफ करना, मोम अभी यहाँ से जा रही है। और एमसी अपनी मोम को बुला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं एक जन उसको पत्थर मारता है, तुम्हारी मदर ने तो तुम्हें छोड़ दिया, तुम कुत्ते कहीं के, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो मॉन्स्टर हो और तुम तो कचरे हो। और फिर हम देखते हैं अपने कान ढकता है और बोल रहा होता है, नहीं मदर ने पक्का मुझे इसे फेंका नहीं है। और फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं और वो उसे खाने वाला होता है। और फिर अचानक से एमसी के अंदर एक रोशनी आती है, तो ऐसी बात है तो वो तुम हो जिसने मेरी मदर को मारा है। और वो उसकी छाती में अपनी तलवार घुसा देता है और तलवार से इसके आसपास बहुत सारा ब्लड आने लगता है। और फिर हम देखते हैं उसके चारों ओर ब्लड ही ब्लड हो जाता है, और वो मोस्टर बहुत चिल्लाता है, ये तो एक ब्लड फिस्ट है, आखिर एक बच्चे को कैसे पता मेरे ब्लड मैजिक के बारे में। और वो अपनी पावर को यूज करके एमसी को दूर फेंक देता है। तुम बच्चे, तुम अपने खून को जलाने के लिए तैयार हो गए सिर्फ मुझे मारने के लिए। मैंने अपनी बहुत सारी ताकत का यूज कर दिया है ब्लड स्पिरिट को रिलीज करने में, मुझे और औरतों को खाना होगा अपनी ताकत वापस लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं वो एक दिन को खा रहा होता है, और फिर एमसी बोलता है, क्या वो डिलीशियस था? और फिर उसके ऊपर तलवार लाके बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मेरी मदर डिलीशियस थी? और फिर हम देखते हैं उसे मारने के बाद उसे अपनी मदर दिखाई देती है, और वो बोलती है, सेल मदर। और फिर हम देखते हैं एमसी ने अपनी तलवार उसके सर के आर पार कर दी होती है, और अपनी तलवार को निकाल देता है, और वो मोस्टर वहीं गिर जाता है। और फिर एमसी की तरफ देख के मन में बोलता है, ये बच्चा तो पागल हो चुका है, मुझे और ज्यादा कंक्यूबाइन को खाना होगा, नहीं तो मैं डर रहा हूँ कि मैं। और तभी हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे से एक तलवार आती है, और एमसी उसकी पीठ में तलवार घुसा देता है, और हंसते हुए उसको देखता है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट बन जाऊंगा और मैं बढ़ा दूंगा। और तभी एमसी उसकी बात काट के बोलता है, तुम इसके लिए वर्दी नहीं हो। और फिर हम देखते हैं वहीं के भी फट जाता है, और हर जगह खून ही खून गिरता है। जो स्वॉर्डमैनशिप की इनहेरिटेंस है, इसको अब्सॉर्ब करने के बाद वो बॉडी के अंदर इम्प्रिंट हो जाएगी। मैं तो ऑलमोस्ट भूल चुका था कि मैं बिना मदर का हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ, और जितनी भी वो सब चीजें थी वो सारे के सारे मेरे बेकार से डिल्यूजन थे, मैं एक बेकार सा मॉन्स्टर हूँ। और फिर हम देखते हैं उसकी मदर की परछाई दिखाते हैं, और वो बोलती है, नहीं तुम मॉन्स्टर नहीं हो, हमेशा से मोम तुम्हारे साथ थी। और फिर पीछे से आवाज आती है, सेल। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, सेल क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम्हारे ऊपर ऐसे खून क्यों लगा है? क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगी है? चलो मुझे हील करने दो। और फिर हम देखते हैं उसे हील कर रही होती है, और एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है, मेरी पिछली जिंदगी में एंड्रिया का भी सेम हाल हुआ था जिससे सारी कॉन्क्यूबाइन का हुआ था। और एमसी उसे गले लगा लेता है और ये बोलती है, सेल। और फिर एमसी मन बोलता है, अब इस लाइफ में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि किसी भी तरीके की ट्रेजेडी फिर से रिपीट हो जैसे एमसी ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। उसके बाद फैमिली में क्या हुआ वो हमें बताते हैं। स्वॉर्ड स्पिरिट के अचानक से गायब हो जाने के बाद उसके बाद डीमंस ने फैमिली में हलचल मचा दी थी,
और ये सब होने के कारण जितने भी गार्डियंस थे एल्डर स्प्रिंग के, उन सबको मौत के घाट उतार दिया। जैसी सेल की रूथलेसनेस को देखा जितने भी सर्वेंट ने, उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई एंड्रिया को दोबारा बुली करने की। और इन सब के बाद जो सेल था उसके ऊपर ये इंजाम लगाया गया कि वही है जिसके कारण सोर्ड स्पिरिट गायब हो चुकी है। लेकिन इसका एविडेंस न होने के कारण वो सिर्फ उसके ऊपर अत्याचार को बढ़ा सकती थी, इसलिए उनने उसे कारावाह में डाल दिया जिससे कि वो उसके ब्लड पॉइजन को निकाल सके। लेकिन सेल के साथ ये सब होने के बावजूद वो वहां से बच के निकल गया 4 साल बाद ऊपर फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में। और फिर हम देखते हैं एक जन ने उसके ऊपर हमला किया होता है और ये चिल्ला के गिरता है नीचे को। और फिर जो नीचे गिरा होता है वो बोलता है, यंग मास्टर थोड़ी दया दिखाओ, तुम चाहते हो मुझे हराना और वो भी इस तरीके की लेवल वाली एबिलिटी के साथ। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और फिर हम देखते हैं उन लोगों को जो उसको ट्रेनिंग ग्राउंड में लड़ते हुए देख रहे होते हैं। और फिर हमें लेफ्ट वाले के बारे में बताते हैं, ये इसे एक फैमिली का हेड है और इसका नाम है ड्यूक ह्यूग इसेक। और ये बोल रहा होता है, मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना था, जो ये जानी मानी फैमिली का यंग मास्टर है एलेन, ये पैदा हुआ था एस ग्रेड के स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट के साथ। और आज उसको आमने सामने देखने के बाद ऐसा लगता है जो वो रूमर थे वो सही थे। और फिर जो राइट में होता है हमें उसके बारे में बताते हैं, कूपर फैमिली का हेड और इसका नाम है ड्यूक लियोन कूपर। और ये खासते हुए बोलता है, आप तो हमारे बारे में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। तभी एक दिन साइड में से बोलता है, वाह इधर तो देखो। और फिर हम देखते हैं वो लोग देख रहे होते हैं ऊपर से और यहाँ पे एमसी खड़ा होता है और उसके सामने बहुत सारे गार्ड आते हैं हमला करने के लिए। और फिर एमसी बोलता है, इतनी ज्यादा आवाज कर रहे हो। और फिर एक टेक्निक यूज करता है शेडो ब्लेड और बस एक ही हमला करता है और बोलता है सॉर्ड विंड फॉलो अप अटैक। इतनी ज्यादा नंबर में मूव अगर नॉर्मल इंसान होता है इसकी एज का तो अभी उनकी पोजीशन आयरन सोर्ड में एक डिसाइपल के रूप में होती। लेकिन जो ये बच्चा है ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पहुंच चुका है स्टेज ऑफ सिल्वर सोर्ड गार्डियन तक। ये तो इनक्रेडिबल है। और फिर एलेन देखता है एमसी की तरफ, बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी थंडर टेक्निक को चुराने की। और फिर वो उसको चैलेंज कर रहा होता है, हे क्या तुम्हारे में हिम्मत है मेरे साथ एक राउंड डुएल करने की। और फिर एमसी उसकी तरफ देखे बोलता है, ओ अगर जो एलेन का टैलेंट था मेरी पिछली लाइफ में वो मेरे से खींच के लिया गया हो तो इसका मतलब जो इसकी असली एबिलिटी है। और फिर एमसी बोलता है, क्यों नहीं, इसी के बहाने मुझे एक चांस मिल जाएगा इसकी स्किल देखने का। और फिर एलेन बोलता है एमसी से, चलो तो फिर हो जाए, ये मेरे पास अच्छा मौका है, इसी का यूज करके मैं इसको मार दूंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि ये एक एक्सीडेंट था। और फिर हम देखते दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और सब लोग बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर हरा दो इसे, हाँ बिल्कुल सही, दिखाओ इसे आखिर कौन है रियल सोर्ड जीनियस। और वो उसको चेयर कर रहे होते हैं, यंग मास्टर यंग मास्टर। और तभी हम देखते हैं यहाँ से आगे को जाता है और एमसी उसे आराम से ब्लॉक कर देता है, बहुत अच्छे मैं इसे जीत सकता हूँ। तभी एमसी उबासी लेते वक्त बोलता है, थोड़ी और ताकत का यूज करो यंग मास्टर, क्या मैडम ने तुम्हें अच्छे से खाना नहीं खिलाया क्या। तभी हम देखते हैं एमसी उसे आराम से पीछे कर देता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सोर्ड के आसपास एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है। ये तो इम्पॉसिबल है, मेरी मॉम ने ये कहा था कि मेरी अभी इस समय जो ताकत है मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मैच कर सके। तभी हम देखते हुए एमसी के ऊपर अटैक करता है और एमसी आराम से साइड में जाता है। और फिर एमसी मुझे बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा वीक है, भले ही वो सोर्ड में मैजिक पावर को यूज करा है लेकिन तब भी, और वैसे भी जो मैजिक पावर इस पतली सोर्ड में लगाई गई है ये तो ऑब्वियस है, ये तो एक आर्टिफिशियल इनहेंस है। ऐसा लगता है मैं बिना फालतू में चिंता कर रहा था इस लड़के को लेकर, क्या इसके अंदर सोर्ड में सिर्फ का टैलेंट है भी या नहीं। तभी एमसी अपनी सोर्ड में अपनी पावर को यूज करके बोलता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्ट्राइक कैसे दिखती है। और ये देख रहा होता है एमसी की तलवार आते हुए और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसकी आंख में तलवार मार दी होती है और उस टेक्निक का नाम होता है शैडो ब्लेड थ्रस्ट थर्ड फॉर्म। और ये बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और तभी ये गार्ड लोग इसको देखने के लिए आते हैं, यंग मास्टर। और ये लोटपोट के चिल्ला रहा होता है, मेरी आंख मेरी आंख। ये डुएल देखने के बाद एक जन हंसने लगता है और फिर हम देखते ये होता है और वो कूपर फैमिली के डूब से बोलता है, ऐसा लगता है मैंने गलत जज कर दिया था यंग मास्टर एलेन को, जो इनकी एबिलिटी है वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वो सर्वेंट था उसने उसे ऐसे हरा दिया कि जैसे वही हो। और फिर उसकी बात सुनने के बाद कूपर फैमिली का हेड बोलता है, आप बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहे हो ड्यूक इसेक, मुझे माफ करना। और वैसे भी यंग मास्टर एलेन और जो मेरी छोटी बहन है वो लोग एंगेज्ड हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो मेरी छोटी बहन है वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो यूजलेस हो। और फिर हम देखते हैं गुस्से में देखते हैं उसकी तरफ और बोलता है, तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, अगर रॉयल फैमिली इस मैरिज के लिए हानि करती तो किसको पता जो तुम्हारी सिस्टर है उसकी शादी होती भी कि नहीं, जरा फिर से बोलना तो। और फिर यहाँ से जा रहा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा और ये मत भूलना हम दोनों की फैमिली मिलकर ज्वाइन ऑपरेशन करने वाली 10 दिन बाद, ड्यूक के ऊपर गुड बाय। और फिर मन में बोलता है, एलेन तुम कचरे कहीं के। और पीछे मेट से बोलता है, आखिर वो जो था छोटा शेडो उसको नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं। मैं मास्टर को रिप्लाई दे रही हूँ, उसका नाम है सेल, वो आपकी मिस्ट्रेस में से एक का बच्चा है। और इसके बारे में कि कौन सी मिस्ट्रेस है उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ओह तो ये मेरा बेटा है, जब भी तो सोचू जो उसका सोट टैलेंट है वो इतना ज्यादा अच्छा है, इसे लेकर आओ मेरे स्टडी रूम में, ठीक है। और फिर हम इस जगह सीन दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं सामने की तरफ दिख रहा होता है अपनी चमकती हुई आंखों से। और फिर हम देखते हैं उसके सामने एमसी होता है नीचे झुका हुआ और बोलता है, मास्टर क्या ऑर्डर है आपका। और फिर उसको देख के मन में बोलता है, मैं तो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा, ना ही टैलेंट ना ही किसी तरीके की पावर, क्या है जानबूझ के छुपा रहा है अपनी असली पावर को कि फ्यूचर में हायर की पोजीशन को चुरा सके। कितना चालाक है, लेकिन आखिरी में तो सिर्फ ही एक बच्चा ही है, इसको रीड करना बहुत ज्यादा आसान है। और फिर वो बोलता है एमसी से, इन 10 दिन में तुम लीड करोगे शेडो स्क्वाड 10 को और तुम्हें उसके बाद जाना है लॉस्ट क्रिस्टल सिटी में इसेक फैमिली के साथ और
तुम्हें वहां से ड्रैगन के अंडे को लेके आना है। ये है वो तलवार जो एक्टिवेट कर सकती है टेलीपोर्टेशन को क्रिस्टल सिटी की ओर। और फिर MC1 ने बोलता है ये सब सुन के, ड्रैगन के अंडे को यहाँ पे लाने के लिए तुम डिमोनिक ड्रैगन को भी गुस्सा दिलाने को तैयार हो, चाहे इसको लेकर तुम कुछ भी करो। पक्का जरूर लियोन का अच्छा इंटेंशन नहीं होगा मुझे वहां भेजने का, लेकिन फिर भी मैं इस मौके को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसमें मुझे एक ड्रैगन का अंडा मिल सकता है। जैसी आपकी इच्छा मास्टर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट? और फिर हम देखते हैं ये सब के सब जा रहे होते हैं और MC के साथ उसका ग्रिफिन भी होता है और वो बहुत बड़ा हो चुका होता है और उसके ऊपर एंड्रिया बैठी होती है और एंड्रिया बोलती है सेल क्या तुमने इन्फॉर्म कर दिया था फैमिली हेड को कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ तुम्हें सर्व करने के लिए? ये अच्छा नहीं है कि मैं पूरे रास्ते भर इसके ऊपर बैठ के आई हूँ। और फिर MC बोलता है सब कुछ ठीक है और फिर पीछे उन दोनों से बोलता है तुम लोगों को भी इससे दिक्कत नहीं ना? क्यों? और वो लोग भी डर जाते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ। और फिर हम देखते हैं लोग इस जगह पे पहुंच चुके होते हैं क्योंकि ये है क्रिस्टल सिटी। आखिर कहाँ पर है क्रिस्टल और कहाँ पर है ड्रैगन का अंडा मुझे भी नहीं पता। ऐसा सोचना कि जो कूपर फैमिली की एलिट टीम है उनको इतनी बेसिक नॉलेज ही नहीं पता कि क्रिस्टल सिटी कहाँ पर है, आखिर किस तरीके का जोक है। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं ग्लोरिया ईसा फैमिली की हेड सिस्टर और एलेन की फियांसे। और फिर MC बोलता है ग्लोरिया ईसा है तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है? और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती और बोलती है तुम सेल के ऊपर हो ना? क्यों? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम मुझे कह सकते हो ग्लोरिया। तभी हम देखते हैं MC दूसरी तरफ मुंडी कर लेता और बोलता है एंड्रिया तुम यहीं पे रुको इस मियो के साथ, मैं जल्दी आ जाऊंगा वहां से। और वो बोलती है ठीक है। और फिर पीछे से गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की? और MC यहाँ से सीढ़ियां चढ़ रहा होता है सेल के ऊपर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ मिस ग्लोरिया। अगर हम लोगों ने इस पोर्टल को एक साथ एक्टिवेट नहीं करा सूरज डूबने से पहले तो जो हमारी जो ट्रिप है यहाँ पर आने की वो पूरी बर्बाद चली जाएगी। और फिर ये भी कुछ नहीं बोलती और फिर MC उसके बारे में मन में सोच रहा होता है और वो बोल रही होती है सेल मेरे साथ ट्रेनिंग करो आज, मैं आखिर में फिर से मिल गया इस परेशान करने वाली लड़की से। और फिर MC अपनी तलवार पे हाथ रखता है भले कुछ भी हो मैं प्रे करता हूँ जो ये पागल चिड़िया मियो है ये अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा करे जो मैंने इसको दिया है। और फिर हम देखते हैं दोनों यहाँ पे खड़े हो जाते हैं अपनी तलवार निकाल के और उस जगह से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है और सब लोग बोलते हैं जो अल्टर है वो आ रहा है, वो एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, तुम कूपर फैमिली की बम्पकिन। और दूसरा बोलता है चुप हो जाओ। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और ये बोलती है तो ये है क्रिस्टल सिटी, ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन जो वो लेजेंडरी डिमोनिक ड्रैगन का अंडा है क्या वो सच में इसी जगह पर है? तभी MC पीछे वाले की मन की बात सुनता है मैं मार दूंगा इन कूपर फैमिली के सोल्जर्स को और जो ड्रैगन का अंडा है उनको मैं ले जाऊंगा ऐसा फैमिली में। और फिर MC उसकी बात सुन के बोलता है ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, जो फैमिली हेड है वो इसके लिए पक्का मुझे रिवॉर्ड देंगे। और फिर MC उसे रोक रहा होता है जल्दी से पीछे हट जाओ। और फिर हम देखते हैं उसके ऊपर कुछ चमकते हुए गोले बन रहे होते हैं और तभी यहाँ पे बहुत तेजी से हवा चलती है और फिर हम देखते हैं उस जगह से ये लोग निकलते हैं और फिर सब लोग बोल रहे होते हैं क्या लाइट सेंटिनल है जो प्रोटेक्ट करते हैं क्रिस्टल सिटी को। और फिर हम देखते हैं उन सब सेंटिनल ने लोगों को घेर लिया होता है और फिर हम देखते हैं जो सबसे पहले तलवार निकाल के हमला करने वाला था वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। और फिर अपनी तलवार निकालती है और बोलती है तुम कचरे कहीं के, और फिर एक सेंटिनल को मार देती है थॉर्न स्लैश। और इसको ऐसे लड़ता देख के वो पीछे बोलता है यंग मिस। और फिर इसे बोलती है आखिर तुमसे किसने कहा था अपने हिसाब से एक्शन लेने को, मैंने ये सब कुछ फैमिली के लिए किया था। और फिर ये बोलती है उससे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तुम अपने लिए कर रहे हो। तभी हम देखते दो सेंटिनल उसके पीछे से हमला करते हैं और एक नाइट इससे बोलता है यंग मिस आपके पीछे, और ये बोलती लग गए। और फिर हम देखते हैं कि अटैक में वो लोग मारे जाते हैं और ये भी हैरान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं MC ने अपनी तलवार के एक स्लेश से उन लोगों को मार दिया होता है। सारे के सारे शेडो मेरी कमांड को सुनो और लग जाओ फॉर्मेशन में। और फिर लोग बोलते हैं ठीक है। और फिर हम देखते हैं सबके सब लाइन से खड़े हो जाते हैं अपनी तलवार को जमीन पर रख के और उनके अंदर से कुछ निकल के जा रहा होता है सामने की तरफ। और फिर हम देखते हैं वो चीज MC की तरफ आती है और वहां से जाकर इनके पास जाती है और उनको पकड़ लेती है। और फिर MC जाता है अपना अटैक करने के लिए उनके ऊपर। और फिर मन में बोलता है मैं देखना चाहता हूँ जो तुम्हारी पावर है लाइट की वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या हमारी जो पावर है शेडो की वो इसे जीत सकती है। और फिर हम देखते हैं MC एक स्लैश मारता है और वो सारे के सारे एक ही बार में गायब हो जाते हैं और उसकी इसी पावर देख के सारे सोल्जर बोल रहे होते हैं जितने भी सेंटिनल थे वो सारे के सारे हार चुके हैं। तो ये है कूपर फैमिली जो मैजिक पावर को शॉर्टमैनशिप में डालती है और स्पेशली ये वाला जिसको सेल कहते हैं, ये तो अभी बच्चा है लेकिन ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है। और फिर ये भी बहुत ज्यादा खुशी आती है MC की पावर देखकर सेल के ऊपर तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक क्रिस्टल होता है और उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और फिर MC उस क्रिस्टल को ले लेता है। ये बुरा नहीं है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया इस क्रिस्टल की पावर को और मैं अभी के अभी जा चुका हूँ सिल्वर सोर्ड गार्डियन से गोल्डन सोर्ड मास्टर पर। और फिर हम देखते हैं आगे एक कॉलम होता है जो अगली स्टेप है, अब वो ये है। और फिर हम देखते हैं वो क्रिस्टल के आकार का यहाँ पर एक छेद होता है और फिर MC उसके अंदर वो क्रिस्टल को लगा देता है और जैसे MC वो क्रिस्टल को लगाता है अचानक से वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है। क्या ये अर्थक्वेक है? और फिर हम देखते हैं वो जगह अचानक से नीचे हो जाती है और फिर MC बोलता है नहीं, जो अल्टर है वो अब जा रहा है, जल्दी से आ जाओ इस अल्टर के ऊपर, यह हमें ले जाएगा सीक्रेट पैसेज की तरफ जो ड्रैगन डेन है वो ओपन हो चुका है। और फिर हम देखते हैं वो जगह पूरी की पूरी नीचे चले आती है बिल्कुल लिफ्ट की तरह, सबके सब इस जगह पर आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं इस जगह पे उनके चारों तरफ बहुत सारे ड्रैगन के अंडे होते हैं, बहुत ही सारे। ये लोग यहाँ पर फटाक से आते हैं ड्रैगन के अंडों को उठाने के लिए। हम लोगों को तो इन अंडों को बांटने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर तो सबके लिए एक एक हो जाएगा। और फिर सामने नाइट बोलता है जल्दी से इन अंडों को उठा के यहाँ से ले चलो। और फिर MC मन बोलता है ये लोग क्या बेवकूफ हैं, ये लोग इतनी जल्दी में क्या इन्हें खाना बनना है डिमोनिक ड्रैगन का। और फिर हम देखते हैं अचानक से एक सामने डिमोनिक ड्रैगन उठता है और बहुत तेज रोर लगाता है और ये सबके सब अचानक से हैरान हो जाते हैं आखिर ये चीज क्या है, ये तो एक डिमोनिक ड्रैगन है, अब हम लोग
लोग क्या करे, ये तो उठ गया है। और फिर ये और एमसी अपनी तलवार निकाल के आगे को आते हैं और फिर पीछे से ये बोलती है शांत रहो और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर एमसी बोलता है मैं कवर करूंगा सामने से और तुम सबके सब इस ड्रैगन के अंडे को लो और यहाँ से निकल जाओ। और तभी हम देखते जिस पे होकर ये लोग आए थे अचानक से वो चीज ऊपर को जाने लगती है और फिर हम देखते वो ये होता है और एक अंडा लेके यहाँ से भाग रहा होता है। आखिर क्या हुआ, इतनी चिल्ला चोट क्यों कर रहे हो ग्रे, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं ड्यूक ने इससे बोला होता है तुम शेडोज को यूज करना उस ड्रैगन को रोकने के लिए, और जैसे तुम वो ड्रैगन के अंडे को ले लोगे उसके बाद तुम डिस्ट्रॉय कर देना टेलीपोर्टेशन एल्टर को। हम लोग इस एक फैमिली को कोई भी मौका नहीं देंगे और जो सेल है वहाँ पे वो अकेले रहेगा, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और फिर बोलता है मुझे माफ करना लेकिन एम्पायर में सिर्फ एक ही फैमिली है जिसके पास ये ड्रैगन का अंडा होगा और वो होगी कूपर फैमिली। सेक्रीफाइस कर दो तुम्हारी जिंदगी को फैमिली के लिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तुम कमीने कहीं के, जल्दी इधर पे आओ। और तभी हम देखते हो लोग आगे तरफ भाग के जा रहे होते हैं और फिर पीछे से बोलती है जो कूपर फैमिली का हेड है वो सच में बहुत ज्यादा रूथलेस है, उसने सिर्फ हमें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ दिया लेकिन बाकी सबको भी। और फिर एमसी बोलता है वैसे ही हुआ जैसा मैं सोच रहा था, जैसा तुमने सोचा था वैसा, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर चले आए अपनी जिंदगी देने के लिए, तुम ज्यादा सोच रही हो। और फिर हम देखते अपने मुंह से फायर अटैक करता है एमसी के ऊपर और फिर एमसी उससे बच जाता है और फटाक से उसके पंख को काट कर सामने की तरफ आ जाता है क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला। और फिर वो ड्रैगन अपना मुंह करता है एमसी की तरफ और उसके ऊपर अपने हाथ से हमला करता है और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत दूर जाके फिकाता है और फिर हम देखते हो भागकर आ रही होती है एमसी का नाम पुकारते हुए और तभी वो अपना फायर अटैक कर देता है मून साइन शॉर्ट सील्ड। और फिर हम देखते हैं वो इसकी टेक्निक होती है तो तुम वहां पर क्यों गए इतने बड़े बड़े वर्ड कहकर, क्या तुम ठीक हो। और फिर एमसी बोलता है मैं ठीक हूँ, बस मेरी मदद करो इसके अटैक को डिले करने में और जैसे मुझे चांस मिलेगा मैं सीधे इसके दिल पे हमला करूंगा। प्लीज मिस ग्लोरिया तुम ही हो जो ये सब कर सकती है। और फिर भी शर्मा जाती है एमसी की बात सुन के और बोलती है क्यों नहीं, मैं भी एक गिफ्टेड स्वॉर्डमैन हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये मुझे नीचे नजरों से देखे। और फिर एमसी मुस्कुराता है और फिर हम देखते उसने इसके सामने अटैक कर दिया होता है, सेल टाइम आ गया उसके ऊपर अटैक करने का। और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ उसके ऊपर अटैक करो। और फिर मन्ना बोलती है तत्तेरी की कहीं ऐसा मत कहना यह भी इस समय वहाँ पर इतना तेज गिरा कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है दोबारा अटैक करने की, अगर ये कंटिन्यू ऐसा चलता रहा तो हम सबके सब यहाँ पे मारे जाएंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे इसी मूव को यूज कर सकती हूँ। और फिर अपनी टेक्निक यूज कर रही होती है सो डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, उस स्किल से लगातार हमले हो रहे होते हैं और फिर ड्रैगन भी उसको जैसे बहुत तेज चिल्लाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है, क्या मैंने कर दिया। और फिर हम देखते हैं लोग इसके ऊपर लात मार रहे होते हैं, ये लो मेरी पावर का टेस्ट तुम स्टूपिड ड्रैगन। और फिर भी हैरान हो जाती है क्या मैंने सच में कर दिया। और तभी हम देखते हैं ड्रैगन की आंख खुलती है और वो सीधे इसकी तरफ देख रहा होता है और वो खड़ा होकर बहुत तेज घुर रहा था इनके ऊपर और ये लोग भी डर जाते हैं। ओ नो, जो ये डिमोनिक ड्रैगन है अब वो बजक मोड में एंटर हो चुका है, जल्दी से छुपने के लिए कोई जगह ढूंढो, आखिर कैसे पॉसिबल है। और तभी एमसी अपने हाथ को सामने लाकर अपनी गर्दन में बंधी हुई तलवार को निकालता है और फिर अपनी तलवार को समन कर लेता है स्वॉर्डमैनशिप इनहेरिटेंस थर्ड स्किल ब्लड शैडो स्लैश। और फिर हम देखते हो ड्रैगन के अंदर से ब्लड निकल के जा रहा होता है और फिर वो ब्लड एमसी की तलवार के आसपास जमा हो जाता है और फिर एमसी फिर से बोलता है ब्लड शैडो स्लैश कंडेंस। और फिर हम देखते हो उस ड्रैगन के ब्लड से एमसी के 2 क्लोन बन जाते हैं और ये लोग तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं एमसी की तरफ देख के, सेल ने तो इस ड्रैगन के खून को अपने क्लोन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और फिर दूसरा बोलता है और सिर्फ ये भी नहीं लेकिन कि तुम लोगों ने ये नोटिस करा है जो उसकी वो सोर्ड है वो अचानक से होली ग्रेड के सोर्ड में चेंज हो गई है। और फिर नाइट बोलता है कहीं ये ब्लड मैजिक तो नहीं है। और फिर ये बोलती है हाँ ये एक फॉरबिटन मैजिक है और एम्पायर ने सिर्फ कूपर फैमिली को अलाउ करा है कि वो इस टेक्निक को बैटल फील्ड में यूज कर सकते हैं एनिमी के अगेंस्ट। और फिर मन्या बोलती है मैंने सुना था कि जो सोर्ड स्पिरिट कूपर फैमिली में वो अचानक से डिसअपियर हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने, जरा रुको, इसका मतलब ये जानबूझ के पीछे रुका हुआ था और ये इंतजार कर रहा था कि कब हम लोग उस ड्रैगन का ब्लड निकालें। और फिर पीछे से चिल्ला रही होती है सेल कूपर तुम बास्टर्ड कहीं के, तुमने एक्चुअली मुझे यूज करा। और एमसी जा रहा होता है स्पीड में आगे तरफ और बोलता है हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने ये किया है तो। और फिर सकता अपनी तलवार पीछे करके मैं एक प्यादा था जिसको छोड़ दिया गया था अपनी पिछली जिंदगी में, मैं इसे खाली बैठकर इंतजार नहीं करूंगा अपनी मौत का। और तभी हम देखते हैं एमसी ने एक ही स्लेश में उसकी गर्दन उड़ा दी होती है और उसकी गर्दन यहाँ पर आके गिरती है और फिर एमसी जमीन पे लैंड करता है और पीछे से ये लोग भाग के आ रहे होते हैं एमसी के पास। और फिर ये बोलती है ये बुरा नहीं है, जो ये डिमोनिक ड्रैगन है अब फाइनली मर चुका है। और फिर एमसी अपनी तलवार आगे करके बोलता है मेरे पास मत आना। और फिर भी हैरान हो जाती है एमसी को ऐसा करता देखकर। और फिर हम देखते हैं एमसी को अचानक से कुछ हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है सेल के ऊपर। और फिर हम देखते हैं उसके उल्टे तरफ और फिर हमें पता चलता है एमसी को इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और ये बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगा मुझे मारने के बाद तुम आराम से रह पाओगे, तुम बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओगे, अपनी ताकत को मेंटेन करने के लिए तुम्हें फ्लैश और ब्लड और ज्यादा खाना होगा। और फिर उनकी तरफ उंगली करके बोलता है जाओ छोटे चूहे, ये लोग तुम्हारे शिकार हैं, जाओ और मजे करो उनको मारकर। और इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और बोलता है और ज्यादा खून चाहता हूँ, मुझे और खून चाहिए। और फिर वो डर के मारे भाग रहे होते हैं, ये अच्छा नहीं है, इसने ब्लड मैजिक को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और ये डिमोनाइज हो चुका है, जल्दी से यहाँ से भागो सेल, ऐसा मत करो। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया यहाँ पर आ चुकी होती है और फिर उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज कर रही होती है। और फिर हमसे बोलता है इसको देख के
एंड्रिया, और फिर हम देखते हैं बेहोश होकर गिर रहा होता है। एंड्रिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है एमसी को ब्लड मैजिक से बचाने के लिए, और फिर एंड्रिया बोलती है उठ जाओ सेल। और फिर हम देखते हैं एमसी उठ चुका होता है। ये बहुत अच्छा हो कि तुम फाइनली उठ चुके हो, मैंने तुम्हारे ऊपर प्यूरिफिकेशन को यूज करा है, तो तुम अभी के लिए डिमोनाइज नहीं होगे और बाकी लोग भी ठीक है। और तभी वो एक चीज लेकर आ रही होती साथ में, और फिर हम देखते पीछे जो अंडा लेके भागा तो उसको पकड़ लिया होता है। जो ड्रैगन का अंडा है पूरी तरीके से ठीक है, और यही आखिरी बचा हुआ एक अंडा है। और मैंने इस अंडे के बारे में इस एक फैमिली के मेंबर को नहीं बताया है। और वो जो लड़की थी लाल बालों वाली, वो ऑलरेडी जहाँ से जा चुकी है अपनी टीम के साथ, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो तो फिर चेयर अप हो जाओ। और फिर हमसे बोलता है तुम्हारा शुक्रिया एंड्रिया, लेकिन मैं इसके बारे में चिंता नहीं कर रहा था। और फिर मैंने बोलता है ओरिजिनली जो मियो है वो एंड्रिया को यहाँ से पहले से अरेंज की गई लोकेशन पर ले जाता और उससे ये झूठ बोलता कि सारे के सारे लोग एक्सीडेंट के कारण मारे गए हैं, जिससे कि वो कभी भी फैमिली को छोड़ के ना जा पाए। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और फिर हमसे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी तलवार से गिरफ्रेंड के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तुम इतनी सिंपल चीज को भी नहीं कर पाए, अब तुम मरोगे बेवकूफ चिड़िया। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया फटाक से सामने आके उसे बचा लेती है और पीछे से गिरफ्रेंड बोलता है इसमें मेरी गलती नहीं है, यही तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसलिए उसने मुझे बार बार बोला सीक्रेट रूम में एंटर करने के लिए। और फिर हमसे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उस गिरफ्रेंड से बोलता है तुम्हारे जो पंख हैं बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और तुम मुझसे उल्टा बात करना सीख गए। और फिर एंड्रिया बोलती है सेल इतनी जल्दी मत करो, चलो बातचीत करके सुलझाते हैं हे सेल के ऊपर। और फिर हम देखते अपनी तलवार निकाल के इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और तभी हमसे उनकी तरफ मुस्कुरा के देखता है और बोलता है हे तो तुमने अपना आखिरी में असली कलर दिखा दिया है, तो तुम लोग मुझसे ड्रैगन का अंडा छीनना चाहते हो। और तभी एमसी अचानक से हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं उन दोनों ने इसको मारा होता है जो यहाँ से अंडा लेके भागा था। और फिर एमसी पीछे देख के कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो लोग अपने घुटने पर आते हैं। और फिर हम देखते सबके सब एमसी के सामने अपने घुटने पर आ जाते हैं। यंग मास्टर सेल प्लीज हमें माफ कर दीजिए हमारे पहले वाले रूड बिहेवियर के लिए, अगर तुम नहीं होते जिसने हमें वहां से बचाया, हम लोगों को तो फैमिली ने पीछे छोड़ ही दिया था और अभी तक तो हम लोग कब के मारे जा चुके होते। आज के बाद से हम लोग फैमिली की एक भी बात नहीं सुनेंगे और हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग मरते दम तक तुम्हें फॉलो करेंगे। और फिर सबके सब बोलते हैं हम लोग ये कसम खाते हैं कि हम लोग फॉलो करेंगे तुम्हें मरते दम तक। और फिर हमसे उनकी बात सुन के हैरान हो जाता है तुम लोग। और तभी एंड्रिया वो अंडे की तरफ देख के बोलती है सेल जरा देखो जो है ड्रैगन का अंडा है। और फिर हम देखते वो चटक रहा होता है और फिर हम देखते वो ड्रैगन का बच्चा बाहर आ चुका होता है। और फिर एंड्रिया बोलती है वाओ एक डिमोनिक ड्रैगन अभी बाहर आ चुका है। डिमोनिक ड्रैगन वो सिर्फ ताकतवरों का कहना मानते हैं, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे अपने मास्टर के रूप में। और फिर हम देखते उसके पास आ चुका होता है और एमसी उसको अपने हाथ से सिलाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो डिमोनिक ड्रैगन है उसको टेम कर लिया है। कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर को एक डिमोनिक ड्रैगन को टेम करने के लिए। अब आज के दिन से जो सेल के ऊपर की रेबल फोर्स है जो फैमिली के अगेंस्ट है वो पैदा हो चुकी है। और तभी हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं लोग बैठे होते हैं, एक जन एक लेटर पढ़ रहा होता है और फिर अपनी मदर से बोलता है मदर आखिर में कब वापस जाऊंगा हॉर्स रेसिंग के ट्रैक्स में। और फिर उसकी मदर बोलती है जब तुम्हारे पापा का काम पूरा हो जाएगा जब चलेंगे। और तभी वो उस टेबल पे लेटर को मार के बोलता है जाओ जाओ तुम सबके सब, तुम सिर्फ मजे करते रहते हो पूरा दिन, तुम लोग तो सबसे ज्यादा बेकार हो उस बास्टर्ड बच्चे से भी। क्या तुम्हें पता है जो वो सेल के ऊपर बच्चा है ना कि सिर्फ उसने डिमोनिक ड्रैगन को स्लो कर दिया लेकिन उसने उसके बच्चे को भी टेम कर लिया है। और फिर हैरान होकर बोलती है ये तो हमारे बच्चे की गलती नहीं है, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो उसके ऊपर, अगर हमारा एलन वहां पे जाता तो वो डेफिनेटली उस डिमोनिक ड्रैगन को टेम कर लेता। हाँ मॉम बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। और फिर वो उसको यहाँ से ले जा रही होती है और बोलती है भूल जाओ मुझे कुछ नहीं कहना है इसके बारे में और तुमसे, एलन चलो मदद तुम्हारे साथ चलेगी उस रेस ट्रैक में आज। और फिर वो बोलता है ठीक है। और फिर हम देखते वो चले जाते हैं और वो यहाँ से जल्दी से भाग के जा रहा होता है और बोलता है जल्दी से लेकर आओ मेरे लिए वो चाबुक। और फिर बोलती है बटलर से आखिर कैसी चल रही वो रिसर्च डेप्रीवेशन मैजिक की, चिंता मत कीजिए मैडम हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी रिसर्च, हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से ढूंढ ले एक टेस्ट सब्जेक्ट को जिसके पास इस रिंग का टैलेंट हो। एक बार बस ये पूरा हो जाए, एक बार ये हो गया तो हम लोग उसी समय इसको यूज कर देंगे सेल के ऊपर। और फिर भी बहुत ज्यादा गुस्सा और डिस्कस्टिंग वाला चेहरा बना के बोलती है बुरा नहीं है, इस बार मैं डेफिनेटली पीछा छुड़ा लूंगी उस बदमाश बच्चे से 5 साल बाद। और एंड्रिया एमसी के ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज कर रही होती है और उससे बोलती है इसके बाद तुम पूरे तरीके से प्यूरिफाई हो जाओगे और तुम आगे कभी भी फ्यूचर में ड्यूमनाइज नहीं होंगे कभी भी, और तुम्हारी जो वो शॉर्ट टेक्निक है तुम उसको जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो। और फिर एमसी ये सब के लिए एंड्रिया को शुक्रिया करता है और फिर एंड्रिया बोलती है नहीं मैं हूँ जिसे तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए, तुमने मुझे इतनी ज्यादा वंडरफुल स्टाफ दी है। और तभी खिड़की के पास से कोई भूत भग के जाता है और फिर एमसी देख लेता है उसकी परछाई को और उसी समय अपनी खिड़की खोल के बाहर चिल्ला के बोलता है कौन है यहाँ पर। और फिर मैंने बोलता है ये ऑलरेडी यहाँ से निकल गया लेकिन जो उसका फिगर था वो तो साफ साफ उस हाउसकीपर जैसा लग रहा था, मतलब उस बटलर जैसा। और फिर यहाँ पर ये 2 लोग आते हैं यंग मास्टर के ऊपर, जो आपने हमें टास्क दिया था उसको हमने पूरा कर दिया है और साथ में हम लोग उसका रिजल्ट भी लेकर आए हैं। और फिर लोग बता रहे होते सब कुछ हम लोगों ने सीक्रेटली नजर रखी हाउसकीपर के ऊपर और हमें उसके बाद ये पता चला है कि वो कुछ ब्लैक मैजेस के ग्रुप को इकट्ठा कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर रहा है 3 दिन के बाद एक रिचुअल करने की। और उसने इसकी भी बात करी है कि उसे फाइनली एक दूसरा टारगेट मिल चुका है इस रैंक के टैलेंट के साथ और जो उनकी मैजिक एबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। और फिर एमसी सब
सुनने के बाद मन्ने बोलता है क्या ये लोग शुरू करने वाले हैं डेप्रीवेशन मैजिक रिचुअल को, लेकिन क्यों उन लोगों ने डायरेक्टली मेरे ऊपर टारगेट नहीं करा और उन लोगों को एक और टारगेट मिल चुका है एस रैंक के टैलेंट के साथ, एक ऐसा टारगेट जिसके पास एक्सट्रीमली हाई मैजिक एबिलिटी भी है। और फिर एमसीज की तरफ देख के मन्ने बोलता है एंड्रिया, और फिर भी कंफ्यूज हो जाती है, एमसीज की तरफ देख रहा होता है और फिर हम बताते हैं 3 दिन बाद और एंड्रिया यहाँ पे साफ सफाई कर रही होती है और बोलती है जो ये स्टोरेज रूम है देखो तो इसकी क्या हालत हो चुकी है, हर जगह सामान बिखरा पड़ा हुआ है, मुझे बस मैजिक को यूज करके इस सबको साफ कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं तभी अचानक से पीछे बटलर आ जाता है अपने हाथ में कपड़ा लेकर और फटाक से उसके मुंह पे लगा देता है उसको बेहोश करने के लिए, और ये भी कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने के लिए और फिर धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। ये बेहोश हो चुकी है, चलो यहाँ से जल्दी। और फिर मैजिक का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने इसे मैजिक के साथ बांध दिया होता है और वो रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और वो बटलर बोल रहा होता है जो रात की पावर है मेरे आदेश को सुनो, दिल की गहराई से मेरे हाथ में इकट्ठा हो जाओ, ट्रांसफर कर दो पावर को मेरे कंट्रोल में, पावर का फ्लो मेरा पीछा करो बिल्कुल एक शेडो की तरह। और लगातार ये बोल रहा होता है और फिर उसको खंजर मारने वाला होता है, जैसे इसके दिल का खून इस फॉर्मेशन में मिक्स होगा उसी समय जो भी इसका टैलेंट है वो मेरा हो जाएगा। और फिर अपना खंजर वहाँ पे मार देता है लेकिन वो वहाँ पे नहीं होती और वो देख के हैरान हो जाता है क्या ये सब क्या हुआ, और तभी वो इसके पीछे आके बोलती है ये एक इल्यूजन मैजिक था, और ये भी हैरान हो जाता है उसको पीछे देखकर एंड्रिया। और फिर ये बोलती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, और तभी वो इसके ऊपर अपना मैजिक यूज करती है शाइनिंग स्टार लॉक और इसको बांध देती है अपनी मैजिक से। और फिर ये बोलता है डैम इट ये लड़की तो बहुत ज्यादा ट्रिकी है। और फिर इन सब मैजिक से बोलता है आखिर तुम सबके सब ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी जाओ उसे टेक डाउन करो। और फिर वो लोग भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एंड्रिया अपने आंख और कान बंद करके वहीं पे बैठ जाती है। और फिर मन्ने बोलती है सेल ने मुझे कहा था इस सब के बाद मुझे अपनी आंखों को बंद करना है और मुझे कुछ भी देखना और सुनना नहीं है। और तभी एक बहुत बड़ी परछाई आती है ऊपर से और ये देख के हैरान हो जाता है आखिर ये क्या है ये आवाज तो। और फिर हम देखते हैं एमसी का ड्रैगन और वो ग्रिफिन जाते हैं और दोनों बहुत बड़े बड़े हो चुके होते हैं अब, और ये सब के सब देख के हैरान हो जाते हैं ये तो एक ड्रैगन है और एक ग्रिफिन। और वो ग्रिफिन भी एक एक करके सबको मार देता है और वो ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जमीन पे खड़े होकर सब लोगों को अपनी आंख से जला रहा होता है। और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है एक डिमोनिक ड्रैगन और एक ग्रिफिन ऐसा मत कहना। और तभी एक आवाज आती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एंड्रिया को टच करा, तुम जरूर जिंदा रहने से थक गए होंगे सेल कूपर। और फिर एमसी अपनी तलवार लेके उसके सामने खड़ा हुआ होता है और उसके गाल पे तलवार को लगा के बोलता है चलो बोलो तुमने एंड्रिया को टारगेट क्यों करा। और फिर वो बता रहा होता है क्योंकि जो ये डेप्रीवेशन मैजिक है उसे सिर्फ एक ही बार टारगेट के ऊपर यूज कर सकते हैं, और ये भी पक्का करने के लिए यंग मास्टर एलन को तुम्हारा टैलेंट मिल सके तो इसलिए हमें एक इंसानी टेस्ट सब्जेक्ट को ढूंढना था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। और फिर एमसी हैरान के मैंने बोलता है तो इसका मतलब एंड्रिया खतरे में आई मेरी वजह से, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ लेकिन। और फिर अपनी तलवार से अपने हाथों काटता है और फिर इसके सामने अपना खून गिरा देता है और एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है एक शेडो। और फिर एमसी इसके बाल पकड़ के इसकी मुंडी ऊपर करता है जाओ यहाँ से वापस, और तुम यहाँ से जाकर बोलना है मेट्रियास से, मतलब उस एलेन की मदर से जो वो डेप्रीवेशन मैजिक सेरेमनी थी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुकी है और बस तुम्हें उसे मेरे ऊपर यूज करना बाकी रह गया है, और उस चीज को अभी इसी समय करना जरूरी है, क्यों समझ गए ना तुम, अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और फिर बोलता है आखिर क्यों। और फिर एमसी उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देख के बोलता है तुम बोल रहे हो क्यों, नेचुरल तरीके से एलेन के ट्रू कलर को एक्सपोज करने के लिए। और फिर हम देखते हैं इजय का सीन, बटलर यहाँ पर आकर इसको बता रहा होता है मैडम डेप्रीवेशन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और तभी हम देखते हैं पीछे एलेन ग्लोरिया से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है ब्यूटीफुल मिस ग्लोरिया क्या तुम मेरे साथ आसपास के गार्डन में घूमना पसंद करोगी। और फिर वो बोलती है निकल जाओ यहाँ से। और फिर बटलर से बोलती है क्या तुम इसमें पूरी तरीके से श्योर हो ना। और फिर बटलर बोलता है पूरी तरीके से, और वैसे भी फुल मून भी आने वाला है, ये तो बहुत ज्यादा कोइंसिडेंट है क्योंकि उसी समय पे यंग मास्टर की सेरेमनी भी आ रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये सब करने के लिए, बहुत बढ़िया तुमने बहुत अच्छा किया है। और फिर मैंने बोलती है मेरे इतने लंबे समय की जो इच्छा थी अब वो फाइनली पूरी होने जा रही है, एलेन जो तुम्हारी मदर है वो तुम्हें पक्का इस फैमिली का फ्यूचर हेड बनाएगी, नहीं फ्यूचर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पूरे एम्पायर में। और फिर ग्लोरिया से बोलता है मिस ग्लोरिया कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रही हो कि तुम्हें मेहनत करनी होगी मुझे पाने के लिए, क्या तो सेम की बात है, मुझे पहले पता चल गया कि तुम ये ट्राई कर रही हो। और फिर मैंने बोलता है मदर ये सोचना कि आप मुझसे मेरे फियांसे के करीब जाने के लिए कहोगी, आखिर कौन सी ऐसी लड़की है जो मेरे पास नहीं आना चाहेगी। और तभी वो अपनी तलवार निकाल के इसे गर्दन के पास रख देती है और ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको ऐसे करता देखकर, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे पास आने के लिए, क्या तो बकवास है, तुम्हारा जैसा यूजलेस यंग मास्टर, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वर्दी हो मेरे फियांसे बनने के। और फिर मैंने बोलता है क्या ये लड़की थोड़ी सी पागल है। और फिर हम देखते वो हमला करने के लिए अपनी तलवार पीछे करती है, तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा। और फिर वो चिल्ला रहा होता है कोई जल्दी से आके इसे यहाँ से ले जाओ। और तभी एक जन आकर अपनी तलवार से उसकी तलवार रोक देता है और फिर हम देखते वो अपना एमसी होता है और फिर पीछे मुड़ के एलेन से बोलता है कोई यहाँ पर आओ और इसे यहाँ से ले जाओ, किसी ने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे बचाना है, मैं बस ये भूल गया था अपनी सोट को अपने साथ लेके आना। और फिर मैंने बोल रहा होता है कचरे कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की। और तभी ग्लोरिया बोलती है सेल आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। और फिर वो एमसी का हाथ पकड़ के उसे चिपक के बोल रही होती है जल्दी आओ मेरे साथ यहाँ पे ट्रेनिंग करो।
मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आज। और एलियन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है इनको ऐसे देखकर, आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर क्यों ग्लोरिया इस लड़के के साथ ऐसे चिपक रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ग्लोरिया इसे पसंद करती है। और फिर शर्माते हुए बोल रही होती है एमसी से, हर कोई क्वालिफाइड नहीं होता मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए, ये अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में दोबारा सोचो। और इसको बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है, सेल तुम और मेरी फियोंसे। और तभी इसकी मॉम बुलाती पीछे से इसको, और फिर मैंने बोलता है भूल जाओ इसके बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं शादी करूंगा उसके साथ फ्यूचर में, और फिर मैं उसको सबक सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। और फिर जा रहा होता है यहाँ से ग्लोरिया से बोलते हुए, जबकि मिस ग्लोरिया मेरी रिक्वेस्ट को आज एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर पीछे ग्लोरिया भी इसको जीप चढ़ाते हुए गुड बाय करती है। चलो तो फिर जो ये अनोइंग इंसान था वो यहाँ से जा चुका है, अगर तुम तैयार नहीं होते मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए तो मैं तुम्हारे ऊपर इसी समय अटैक कर दूंगी। और फिर एमसी बोलता है ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगा इसके लिए, लेकिन तुम्हें मुझसे एक चीज का वादा करना होगा। और फिर ये बोलती है कहो। और फिर एमसी उसके पास आके बोलता है, मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ तुम्हारे ब्रदर ड्यूक इसेक से। और फिर एमसी की ये बात सुन के कंफ्यूज हो जाती है। और फिर हम देखते हैं उसने मिलवा दिया होता है और दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। और फिर एमसी बोलता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे मिस ग्लोरिया और एलेन की एंगेजमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इस सब के लिए मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम मुझे दोगे इस एक फैमिली के एक हेयरलूम को, मतलब विरासत, द इल्यूजनरी टाइम बॉक्स। और फिर एमसी इसकी तरफ देख के मैंने बोलता है, मेरी पिछली जिंदगी में जो ड्यूक इसेक थे वो खुश नहीं थे प्लेवो एलियन से, और कूपर फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए भी तैयार नहीं थे, और उन्होंने बार बार इस एंगेजमेंट को कैंसिल करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन रॉयल फैमिली की तरफ से इनको मना ही मिली। तो इसलिए मुझे इस लाइफ में इस चीज का एडवांटेज लेना होगा। और तभी अपनी तलवार से एमसी गाल पर खरोच मार के आगे निकल जाते हैं। एरोगेंट बच्चे, ये कैसी एंगेजमेंट है जो रॉयल फैमिली के द्वारा ब्लेस्ड की गई है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कैंसिल किया जा सके तुम्हारे जैसे किसी की वजह से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इसको लेकर कंडीशन की बात करने की। और फिर एमसी मुस्कुराता है, क्या मेरे जैसा कोई। और तभी वो अपने गले में बंधी हुई तलवार निकालता है, सिर्फ मेरे जैसा ही कोई तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। और ये देख के हैरान हो आता है, ये सोर्ड, ऐसा मत कहना, जो असली बच्चा है कूपर फैमिली का एसरिंग के टैलेंट के साथ वो ये है। और तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है और इसके साथ अपनी तलवार लड़ा के बोलता है, जबकि एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो सकती तो हम लोगों को सिर्फ उस कचरे से यंग मास्टर को डिस्ट्रॉय करना होगा। क्या ये भी सेम बात नहीं है? क्या सोचते हो तुम इसके बारे में ड्यूक? और फिर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। और फिर हम देखते हैं 1 महीने बाद बटलर और ये आपस में बात कर रहे होते हैं, मैडम सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन जो सेल कूपर है वो इन बास्टर्ड के साथ नहीं है, और जो यंग मास्टर है वो उसके पीछे गए उसको ढूंढने के लिए। और फिर ये बोलती है, मुझे पता है, जाओ और उसकी मदद करो। और फिर ये बोलता है ठीक है। और ये तीनों बात कर रहे होते हैं, सामने वाला बोल रहा होता है, मुझे तो सच में नहीं पता खेल लोगों ने यहाँ पर हमें क्यों बुलाया इस तरीके से, क्या वो लोग उसके उत्तराधिकारी होने पर जोर दे रहे हैं जिससे कि हम लोग बिना किसी चिंता के उसके कुत्ते बन के रहे। और फिर लेफ्ट वाला बोल रहा होता है, इसके पास तो स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट हैगा, ये तो फेट हैगा कि वो फैमिली का फ्यूचर हेड बनेगा। और फिर राइट वाला बोल रहा होता है, हे शांत हो जाओ, फैमिली हेड को ये सब सुनाई ना दे। और फिर हमें बताते हैं ये लोग ही कूपर फैमिली के बास्टर्ड बच्चे। और फिर हम देखते ड्यूक यहाँ पर आ चुके होते हैं। मास्टर जितने भी मेहमान है सारे के सारे बैठ चुके हैं, और मेहमानों को ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े इसके लिए हम लोगों ने आपने जैसा कहा था हमने उसका पालन किया है। और फिर वो करता है और फिर ड्यूक के सामने आ जाता है, क्या तो कोइंसिडेंट है ड्यूक कूपर, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात करोगे? ड्यूक इसे मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें इनवाइट करा था। और फिर ड्यूक को अपनी बातों में लगा के रखता है, सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं, अब टाइम आ चुका है इल्यूजनरी टाइम बॉक्स का। और वो फटाक से वहां से स्पीड में निकल जाता है। और फिर हम देखते कुछ लोग अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हैं और उसमें अपनी एनर्जी भेज रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ बोल रहे होते हैं, अबेस का गेट, शेडो वन फैंटेसी, इल्यूजनरी टाइम बॉक्स, वर्चुअल रिल्म ओपन। और इसी वजह से मेल के सामने एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन जाता है, और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा डोमेन बन जाता है पूरे मेल के आसपास। और फिर एमसी उसी की तरफ देख रहा होता है, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों छुपे हुए हो? और एमसी बहुत ही खुश होता है इसके यहाँ पे आने से और मुस्कुरा रहा होता है। तो सबसे पहले हम देखते बेसमेंट का सीन, और यहाँ से किसी की आवाजें आ रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपने एमसी को एलन ने चेन से बांध दिया होता है, मुझे माफ करना, लेकिन जो तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है अब वो मेरा होने वाला है। और फिर वो उसके सीने में तलवार घुसा देता है, ये है तुम्हारा फेट सेल कूपर। और तभी एंड्रिया बहुत तेज चिल्लाती है, सेल। और फिर पता चलता है एंड्रिया को ये सब दिखाई दिया होता है। चलो ठीक है, अब इसे सोना बंद करो और काम पे लग जाओ। और फिर बोलती ठीक है, पावर ऑफ स्टार, ये कोई सपना नहीं था जो कुछ ये मैंने देखा, क्या सच में पिछली लाइफ का सीन था? पावर ऑफ स्टार ये वन ऑफ द टैलेंट में से एक है जो टाइम एजेस के द्वारा अवेकन किया जाता है। जो मेजेस अवेकन कर लेते पावर ऑफ स्टार को, वो फ्यूचर और पास्ट के कुछ सीनों को देख पाते हैं। और फिर एंड्रिया फटाक से यहाँ से भाग के जाती है, सेल खतरे में। और फिर यहाँ पर सेल को ढूंढ रही होती है, मुझे एलन को रोकना होगा उससे पहले कि वो कुछ करे। और फिर एलन एमसी से बोलता है, ये लो, ये मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए अवार्ड है। और फिर एंड्रिया ढूंढ लेती है लोगों को
को और फिर अपने मैजिक का यूज कर रही होती है, लाइट ऑफ ट्रैंक्विलिटी और स्टार के पावर से मैं तुम्हें गहरी नींद में सुला दूंगी। और तभी बाजू में सब आ जाती है एंड्रिया। और फिर हम देखते हैं एलन की मदर यहाँ पर होती है और बोलती है जल्दी जाओ और उसे पकड़ के यहाँ से दूर ले जाओ। और फिर हम देखते हैं उसके पीछे जाकर उसको मुख बंद कर देता है जिससे कि वो कुछ बोल ना पाए। वो बटलर ने तो ये कहा था कि जो वो डिप्राइवेशन मैजिक है उसको सक्सेसफुली इसके ऊपर कर दिया गया है, लेकिन आखिर क्यों ये अभी मैजिक को यूज कर पा रही है। भूल जाओ इसके बारे में, अभी टाइम नहीं उसके बारे में सोचने का। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिप्राइवेशन सेरेमनी। और फिर हम देखते हैं एमसी उसको पी लेता है। वो पीने के बाद फिर उसके हाथ से गिलास भी छूट जाता है। तुम बेवकूफ कहीं के, तुम फिर से एलिट्रिक में फंस गए। और फिर हम देखते हैं एमसी को उसने सेम तरीके से बांध दिया होता है जैसे एंड्रिया ने देखा था। और फिर एलन से बोल रहा होता है आखिर तुम होते कौन हो जो इस रैंक के टैलेंट को पोजेस करे, आखिर तुम होते कौन हो जो डिमोनिक ड्रैगन को पोजेस करे, आखिर तुम होते कौन हो जो ग्लोरिया से फेवर ले सके। और एमसी को पेट में एक भूत मुक्का मारता है। वो सारी की सारी चीजें मेरी होनी चाहिए थी। और फिर उसकी मदर पीछे से आके बोलती है चलो ठीक है एलन, अपना टाइम बर्बाद मत करो इससे बात करने में और चलो स्टार्ट करो उसको। ठीक है मदर। और फिर बटलर इसको डेगर देता है और बोलता है ये जो डेगर है इसको स्पेशली इसलिए बनाया गया है जिससे कि ये इसके इनविंसिबल बॉडी को चीर सके। बुरा नहीं है, मुझे माफ करना, लेकिन अब जो तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट है अब वो मेरा होने वाला है। मरो तुम कचरे कहीं के। और फिर डेगर लगने के बाद एमसी बहुत तेज चिल्ला रहा होता है हाँ ऐसी चिल्लाओ ऐसी रो, आज के बाद से मैं हूँ असली वर्दी हायर कूपर फैमिली का। मैं पोजेस करूंगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट और एबिलिटी और उसके बाद कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा मेरे सामने। और तभी हम देखते हैं एमसी कुछ नहीं बोलता और अचानक से एमसी बहुत तेज हंसने लगता है। क्या तुम किसी तरीके का खेल कर रहे हो क्या यंग मास्टर? और फिर लोग हैरान हो जाते हैं क्या। और फिर हम देखते हैं एमसी इस चेन से बंधा हुआ था, इससे वो अपने आप को छुड़ा लेता है। अपनी आंख खोलो और ध्यान से देखो। और तभी एमसी अपनी चुटकी बजाता है और फिर हम देखते हैं इनके आसपास का जो मैजिक था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए थे सारे के सारे इस जगह पर होते हैं और सब लोगों ने ये सब कुछ देख लिया होता है। और ये लोग भी हैरान हो जाते हैं क्या बैंक्वेट हॉल, क्या ये लोग क्रेजी है ऐसा सोचने कि ये लोग ऐसी चीज करेंगे और वो भी सब लोगों के सामने। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो कूपर फैमिली का यंग मास्टर है वो इस तरीके का इंसान होगा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके बारे में लेजेंड थे कि इसके पास इस रैंक का टैलेंट है वो सारे के सारे झूठे। ये तो कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है। क्या इस तरीके का इंसान सच में वर्दी हायर बनने का? और सब लोग ऐसे उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मन बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर कैसे इस बदमाश बच्चे को पता था पहले से ये सब कुछ कि हम लोग ये सब करने वाले हैं? क्या वो ट्रायल था वो सक्सेस नहीं हुआ था क्या? आखिर हम लोगों ने किस जगह पे गलती कर दी? नहीं, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस सिचुएशन को सोल्व करना। और फिर एलन बोलता है नहीं तुम सब लोगों को ट्रिक करा जा रहा है, ये जो कचरा है ये मुझे इन सब में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसकी मदर बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, शुरुआत से ही ये जो बदमाश बच्चा है क्या तो एक्साइटिंग शो है, क्या आप इससे एग्री नहीं करते ड्यूक कूपर? और फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है एलन मैं। और फिर इसकी मदर बोलती है मैंने इसको ये सब करने का ऑर्डर दिया था, अगर तुम्हें पनिशमेंट देनी है तो तुम्हें वो पनिशमेंट मुझे देनी होगी। और फिर हम देखते हुए एलन को खींच के मुक्का मारता है, कितना ज्यादा रूथलेस है। और फिर एलन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर मैंने गलती क्या करा है, ये तो सिर्फ एक बास्टर्ड बच्चा है, जितना सब कुछ इसके पास है वो सबका सब मेरा होना चाहिए था। और फिर उसकी मदर उसको रोक रही होती है एलन चुप हो जाओ। और तो पीछे से सब लोग बात कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके बारे में याद करूं जो ड्यूक कूपर थे वो अपनी खुद की ताकत से टॉप पर आए हैं और जहां तक मुझे याद है उनने कभी भी अपनी दिक्कतों को पब्लिक के सामने नहीं लाया, लेकिन जो इनका बेटा है आखिर ये कैसे ये सब बातें बाहर वालों के सामने कर सकता है? जो ड्यूक कूपर है उनको पसंद है अपने अपीयरेंस को अच्छा रखना, ये तो कैसा बेवकूफ है। और फिर हम देखते हैं ड्यूक अपनी तलवार निकाल लेते हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, जितने ही मेरे बच्चे हैं मेरी कमांड सुनो, जो सक्सेसर कॉन्टेस्ट है वो आज से शुरू हो रहा है। सक्सेसर कॉन्टेस्ट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? और फिर हम देखते हैं सबके सब तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब अब हमारे पास मौका है फैमिली का हार बनने का और इसमें हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रूल नहीं है, जो विनर होगा वो सब कुछ रखेगा। सबसे पहले मारो इस एलन को। और फिर बहुत तेज हंस रहा होता है और बोलता है क्या ये है कि लेजेंडरी कूपर फैमिली स्पिरिट, ये तो सब लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर है। आखिरकार मुझे ये सब आज फाइनली देखने का मौका मिला, लेकिन आखिर कैसे चीजें यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन सबसे पहले हम दोनों फैमिली के बीच में जो एंगेजमेंट थी उसको कैंसिल करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सिस्टर की शादी ऐसे कमजोर इंसान से करूं। और फिर एमसी की तरफ देख के मैंने बोलता है जितना सब कुछ अभी यहाँ पर हुआ है वो सब कुछ हुआ है इल्यूजनरी टाइम बॉक्स के पावर की वजह से, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये जो है वो इस बच्चे के साथ मिला हुआ था और सारे के सारे नोबल्स इस जगह पर रहेंगे। अगर जो है रूमर्स है वो रॉयल फैमिली तक पहुंच गए तो ये चीज कूपर फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बुरी होगी। ये अच्छा रहेगा कि सबसे पहले अपने कदम पीछे करो और इससे तो फ्यूचर में निपट लेंगे, चिंता मत करो। मैं इसको लेकर रिक्वेस्ट भेज दूंगा किन के पास और सब कुछ उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज के बारे में जैसा सोचा था कूपर फैमिली के हेड से। आप तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। और तभी एमसी की तरफ तलवार करके बोलता है और तुम्हारे लिए बच्चे, तुम फाइट कर सकते हो हायर के टाइटल के लिए, लेकिन तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कूपर फैमिली की रेपुटेशन पे चोट पहुंचे, नहीं तो मैं तुम्हें डिसअपेयर कर दूंगा। और फिर एमसी हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मुझे परवाह है पोजीशन की? अगर तुम मुझे डिसअपेयर करना चाहते हो तो यहीं पे क्यों नहीं करते हो अभी इस समय? फादर, ये बदमाश बच्चा आखिर ये क्या सोच रहा है? और फिर यहाँ से जाने लगता है और बोलता मन में भूल जाओ इसके बारे में। फैमिली हेड, क्या आप इसे सबक नहीं सिखाओगे? इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मुझे तो इस चीज का इंतजार है कि आगे चल के क्या करता है। बस इतना है कि जो ये बदमाश बच्चा है इसकी जो पर्सनैलिटी है वो नापसंदीदा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये किसके ऊपर गया है। और फिर हम देखते रात हो चुकी होती है। आखिर किसने वो इन्फॉर्मेशन को लीक करा था? आखिर कैसे पता चला उस बदमाश बच्चे को कि हम लोग ये सब करने वाले हैं? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया को यहाँ पे बांध के रखा होता है
है, मैडम मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस मेड सर्वेंट का क्या करना है। और फिर हम देखते हैं चिल्लाते हुए बोलती है, खिला दो इसे डिमोनिक क्रीचर्स को, आखिर मुझे तुम्हें ये सब कहने की जरूरत ही क्या है। और तभी वो हैरानी से देखती है उसकी तरफ, जय रुको, हाँ इसने वहाँ पे मैजिक को यूज करा था और या तो वो डिप्राइवेशन टेस्ट था वो इसके ऊपर काम नहीं करा और या तो उस चीज को किया ही नहीं गया था। और फिर देखती गुस्से में इसकी तरफ, क्या तुमने उसके टैलेंट को छीन नहीं लिया था, आखिर तुम मुझे अभी वो सब अभी क्यों नहीं दिखाते हो। और फिर भोजा डर जाता है और बोलता है, उसका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है, मैंने अभी तक उसको मास्टर नहीं करा है, प्लीज आप मुझे कुछ दिन और दे दीजिए इसके लिए। और तभी उसके मुंह से निकलता है, क्या मैडम को सच्चाई का पता चल गया। और फिर वो बोलती है, नहीं अब इस चीज की जरूरत नहीं है, इसे अभी इस समय पर एक्सिक्यूट कर दो। और ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो आता है, प्लीज मैडम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, ये सब कुछ जो सेल कूपर को जैसे हुआ है उसने मुझे फोर्स किया इस सब के लिए। और फिर हम देखते हैं उसको मार दिया होता है, एक डॉग ने अपने मास्टर को बिट्रे कर दिया और मास्टर ने अपने डॉग को मार दिया, आखिर यहाँ पे एक्सप्लेन करने को है ही क्या। और फिर हम देखते हैं इसी गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है, और अब तुम्हारे लिए, तुम भी अब मुझे अपना टैलेंट दे दो, मुझे हर चीज का अच्छे से यूज करना है। और फिर हम देखते हो अपने मैजिक का यूज कर रही होती है इसके ऊपर और देखती है उसके ऊपर कोई भी जलने का निशान नहीं है इसके ऊपर, कहीं इसके पास आइस सोल बॉडी तो नहीं है। एक लड़की जिसके पास आइस सोल की बॉडी है, जब वो बड़ी हो जाती है उसके बाद वो बन जाती है हॉटबेड्स, जो भी लड़का कपल बनेगा हॉटबेड्स के साथ इसके जरिए वो अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकता है, अगर ऐसी बात है। और फिर हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि एलियन के ऐसे कचरे वाले टैलेंट और उसके ऐसे घटिया नेचर को सामने लाने के बावजूद अभी भी फैमिली हेड ने उसको हटाने का नहीं सोचा। ये सब कुछ इसलिए तो नहीं क्योंकि एलियन की मदर के पीछे जो पावर है उससे वो डर रहे हो और उसने कल रात को खुद ही अरेंज करा था कि मैं केसल में रह सकता हूँ, क्या ये मुझे कंट्रोल करना चाहती है। और या तो वो डर रही है कि मैं उसके हाथों से निकल जाऊं, जब तक एलियन सारे के सारे दर्द का स्वाद नहीं चख लेता जितना सब कुछ मेरे साथ हुआ था उससे पहले मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। और तभी पीछे से गेट खुलने के बाद आती है एंड्रिया और वो भी इतनी सुबह सुबह। फिर बोलता अंदर आ जाओ, गेट खुला है, मेरे ब्रदर ने ये कहा था कि जो वो आइटम था तुम आज रिटर्न करने वाले हो, तो जबकि मैं फ्री थी इसलिए मैं आ गई। और फिर एमसी ने बोलता है, अगर मैं इसे एक फैमिली का सपोर्ट गेन कर लेता हूँ तो मैं शायद डायरेक्टली एलियन को मार सकता हूँ, आखिर तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ सामने खड़ी हुई हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी उसको वो बॉक्स दे देता है, मैं सोच रहा था एक ऐसी फैमिली जो बिल्कुल सेम लेवल पे हो कूपर फैमिली के, आखिर तुम्हें ऐसी चीज की क्यों इतनी ज्यादा चिंता है जो सिर्फ इल्यूजन ही बना सकती है, और वो भी इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन रखने के बाद। तुम क्या इसके बारे में जानना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी जब तक तुम। और फिर मैंने बोलती है, वैसे भी कोई बिलीव नहीं करेगा इस लेजेंड के ऊपर, और वैसे भी शायद नोबल को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, तो चलो मैं इसको यूज करती हूँ जिससे कि सेल कूपर के ऊपर मेरा एक फेवर रहे। और फिर हम देखते हैं एमसी उसके पीछे निकल जाता है और बोलता है, चलो तो फिर गुड बाय। और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है, सेल मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। और फिर एमसी बोलता है ओ। और फिर हम देखते हैं वो लोग आ चुके होते हैं एरिना में और फिर अटैक करती है एमसी के ऊपर सबसे पहले। और फिर एमसी अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोक देता है और एक पावरफुल झटका देता है जिससे उसकी तलवार पीछे हो जाती है और उसी गर्दन पे तलवार रख के बोलता है, तुम फिर से हार गई, तुम तो बिल्कुल भी जेंटल नहीं हो, ये तुम हो जो चाहती थी कि मैं अपनी फुल पावर का यूज करूं, और जैसे कि हमारा एग्रीमेंट था अब तुम्हें मुझे बताना होगा वो इल्यूजन टाइम बॉक्स के सीक्रेट के बारे में। एक्चुअली में ये सिर्फ एक लेजेंड है, किसी को इसके बारे में इतना पता नहीं है कि ये सच है या नहीं, किसी ने अभी तक ऐसा किया नहीं है, किस तरीके की लेजेंड। और फिर वो बताती है, लेजेंड के अनुसार अगर तुम्हें स्टार्स की पावर मिल जाती है और मास्टर कर लेते हो इल्यूजनरी टाइम बॉक्स को, तो उसके बाद तुम अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके किसी और को रिबोर्न कर सकते हो। और फिर एमसी ये सब सुनने के बाद मन बोलता है, तो इसका मतलब वो एंड्रिया थी जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस करके उसके एक्सचेंज में मुझे रिबोर्न होने का मौका दिया था। इस लाइफ में बस मुझे रिवेंज ही नहीं लेना है बल्कि मुझे इंडिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैं किसी तरीके का मौका नहीं दूंगा सेलन बास्टर्ड को। और फिर हम देखते हैं एमसी के शेडो आते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर सेल बहुत बुरी खबर है, इंडिया को पकड़ लिया गया है। क्या, आखिर कौन है जिसने इंडिया को पकड़ा है, जल्दी मुझे साफ साफ बताओ। और फिर लोग बताते हैं, कल रात को जब हम लोग वो सब कर रहे थे किसी ने देखा था मिस इंडिया को मेट्रियाच और उनके कुछ सर्वेंट जंगल की तरफ पकड़ के ले जा रहे थे। और फिर हम देखते जब यहाँ पर आई थी इसने भी कुछ बातें सुनी थी, मेड आपस में बात कर रही होती है। अभी सुबह सुबह मैंने ये सुना है कि जो इंडिया है वो यंग मास्टर की पर्सनल मेड बन चुकी है और वो उसकी मिस्ट्रेस बनेगी जब वो बड़ी हो जाएगी। मुझे ये लगा कि वो जिस यंग मास्टर की बात कर रहे हैं वो सेल था, तो क्या ऐसा नहीं था क्या। और तभी हम देखते ये सब सुनने का एमसी बहुत ही स्पीड में भाग के जाता है और बोलता है, एलियन तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। और तभी वो पीछे उन दोनों से बोलती है, आखिर तुम दोनों यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ सेल का पीछा करो। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो किसी को बचाने जा रहा है बल्कि वो किसी को मारने जा रहा है। और फिर हम देखते हैं जय का सीन और ये बहुत चिल्ला रहा होता है, धत्तेरी की तुम सेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान करने की, मैं तुम्हें मुझसे भी ज्यादा बदतर तरीके से तड़पाऊंगा। यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, क्या मेट्रियाच ने ये नहीं कहा कि एक बार आप बड़े हो गए। और फिर हम देखते हैं उसको लात मार देता है, तुम नर्क में जाओ। और तभी हम देखते हैं एक जन एंड्रियो को चेन से बांध के यहाँ पे लेके आता है इसके पास। यंग मास्टर, मैंने सुना है कि सेल एंड्रियो को पसंद करता है और इसको मेट्रियाच ने कल पकड़ा था, आप इस लड़की को सबक क्यों नहीं सिखाते जो कुछ सेल ने करा उन चीजों का। और फिर एलियन हंसते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो एंड्रिया, मेरी फ्यूचर की मिस्ट्रेस, मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाता हूँ तुम वर्दी कंक्यूबान बनोगी मेरे पास रहकर। और फिर एंड्रिया मन में बोलती है, अब मैं क्या करूँ, जो मेरा मैजिक है वो सील हो चुका है इस चेन की वजह से, मैं यहाँ तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सेल आखिर तुम कहाँ पर हो, प्लीज मुझे बचाओ। अभी जो तुम्हारी इस समय पे जो हालत है, मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिर वो किस तरीके का चेहरा बनाएगा जब वो तुम्हें मेरे एक स्लेव के रूप में अपमानित होते हुए देखेगा। अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो और बन जाओ मेरी मिस्ट्रेस। और तभी चिल्लाने की आवाज आती है, एलेन। और फिर हम देखते हैं एमसी आता है और भर के मुक्का देता है उसके गाल पे। और फिर एंड्रे भी खुश आती है यहाँ पे एमसी को आते देखकर। और तभी एमसी एलेन के पास जाके उसके अंडे फोड़ देता है और इसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है और एमसी उसको लगातार
बहुत सारे मुक्के मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसकी एक हड्डी एमसी तोड़ देता है। एमसी पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। मेरी मदद करो, जल्दी जाओ और एलन की मदद करो। और फिर एमसी उन सबको अपनी पावर से बहुत दूर दूर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं ये लोग भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। यंग मास्टर, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। और पीछे वो फटाक से एंड्रिया के पास जाती है और फटाक से गर्दन में से निकाल देती है। जल्दी एंड्रिया, सेल फिर से डिमोनाइजिंग हो रहा है, सेल जाग जाओ, सब कुछ ठीक है एंड्रिया। और फिर हम देखते हैं उसके सर्वेंट फटाक से इसको अलग कर देते हैं। जल्दी से यंग मास्टर को यहाँ से अलग ले जाओ। फिर उसकी मदर आके देखती है उसकी ऐसी हालत। सेल, तुम बास्टर्ड कहीं के, इस तरीके से तुम अपने फादर को रिपे कर रहे हो जिनने तुम्हें इस केसल में लेके आया है। फिर हमसे अपने चेन में बंधी हुई तलवार को निकालता है और फिर ठीक उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं हमसे अपनी तलवार से अपने हाथ में एक चीरा लगाता है और अपने खून को इसके सर के ऊपर डाल देता है। मैं सेल कूपर चैलेंज करता हूँ एलन कूपर को एक होली बैटल के लिए, और वो बैटल होगी जब तक हमें से कोई मर नहीं जाता। मैं किसी ऐसे को एग्जिस्ट नहीं करने दे सकता जो इंडिया के लिए खतरा है, कभी भी नहीं। जब एमसी ने एलन को चैलेंज किया था उसके 7 दिन बाद का सीन, और दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते एरिना में। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि 7 दिन लेट होने के बाद भी तुम भागोगे नहीं। और फिर हम देखते हैं इस लड़ाई में आर्टिफैक्ट लेके आता है और बहुत सारी अंगूठियां पहना होता है। आखिर में कैसे ऐसे मौके को जाने दे सकता हूँ जिसमें मैं तुम्हारे जैसे बदबूदार कीड़े को कुचल सकूं। और फिर एमसी इस आर्टिफैक्ट की तरफ देख के बोलता है, ये जो शील्ड है ये मुझे बेड फीलिंग दे रही है। और फिर आवाज आती है, चलो तो फिर लड़ाई को ऑफिशियली शुरू करते हैं। मेड्यूसा पेट्रिफिकेशन लेजर। और फिर हम देखते हैं वो अपनी आंखों से हमला करता है और एमसी उसके हमले से आराम से बच जाता है। क्या मेड्यूसा बहुत सारे अटैक को डोज कर रहा होता है। और फिर एलन हंसते हुए बोलता है, ये जो गोल्ड स्वॉर्ड मास्टर है ये तो सच में एक बंदर की तरह डांस कर रहा है। जो ऐसे शैडो होते हैं वो मुझे इम्यून नहीं करते हैं मेड्यूसा के अटैक से, क्योंकि जो ये अबनॉर्मल स्टेटस है जैसे कि प्यूरिफिकेशन, इसको माना नहीं जाता एक डैमेज के रूप में। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि मैं इसे बदल सकूं शैडो ओथ में। मुझे कैसे भी करके शील्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। और तभी एलन बोलता है एमसी से, सेल तुमने ये सोचा नहीं होगा ना, क्यों? तुमने मेरी सोड ऑफ परस्यूज को चुरा लिया लेकिन उसके बदले मुझे मिल गई मेड्यूसा की शील्ड। ये अंतर एक डेस्टिनी चाइल्ड और बगावत करने वाले के बीच। और तभी हम देखते हैं एमसी बहुत स्पीड में आता है इसकी तरफ और वो लेजर के अटैक लगातार चल रहे होते हैं। ये पूरी तरीके से यूजलेस है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। और तभी एमसी छलांग मारता है ऊपर को और ये फटाक से बुलाता है मेड्यूसा को और वो ठीक उसके सामने जाती है और अपनी आंख खोलती है। और तभी एमसी एक स्लैश मारता है और वो सीधे जाके उस मेड्यूसा की आंखों में जाके लगती है। और फिर हम देखते हैं उस मेड्यूसा की वजह से एमसी की तलवार भी आधी पत्थर की हो जाती है। और फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार भी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो रही होती है। अपनी तलवार घुमाता है पीछे को और फिर इससे बोलता है मरो, और उसके ऊपर हमला करके आगे को निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं इस हमले की वजह से इसकी एक अंगूठी भी टूट जाती है। मैं तो ऑलमोस्ट इसके बारे में भूल ही गया था। मैं अभी इस समय एक गोल्डन स्टाफ मैजिक हूँ और फिर एक ब्लैक मैजिक को यूज करता है एमसी के ऊपर। सब कुछ खा लो तुम बदले से भरी हुई सोल। और एलन का ये अटैक देखकर ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, ये बास्टर्ड। और फिर इसकी बहन भी थोड़ी परेशान हो जाती है इसको ऐसे देखकर, ब्रदर। और फिर बताता है ये एक ब्लैक मैजिक है और इस चीज को तभी अच्छे से सीख सकते हैं जब कामनर्स के हजारों सोलों को यूज किया गया हो जो लोग बहुत दर्दनाक तरीके से मारे गए हो। ब्लेड, बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है? मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज को लेकर, मुझे नहीं पता। और आखिर ये मुझे इस नाम से क्यों बुला रहा है? ये मेरी फैमिली का सीक्रेट है ड्यूक, इसे प्लीज रिस्पेक्ट करो नोबल के ट्रेडिशन को। और फिर एलन हंसते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ हो इनके, तुम एक्चुअली में इनको डोज नहीं कर रहे हो, तो ऐसी बात है, तुम्हें मजा आ रहा है इस दर्द में। और फिर हम देखते हैं एमसी उनको बीच में से काट के रख देता है और फिर हैरान होकर बोलता है, ये काम नहीं कर रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने इस मूव को कम से कम 100 बार टेस्ट करा है, ऐसा कोई भी नहीं जो उसके मैजिक से बच सके और इसे करप्शन को अवॉइड कर सके। और फिर से यूज करता है, तुम बाशट कहीं के, नर्क में जाओ। और फिर हम देखते हैं वो सारी सोल एमसी के पास जाके उसको पकड़ रही होती है, लेकिन वो सोल धीरे धीरे गायब हो रही होती है। इम्पॉसिबल, आखिर मेरे अटैक का इसके ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? और फिर एमसी बोलता है, तुमने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली है तो चलो अब तुम मर सकते हो। और फिर एमसी एक स्लैश मारता है उसके ऊपर, तुम बेवकूफ, तुम मेरे शैडो हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम कैसे मुझे चोट पहुंचा सकते हो? ये चीज आखिर कैसे पॉसिबल है? धत्तेरी की, मैं इसके बारे में भूल गया था। जो उसके शैडो होते हैं वो दूसरे शैडोज के ऊपर अपने डैमेज को ट्रांसफर कर सकती है। और फिर एलन इससे बोलता है, उन बास्टर्ड की जिंदगियों की तो तुम एक्चुअली में परवाह करते हो। और तभी वो एक स्टाफ निकालता है और फिर बताते हैं इस स्टाफ के बारे में, ब्लैक मैजिक लाइफ स्केप्चर, इसे तुम दूसरों की लाइफ फोर्स को खींच सकते हो और अटैक कर सकते हो टारगेट के ऊपर, और जिसके ऊपर तुम अटैक कर रहे हो जब तक उसकी लाइफ फोर्स, तुम्हारे द्वारा जो टोटल लाइफ फोर्स इकट्ठा की गई है, अगर वो उससे कम है तो सामने वाला एक ही बार में मारा जाएगा। और ये जो टेक्निक है ये एक बहुत ही ज्यादा इविल ब्लैक मैजिक है। मुझे ये नहीं पता कि शैडोज का इसके ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ा, लेकिन ये डेफिनेटली इस मैजिक से नहीं बच पाएगा। और फिर हम देखते हैं जितने भी शैडोज होते हैं वो इन सब की लाइफ फोर्स को खींच रहा होता है और फिर बोलता हंसते हुए, अगर ऐसी बात है तो मैं इन लोगों की लाइफ फोर्स को यूज करूंगा इस मूव को दिखाने के लिए। और फिर हम देखते हैं सब लोगों की लाइफ फोर्स खींचने के बाद सबके सब कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे गिरने लगते हैं। और फिर एंड्रिया बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है और बोलती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ? और फिर हम देखते हैं उसने बहुत सारी लाइफ फोर्स को इकट्ठा कर लिया होता है। क्या तुमने गिव अप कर दिया रेस्ट करना? क्या तो शेम की बात है, लेकिन मैं नहीं रोकूंगा उन बादशाहों को सजा देना। और फिर एमसी देखता है उसकी तरफ और तभी अपनी तलवार को जमीन में गड़ा देता है, मैं सेल मना करता हूँ तुम्हारे जैसा जानवर बनने से। और फिर हम देखते हैं एमसी एक टेक्निक यूज कर रहा होता है और उसके सोर्ड के आसपास बहुत सारे मैजिक सर्कल बन जाते हैं। ये एक फॉरबिडन मैजिक है, ब्लड फॉर्मेशन। और फिर हम देखते हैं एमसी के सोर्ड में से एक पावरफुल अटैक जाता है और उस अटैक से एलन की मैजिक स्टाफ भी टूट जाती है। और अपनी मैजिक स्टाफ टूटता देखकर ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जितनी भी लाइफ फोर्स इनकी गई थी सारी की सारी वापस आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं सरेना के ऊपर एक ड्रैगन उड़ता हुआ आता है और उस सरेना के
ऊपर जो शील्ड लगी हुई थी उसको तोड़ते हुए अंदर को आता है और वो एमसी के पीछे खड़े होकर बहुत तेज धाड़ लगाता है। अपनी आखिरी सांसों का मजा ले लो एलेन, क्योंकि अब ये तुम्हारी आखिरी सांसें होने वाली है। और फिर हम देखते हुए एमसी कंधे पे हाथ रख के बहुत तेज घुर्रा रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारी आग घूम रही होती है। तो ये पता चल रहा है कि तुम भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो। और ये तो उस ड्रैगन को देख के हैरान हो आता है, एक ड्रैगन आर्मर, क्या वो लेजेंड्स वास्तव में सच थी? और फिर इसकी बहन बोलती है, ब्रदर आखिर तुम ये किसके बारे में बात कर रहे हो? और फिर वो बताता है, ऐसा कहा गया है कि अगर ड्रैगन रेस अपनी भावनाओं को अपने मास्टर के साथ शेयर कर सकते हैं इंटेंस इमोशन के इन्फ्लुएंस में आकर, तो वो फिर अपनी पूरी तरीके से फॉर्म को चेंज कर सकते हैं और इससे वो अपने मास्टर की एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं ड्रैगन एमसी के धीरे धीरे आर्मर में चेंज हो रहा होता है और इसे जाना जाता है ड्रैगन आर्मर के नाम से। और फिर हम देखते हैं एमसी इस आर्मर में बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है और उसकी पावर बहुत ही बढ़ जाती है। और एमसी की ऐसी पावर देखकर इसका मुंह खुला खुला रह जाता है, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है? और भले अगर तुम्हें एक छोटे से बीच ने एक्नॉलेज क्यों ना कर लिया हो, लेकिन ये चीज इम्पॉसिबल है। तुम दोनों के हार्ट और माइंड को सिंक्रोनाइज करना, ये जरूर कोई ना कोई इल्यूजन मैजिक होगा। मैं भी तोड़ता हूँ इस इल्यूजन मैजिक को। और फिर यूज करता है ग्रेट फॉरबिडन मैजिक। और फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा मोस्टर आता है एमसी के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर एमसी अपने पंख खोलता है। जिस चीज ने हम दोनों को एक साथ जोड़ा है वो है तुम्हारे प्रति हम दोनों का गुस्सा। और फिर हम देखते हैं एमसी उस मोस्टर के ऊपर बहुत सारे अटैक मारता है, फिर उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन ये एमसी के हमले को अपनी छड़ी से रोकने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं एमसी उसका हाथी काट देता है और फिर चिल्ला रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, ये जो कट था ये वो उन मासूम लोगों के लिए था जिन लोगों के टैलेंट को तुमने चुराया है। और एलेन के ऐसी हालत होने के बाद ये भी बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर डूब बोलते हैं, हेरा बैठ जाओ। और फिर हम देखते हैं उसका हाथ कट चुका होता है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तभी एमसी छलांग मारता है और जो मोस्टर होता है इसको बीच में से चीर के आगे की तरफ निकल जाता है। और ये उन शेडोज के लिए था जो तुम्हारे और मेरे लिए मारे गए हैं। जितना भी तुमने इविल काम किया है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, एलेन अब तुम नर्क में जाओगे। और तभी हम देखते हैं एमसी की तलवार में एक बोल आकर टकराती है और फिर हम देखते हैं उसकी मदद ने इसको बचा लिया होता है। और तभी डुक चिल्लाते हैं, हेरा तुम ये सब क्या कर रही हो? ये मेरी कूपर फैमिली की सबसे ज्यादा डरावनी डुएल है। मैडम तो सच में एस रैंक की मेजे जो बहुत ज्यादा अद्भुत थी पास्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनकी शादी डुक ब्लेड से हुई उनको फिर उसके बाद कभी भी बैटल में नहीं देखा गया। मैंने तो ये सोचा नहीं था कि मुझे ये ऑनर मिलेगा। आज के दिन इनको लड़ते हुए देखने का। इनने एक्चुअली में मैजिकल आर्टिफैक्ट की मदद ली थी 8th रिंग के स्पेल को कास्ट करने के लिए, जिससे कि वो ये होली शील्ड बना पाए। तो कहीं इसका मतलब जो रूमर्स था कि जो मैट्रियार्च हैं वो इंजर्ड हो चुकी है मैजिक के बैकलेस की वजह से जब उन्होंने असेसन करा था फैमिली के पहले वाले हेड को, तो इसका मतलब जो रूमर्स थे उनको सच होना चाहिए। चलो अब देखो अब तुम शो को। और तभी हम देखते हो नोरिंग वाली व्हाइट मैजिक होली स्पेयर को समन कर लेती हैं और उनके आसपास से बहुत सारी बिजलियां निकल रही होती हैं। अगर मुझे ये पता होता कि तुम ऐसे मोस्टर बनने वाले हो तो मैं तुम्हें तभी मार देती जब तुम एक बच्चे थे, लेकिन अब मैं ये गलती को आज सही करने वाली हूँ। आज तुम्हें मनना होगा। और तभी हम देखते हैं ड्यूक अपनी कोई पावर को यूज करते हैं, तुम सबके सब रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं उस पावर को जैसे जो ये होली स्पेयर था वो भी टूट जाता है और एमसी का आर्मर भी पूरा तरीके से टूट जाता है जैसा सोचा था। साइलेंट सोर्ड सेंड ब्लेड से जो ये मूव है जिससे मैजिक को रोक देते हैं, ये तो सच में सिंपल इनविंसिबल है। और तभी वो इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, कूपर फैमिली है वो तुम्हें यहाँ वेलकम नहीं करेगी, अपने लोगों को लो और यहाँ से निकल जाओ। और फिर एमसी फादर बोलने वाला होता है, पेट्रियार्च आप ये जरूर रिग्रेट करेंगे, मुझे इसे मानने दो, मेरी टेरिटरी से निकल जाओ इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूं। और फिर हम देखते हैं एमसी के साथ जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जय का सीन और ये सबके सब यहाँ से निकल रहे होते हैं। इस एक फैमिली के हेड, आपको वहाँ से हमारे साथ निकलने की कोई जरूरत नहीं थी बच्चे, चलो सीधी बात करते हैं, क्या तुम सच में इंटरेस्टेड हो इस एक फैमिली को ज्वाइन करने में? और फिर एमसी बोलता है, ओ मिस्टर ह्यूग क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैं जिसको फैमिली से निकाल दिया गया है, क्या आपका इरादा कूपर फैमिली के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने का है क्या? और फिर एमसी की ये बात सुन के ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, मिस्टर ह्यूग हालांकि भले मैं आपकी फैमिली ज्वाइन नहीं कर सकता लेकिन मैं आपके साथ एक डील कर सकता हूँ। ओ आखिर किस तरीके की डील? और फिर एमसी बोलता है, जो किंग है वो बहुत ज्यादा बीमार है और जो वॉर नोबल्स के बीच में वो भी बहुत ज्यादा करीब है। अगर मैं सक्सेसफुली एंटर कर जाता हूँ इंपीरियल अकेडमी में तो वो सबसे पहले आप ही होंगे जिनको सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज मिलेगी कैपिटल की तरफ से। तुम तो सच में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ इंपीरियल अकेडमी में तुम्हें एनरोल करने में, आखिर में तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूँ? और फिर एमसी मन बोलता है, जबकि मेरा जो स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है वो इस रैंक का है, ये मेरा परफेक्ट टाइम होगा मेरे लिए मेरे ट्रम्प कार्ड को यूज करने का। और फिर एमसी उनसे बोलता है क्योंकि मैं बन चुका हूँ हिडन स्वॉर्ड सेंट चिरिस का एक डायरेक्ट डिसाइपल। क्या ये चिरिस? और फिर हम देखते हैं एमसी इसकी बात कर रहा होता है और यहाँ पे गेट के सामने पीपा के बैठा हुआ होता है और तभी ये किसे हिचकी आती है, दत्तरी की आखिर कौन बात कर रहा है मेरे बारे में? कुछ दिनों बाद सेंट गार्डन सिटी के बाहर का एरिया तुम देख सकते हो, वो जो सामने 3 टावर है ये होंगे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सेंट गार्डन सिटी के, द होली ट्रेनी मैजिक टावर्स। उनको यहाँ से देखने का मतलब अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है सिटी के। और फिर एमसी से बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो ये सेंट गार्डन सिटी है ये पूरी तरीके से नोबल से भरी हुई है, तो इसलिए तुम्हें संभल के रहना है जब भी तुम स्कूल से बाहर जाओ। और फिर एमसी मैंने बोलता है, ये जो आदमी है बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, इसने अपनी फैमिली के इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी बैक स्टेबिंग करी है, इसलिए मैं ये मैटर को खुद से हैंडल करूंगा और बस मुझे एक तरीका ढूंढना है इस ग्रुप से किसी भी करके निकलने का। सेल बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सबको सेटल कर दूंगा, इंपीरियल अकेडमी को लेकर जितनी भी चीजें हैं उन सबको बस
बस मिस इंडिया को थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जब वो तुम्हारी मेड बन के अकेडमी में एंटर करेगी, लेकिन इस तरीके से तुम लोग एक साथ रह सकते हो। और जहाँ तक तुम्हारे गार्ड्स की बात है, मैं उन लोगों को सेटल कर दूंगा इस एक फैमिली के स्टेट में। ये लोग वहाँ रहकर रक्षा कर सकते हैं स्टेट की, और इस तरीके से बैंडिट्स को भी आराम से संभाल सकते हैं। बैंडिट्स के यहाँ पर भी बैंडिट्स हैं, इंपीरियल कैपिटल के आसपास भी। ये तो मेरे लिए एक मौका है। भले उन सबको बैंडिट कहा जाता है, लेकिन वो लोग असली में वो लोग सबॉर्डिनेट हैंगे सेंट गार्डन के नोबल्स के, और वो लोग सच में परेशानी खड़ी करने वाले लोग हैं। और तभी एमसी बहुत स्पीड में निकल जाता है और बोलता है उन सबको मुझ पे छोड़ दो। तो फिर इंडिया के बारे में क्या, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ। मिस्टर हुग आप उसे भेज दीजिए इंपीरियल अकेडमी के स्कूल ऑफ मैजिक में। और फिर इसको भी कुछ समझ में नहीं आता और बोलती है ब्रदर चलो सबसे पहले इसके सबॉर्डिनेट का ध्यान रखते हैं और उन्हें सेटल कर देते हैं मैनर में। तभी हम देखते हैं जंगल के अंदर का सीन, और एमसी यहाँ पेड़ के दंगाल पे खड़ा होकर सामने की तरफ देख रहा होता है। एंजेला के अपने खुद के पिछले जिंदगी के अनुसार जब उसने अपनी पहले की जिंदगी के बारे में बताया था, वो करीब इस समय 7 साल की रही होगी, और उसको यहाँ पर सीक्रेट तरीके से बंदी बना के रखा गया था। ये जो बैंडिट का छुपने वाला एरिया है, इस जगह पर उसके जो फादर है वो लगातार बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर उसकी तलाश कर रहे हैं, और इसके लिए वो कोई भी खर्चा उठाने के लिए तैयार है। अगर मैंने एंजेला को बचा लिया तो मैं सक्सेसफुली उनका डिसाइपल बन सकता हूँ। और तभी एमसी अपना आर्मर पहन लेता है, और फिर हम देखते हैं एमसी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और एमसी की पावर इतनी ज्यादा होती है इस आर्मर को पहनने के बाद, उसके वजह से उसके आसपास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। और तभी हम देखते हैं उन बैंडिट्स को, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी इस बैंडिट्स के ऊपर से एक परछाई जाती है, और ये देखते ऊपर की तरफ एमसी बहुत ही फास्ट आता है और एक ही साथ इन सबको मार देता है। और फिर हम बताते हैं उस स्किल के बारे में, स्वॉर्डमैनशिप, इनहेरिटेंस फर्स्ट स्किल, फ्लैश ऑफ ब्लड और शेडो। और तभी एमसी इन बाकियों की तरफ बढ़ जाता है और अपनी सेकंड स्किल यूज करता है, ब्लड सरपेंट फ्रेंजी। और फिर एमसी इससे इन सबके ऊपर एक ही साथ हमला कर देता है, और ये सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं इसको देखकर। और तभी उन सबको बॉस आता है एमसी ऊपर हमला करने के लिए। आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आके इन सबको मारने की, और तभी वो अपनी तलवार से हमला कर देता है, और एमसी उसको अपनी तलवार से आराम से ब्लॉक कर देता है। फिर हम देखते हैं एक तलवार टकराने के बाद ये घुटनों पर आ जाता है, और तभी एमसी आता है ऊपर से कूद के, स्वॉर्डमैनशिप, इनहेरिटेंस थर्ड स्किल, ब्लड शैडो स्लैश। और एमसी के मुंह से स्किल का नाम सुन के ये भी हैरान हो जाता है, ब्लड मैजिक स्वॉर्ड, तुम तो कूपर फैमिली से हो, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग। तभी एमसी उसको कुछ कहने का मौका नहीं देता और उसकी एक ही बार में गर्दन काट देता है। एमसी ब्लड मैजिक का यूज करके अपने क्लोन्स बना देता है, और एमसी को वो क्लोन इनके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब इविल बास्टर्ड लोग हो कौन। और तभी ग्रिफिन आता उड़ते हुए एमसी की तरफ, और फिर उसके कंधे बैठ जाता है। आखिर कैसा रहा, क्या तुमने वो जगह ढूंढ ली जो मैंने तुम्हें कहा था, ले जाओ मुझे उस जगह पर। और फिर वो जाता सामने की तरफ उड़ते हुए एमसी को वो जगह दिखाने के लिए, और तभी एमसी यहाँ पर पहुंच जाता है और एक पत्थर को साइड में करता है, और उस पत्थर को साइड में करने से यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर का गेट खुलता है। और फिर वो जल्दी से आता सीढ़ी से उतरते हुए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इस लड़की को कैद करके रखा हुआ होता है। क्या तुम अच्छे इंसान हो जो मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आया है। और फिर एमसी बोलता है मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ले जाने के लिए, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मुझे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने के लिए। और फिर एमसी मैंने बोलता है एंजेला ने पहले मुझसे ये कहा था कि वो बता सकती है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच, और वो ये सब सेंस करके उसका असली मोटिव क्या है वो पता कर सकती है, भले वो काइंड हो या इविल। मुझे इसके सामने ऑनेस्ट रहना होगा। और फिर बहुत ज्यादा खुश आती है और एमसी की तरफ हाथ करके बोलती है तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, चलो तो फिर चलते हैं। और फिर एमसी उसको गोदी में लेकर यहाँ से ले जा रहा होता है। तभी वो सामने की तरफ देख के बोलता है ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ से आसानी से निकल नहीं पाएंगे। उसके सामने एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन होता है, और फिर एमसी उसे यहाँ पे उतार देता है और बोलता है एंजेला जो तुम्हें ये बड़ा सा आदमी दिख रहा है बाहर, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं सिर्फ इसका अटैक को एक ही बार ब्लॉक कर सकता हूँ। जैसे मैं बाहर जाके इसके ऊपर अटैक करूंगा और इसकी अटेंशन जैसी मेरी तरफ होगी तो तुमसे जितना हो सके उतना तेज भागना यहाँ से, ठीक है। और फिर भी करती है और तभी एमसी इसकी तरफ देख के मैंने बोलता है जो पावर होती है 4 मीटर बड़े से स्केलेटन की वो बराबर होती है स्वॉर्ड सेंट से, और जो ये है ये पूरा 5 मीटर बड़ा है ड्रैगन। हम लोगों ने इस बार सच में अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। एंजेला तैयार हो जाओ, चिंता मत करो बिग ब्रदर, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और तभी एमसी अपनी सांस छोड़ता है और बढ़ जाता है उसकी तरफ हमला करने के लिए, और तभी ये बहुत ही स्पीड में एमसी की तरफ हमला कर देता है। और फिर एमसी उसके बड़े हाथ को अपनी तलवार से रोक देता है। एंजेला अभी ये मौका है, भागो, ये चिल्लाते हुए यहाँ से भाग रही होती है। और फिर हम देखते हैं एमसी का आर्मर भी धीरे धीरे टूट रहा होता है। अभी भी इस ड्रैगन आर्मर में एक और मूव बाकी है, और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस चीज को टेस्ट करने का। ड्रैगन आर्मर रिलीज। जब ड्रैगन आर्मर को फोर्सफुली डीएक्टिवेट करते हैं, जो ड्रैगन आर्मर स्टेट है वो आर्मर के अंदर बचे हुए मैजिक को उसी समय एक्सप्लोड कर देता है, जिससे एक डरावनी शॉकवेव बनती है। और ये एक लाइफ सेविंग स्किल है, एक मामूली सा स्केलेटन कोलिजन वो रोक नहीं सकता मुझे मेरे रिवेंज के रास्ते से। और तभी वो स्केलेटन देख लेता है उसको वहां से भागते हुए, और फिर एमसी बोलता है अभी इस समय मुझे बस एंजेला को इस सबसे दूर रखना होगा। और तभी स्केलेटन एंजेला के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मरो। और जहाँ पे एंजेला थी वहाँ पे एक बहुत ही धमाका होता है एंजेला। और फिर हम देखते हैं ग्रिफिन ने बचा लिया होता है उसके हाथ पकड़ के ऊपर उड़ाकर, और फिर इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और तभी वो उसके हाथ से छूट जाती है और एमसी जल्दी से आता है उसको पकड़ लेता है। और तभी वो स्केलेटन लगातार बहुत सारे अटैक कर रहा होता है। इनके सामने एक गेट होता है और उस पर एक सील लगी हुई होती है धत्तेरी की। ये तो एक सील टाइप मैजिक है रहे हैं, मुझे कैसे भी करके सारे कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन साथ में जो ये चीज मेरा पीछा कर
कर रही है, इसकी वजह से मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है उस हर एक कोर को ढूंढने का। बिग ब्रदर, जिस हर एक कोर की आप बात कर रहे हो उसकी लोकेशन एक इंपोर्टेंट एरिया में है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों को अलाउ नहीं हो जगह का एक्सेस। और फिर एमसी उसकी बात सुनने के बाद बोलता है, हाँ वो ये वो, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? और फिर वो सामने की तरफ उंगली करके बताती है, जब वो कभी कभार मुझे बाहर निकलने देते थे, यहाँ पर इसी 3 जगह थी, उसके आसपास जाने के लिए मुझे वो कभी भी अलाउ नहीं करते थे और उनमें से सबसे पास वाली जगह ये है। ठीक है, सबसे पहले यहीं चलते हैं। डैम, ये जो चीज है ये भले कितना भी स्ट्रॉन्ग की ना हो लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो होएगा और ये अटैक करने के लिए स्केलेटन कैनन को यूज कर सकता है, वो भी दूर से ही। और तभी एमसी कूद के आता है इस गेट के अंदर, लेकिन अभी इस समय मैंने वो ड्रैगन आर्मर पहना हुआ नहीं है। अगर मुझे उसकी वजह से स्क्रेच भी लग गया तो मुझे बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। और फिर एमसी देखता है पीछे की तरफ, ये जो रूम है भले ये बहुत ज्यादा मजबूत है लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। और तभी हम देखते हैं इस जगह पर इसके अंदर एक धनुष रखा हुआ होता है और फिर उसको देख के बोलती है, बिग ब्रदर जो ये धनुष है ये ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बुला रहा है। और फिर एमसी बोलता है ठीक है चलो देखते हैं। और तभी एमसी अपनी पावर को यूज करके जो ये बॉल बनी थी इसको तोड़ देता है और वो धनुष सीधा उसके बाद इसके हाथ में जाता है। ये तो एक सिल्फ की ब्लेसिंग है। हाँ बिग ब्रदर, वो जो बड़ा मोस्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं अगली जगह की तरफ। और फिर एमसी बोलता है चलो ठीक है। और तभी हम देखते हैं स्केलेटन ये जगह को तोड़ के अंदर आ जाता है। बिग ब्रदर, जो अगली जगह है बस वो सिर्फ आगे ही है। और तभी एमसी आ जाता है इस गेट को खोल के, यहाँ पर ढूंढ लिया, ये रही वो जगह। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बॉल रखी हुई होती है और उसके आसपास एक मैजिक सर्कल बना हुआ होता है। इम्पॉसिबल, ये चीज तो ब्लैक कलर की बॉल पूरे स्केलेटन को ऑब्जर्व कर रही होती है। जिस भी मेज ने इस एरो को सेटअप करा है उसने ट्रिगर कर दिया है स्केलेटन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को। एंजेला, इस मूव को यूज करने के बाद मैं शायद अपना काबू खो दूं। अगर इसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करता हूँ तो तुम कोई भी तरीका ढूंढ लेना अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, चिंता मत करो। एंजेला को भरोसा है बिग ब्रदर के ऊपर, जो है ब्लड डोमोनिक मोस्टर होता है, ये भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है एमसी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। मैं सिर्फ इसी मूव को यूज कर सकता हूँ। सोर्ड इनहेरिटेंस, फोर्थ स्किल ब्लड स्टॉर्म, और एक साथ बहुत सारे अटैक कर देता है एमसी उसके ऊपर। वो बॉल धीरे धीरे टूट रही होती है। एमसी के पीछे जो मोस्टर था उसने एमसी के दोनों हाथ पकड़ लिए होते हैं। बिग ब्रदर एमसी को ये कंट्रोल कर रहा होता है और बोलता है, अब इस समय तुम मेरे हो। देखते हैं इंपीरियल अकेडमी के बाहर का सीन और यहाँ पर ये पीपा के बैठा हुआ होता है और यही है क्रिस, जो है सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन। और एंजेला इसी की बेटी है जिसको एमसी बचाने के लिए गया था बैंडिट्स के पास। और तभी इसके सामने एक जना के झुकता और बोलता है, मेरे लॉर्ड, वो डेथ ब्रिंगर सेकंड प्रिंस जा चुका है इस सिटी से, क्या हम लोगों को भेजो उसके पीछे फॉलो करने के लिए। और तभी हम देखते हैं नशे में उन्हें एटिंग कर रहा होता है और धीरे से अपनी आंख खोलता और बोलता है, क्या जो दूसरा सेंड्रू है वो चला गया सिटी के बाहर। और फिर हम देखते वो चला जाता है अपनी शराब की बोतल छोड़ के, जो मेरी शराब की बोतल है उसका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे खुद देखने के लिए और वापस आके इसे दोबारा पीऊंगा। और तभी वो उसकी बोतल को उठाता है और फिर हंसते हुए बोलता है, जो लोड है आखिरकार फ्री हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं बैंडेड वाले एरिया का सीन, वो ब्लड शेडो ने एमसी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया होता है और सामने की तरफ आ रहा होता है। और तभी एमसी का जो ग्रिफिन ड्रैगन है वो एंजेला के सामने आकर एमसी को दूर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एमसी पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है और अपनी शॉट से हमला कर देता है जमीन पर और उसका अटैक सीधे सामने की तरफ जाता है जिस जगह पे एंजेला खड़ी थी। लेकिन ग्रिफिन उसे जल्दी से ऊपर की तरफ उड़ा के बचा लेता है, लेकिन इस सब के बाद भी उसे चोट लग जाती है और एमसी की तरफ देख के उसका नाम ले रही होती है। और वो ब्लड डीमन जिसने एमसी के ऊपर कब्जा करके रखा है वो सीधे इसकी तरफ आ रहा होता है। और तभी एमसी का ड्रैगन आके इन दोनों के बीच में फायर अटैक कर देता है। ब्लड डीमन इसको देख लेता है और एक स्लैश मारता अपनी तलवार से इसके ऊपर। और तभी हम देखते ग्रिफिन यहाँ पर आ जाता है और यहाँ आकर इसको ये धनुष दे रहा होता है। और तभी इसको एमसी की बात याद आती है, एंजेला, मैं शायद इस मूव को यूज करने के बाद शायद कंट्रोल से बाहर हो सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें कोई भी तरीका ढूंढना होगा अपने आप को बचाने के लिए। और तभी ये सब सोचने के बाद एंजेला इस धनुष को यूज करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिग ब्रदर चिंता मत करो, एंजेला डेफिनेटली सर्वाइव करेगी। और तभी वो शूट कर दी थी अपनी तीर को और तभी हम देखते हैं वो ब्लड डीमन इसे आराम से डोज कर देता है और फिर से एक पावरफुल अटैक करता है अपनी तलवार से सामने की तरफ और ग्रिफिन फटाक से एंजेला को साइड में करके बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं ग्रिफिन और ड्रैगन एंजेला को बचाने के लिए उसके ऊपर और सामने की तरफ आ जाते हैं। इतना ज्यादा आकर्षित छोटा सा एप्पल, मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिर किस जगह से मैं सबसे पहले तुम्हें खाऊं। अब मैं अपने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। और तभी ये ब्लड डीमन इसको गर्दन से पकड़ के उठा देता है और इसकी तरफ तलवार करके बोलता है, इतना प्योर ब्लड, चलो आराम आराम से पियेंगे तुम्हारे खून को। और तभी ये रोते हुए बोलती है, बिग ब्रदर इस सब के बाद बिल्कुल भी दुखी मत होना, तुमने अपना बेस्ट दिया था इसमें। एंजेला के आंसू गिरने से जो एमसी अपनी बॉडी के अंदर कुछ कर नहीं पा रहा था वो अचानक से अपनी आंख खोलता है और ब्लड डीमन से बोलता है, तुम्हारा बहुत हुआ, तुम बहुत ज्यादा आगे जा चुके हो, ये इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए इसको ब्रेक करना, अकेले ऐसे स्ट्रगल करना बंद करो, तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम कभी भी नहीं निकल सकते मेरे कंट्रोल से बाहर। हाँ ये तो सच है, जो असर तुम्हारा है मेरे दिमाग के अंदर वो तो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ मेरे को एक मूव की जरूरत है। तो एमसी अपने में से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकाल रहा होता है और ये ब्लड डीमन ये सब देख के हैरानी आता है, नहीं तुम ये सब करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अब कभी भी मत सोचना आगे फ्यूचर में स्वॉर्डमैन बनने का। और फिर हम देखते हैं एमसी का ये मूव पूरा करने के बाद जो ब्लड डीमन है उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और फिर एमसी बोलता हंसते हुए, चिंता मत करो, जो क्रिस है वो मेरी मदद करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और इसी के साथ मैं जल्दी तुमसे छुटकारा पा लूंगा। और तभी वो ब्लड डीमन जाते जाते बोलता है, दूसरों पर भरोसा करने से रिग्रेट ही होता है और तुम इसको जरूर रिग्रेट करने वाले हो। ये आता है एमसी के पीछे से अपने हाथ में तलवार लेकर और हमें इसके बारे में बताते हैं, ये है सेंड्रू डेथ ब्रिंगर, अच्छा तो वो तुम हो जिसने यूआरआई ने इसको दिक्कत में डालने का काम किया है, अब तुम मरोगे यहाँ पर।
और अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं एंजेला यहाँ पर आ जाती है एमसी को बचाने के लिए। इससे मेरे बिग ब्रदर को चोट मत पहुंचाओ। हम देखते हैं अचानक से इसकी तलवार के साथ साथ इसका हाथ भी कट जाता है टुकड़ों में और अपने हाथ को ऐसा देखकर ये भी हैरान हो आता है, मेरा हाथ। और फिर उसके बाद इसके पूरे शरीर में बहुत सारे स्लैश मारता है। और फिर हम देखते हैं होते हैं एंजेला के फादर और एंजेला को गले लगा के बोलते हैं, एंजेला तुमने पिछले बहुत सालों से यहाँ पे बहुत ज्यादा सहा है, डेट को लेट हो गया यहाँ आने में, चलो अब घर चलते हैं। और तभी हम देखते हैं उसको गोदी में उठा के ले जा रहे होते हैं। नहीं, मुझे बिग ब्रदर चाहिए, इन्हें यहाँ पे मत छोड़िए। हे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हारी बॉडी को हील करने में? और तभी हम देखते हैं एमसी उठा हुआ होता है और बोलता है, सिर्फ यही चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली एंजेला को बचाने के लिए, जिससे कि मैं तुम्हारी लेगेसी को इनहेरिट कर सकूं, लेकिन अब तो मैंने एंजेला को अपने हाथों से बचाया है। और तभी एमसी बोलता है, हालांकि मेरी जो लापरवाही थी उसकी वजह से छोटी मोटी कुछ दिक्कतें हो गई थी, लेकिन इस सब की वजह से तुम सेकंड प्रिंस के कंट्रोल से बाहर हो पाए हो, यूं है ना। और फिर हम देखते हैं वो सब होने के बाद 7 दिन बाद का सीन इंपीरियल अकेडमी में। और यहाँ अकेडमी के अंदर एंजेला के डेट के साथ एमसी भी जा रहा होता है। और फिर एंजेला के डेट क्रिस बोलते हैं, यहाँ तक कि जो अभी तुम्हारी बॉडी है वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, और ये मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया पूरे नेशन में, ये कि वो तुम हो जो इनहेरिट करेगा मेरे टाइटल को फ्यूचर में, तो इसका मतलब मैं पब्लिक एनिमी बन चुका हूँ पूरे इंपीरियल अकेडमी का। और फिर क्रिस बोलते हैं, तुम ये कभी भी चूज कर सकते हो कि तुम्हें मेरा डिसेबल बनना है या नहीं। सब लोग इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर जरा देखो तो ये वही है ना जिसने अपने खुद के भाई को मार दिया है, और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि इसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है, और यहाँ तक कि इसने सोर्ट्स एंड क्रिस को भी ट्रिक कर दिया है। और तभी एमसी ये सब सुनने के बाद बोलता है, मैं जो चाहता हूँ वो सिर्फ तुम्हारी लेगेसी नहीं, मैं उससे और भी ज्यादा कुछ चाहता हूँ। और जो है मामूली से स्टूडेंट्स के ग्रुप है, ये लोग बिल्कुल भी नहीं रोक सकते मेरी प्रोग्रेस को। तभी अचानक से एक जन अपनी सोट को लेके आता है एमसी के सामने, और एमसी भी ये देख के चौंक जाता है। और फिर हमें इसके बारे में बताते हैं, इसका नाम है विलियम, और ये एक कामनर स्टूडेंट है, और ये इंपीरियल अकेडमी के कॉम्बैट डिवीजन में पहले नंबर पर है, एक गोल्डन सोर्ड मास्टर। तुम विलन कहीं के जिसने चोट पहुंचाई अपने खुद के भाई को, तुम तो एक नीच इंसान हो जिसने बहकाया है सोर्ट्स एंड क्रिस को। मैं विलियम चैलेंज करता हूँ आज तुम्हें डुएल के लिए। और तभी हम देखते हैं एमसी के पीछे लोग खड़े होते हैं, और इनमें से भी अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है, इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट जो सप्रेस नहीं हो रही इतने सारे लोगों के बीच भी। ये जरूर वही सेकंड प्रेस होगा, वही सेंड्रो जो उन सब बैंडेड्स के पीछे था। क्या ये तुम्हारा प्लान है, यूज करना विलियम को सेंस ऑफ जस्टिस के रूप में, जिससे कि वो मुझसे छुटकारा पा सके जब मैं इंजर्ड हूँ? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं एक्सेप्ट करने की तो चले जाओ क्रिस द सोर्ड सेंड को छोड़ के, और इसी के साथ अपने नोबल टाइटल को भी। तभी एमसी अपनी तलवार निकालता है और मन में बोलता है, विलियम, मेरी पिछली जिंदगी में जब हम पहली बार मिले थे तो मुझसे हमेशा डुएल करते थे, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे रिइंकार्नेशन के बाद भी तुम अभी भी ऐसे ही रहोगे। चलो तो फिर इसे करते बिल्कुल पहले जैसे ही। मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे चैलेंज को, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम मुझे अपनी पूरी इटर्नल लॉयल्टी दोगे। और आसपास में स्टूडेंट बोल रहे होते हैं, विलियम जाओ और मार दो इस लड़के को, सिखाओ इस लड़के को एक हार्श लेसन, और इसे ये बता दो कि जो इंपीरियल अकेडमी है ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पे किसी भी गली के कुत्ते और बिल्ली एंटर कर सकते हैं। और तभी आगे बढ़ जाता है एमसी की तरफ अटैक करने के लिए। सेल, अब लो मेरे इस हमले को, और कर देता उस जगह पर हमला जहाँ पे एमसी पहले खड़ा था। और तभी एमसी अपनी ब्लड डीमन की शेडो टेक्निक को यूज करके वहां से निकल जाता है, और उसको ठीक पीछे आके बोलता है, विलियम हार मान लो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। एमसी की आवाज पीछे से सुनकर ये भी बहुत ज्यादा डर जाता है। स्वॉर्डमैनशिप एनरेज को यूज करके एमसी की ऑरा को दूर दूर कर देता है। ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मैंने अभी भी यूज करा है ब्लड शेडो टेक्निक को, और मुझे कम से कम 10 सेकंड और चाहिए इसको दोबारा यूज करने के लिए। ये है विलियम का अल्टीमेट कॉम्बो। और जो ये मूव है इसने एक्चुअली में इसको पहले मास्टर कर लिया था जब वो इंपीरियल अकेडमी में था। और तभी फिर से खुद को आता है एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए, करो पश्चाताप अपने बुरे कामों का। तभी एमसी मुस्कुराता है और याद कर रहा होता है जो क्रिस ने बताया होता है, जो ब्लड मैजिक है वो बहुत ज्यादा अलग है बाकी बेसिक फॉर्म से, और अभी जो इस समय जो तुम्हारी फिजिकल कंडीशन है इसकी वजह से सिर्फ तुम इसकी सेकंड टेक्निक को यूज कर सकते हो, जिसका लेवल है सिल्वर सोर्ड गार्डियन तक का। अगर तुम अपनी थर्ड टेक्निक को यूज करोगे तो इससे वो ट्रिगर कर देगा उस डीमन को, और इसकी वजह से जो तुम्हारी बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी और फिर से तुम बेहोश हो जाओगे। मुझे माफ करना मास्टर, लेकिन जो विलियम है उसकी जो लॉयल्टी थी मेरी पिछली जिंदगी में उसको देखते हुए मैं इस पर ये दाव लगाने के लिए तैयार हूँ। तभी एमसी यूज कर देता अपने ब्लड डीमन की थर्ड टेक्निक को, 1000 शेडो ब्लेड, और ये अटैक सीधे इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी एमसी पीछे से आके इसकी गर्दन पे तलवार रख देता है, और ये विलियम बोलता है, क्या स्वॉर्डमैनशिप सच में ऐसी चीजें कर सकती हैं? और फिर एमसी बोलता है, ओ मेरे ऑनेस्ट और रिलायबल विलियम, मुझे आखिरकार ये तुम्हारा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन फिर से देखने को मिल गया, ये तो सच में मुझे पिछली बात याद करा रहा है। और तभी अचानक से एमसी अपना कंट्रोल खो देता है और बहुत तेज हंसने लगता है, और हंसते हुए देखता है अपनी लाल आंखों से इसकी तरफ। और फिर विलियम ये सब देख के मैंने बोलता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, जो है ब्लड लस्ट है, इसने पूरी तरफ से कूपर को घेर लिया है, और जितने भी आसपास लोग होते हैं सब लोग अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं, और जो है मैजिशियन होते हैं ये लोग भी तैयार हो जाते हैं इससे लड़ने के लिए, और बोलते हैं ये एक ब्लड मैजिक है, ये सब काफी श्योर करने के लिए ये हैगा बास्टर्ड जो यूज कर रहा है ऐसे मैजिक को, इतनी ज्यादा डेंस मैजिक पावर, ये लड़का जरूर कोई इविल विलन होगा जिसने बिना कुछ सोचे समझे बहुत लोगों को मारा होगा, ये डिजर्व करता है सब लोगों के द्वारा मारा जाना। विलियम के सामने अपनी सोड ला देता है, और ये लोग विलियम से बोलते हैं, विलियम तुम पीछे हट जाओ, तुम यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते, इस बास्टर्ड को मत बेचो अपनी जिंदगी। और तभी विलियम बोलता है, इसने ऑलरेडी पा ली है मेरी इटर्नल लॉयल्टी, अगर भले ही एक सच में एक इविल इंसान है मैं तब भी इसकी रक्षा करूंगा, और ये मरे मैं उससे पहले मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं एक जन यहाँ पर आता है, फिर हम देखते हैं क्रिस होता है, और जल्दी से आके यहाँ पे एमसी को नॉक कर देते हैं। ये तो सच में मेरे जैसा आएगा, जब मैं छोटा था बिल्कुल ऐसी दिक्कत पैदा करता था, और बहुत ही गुस्से में उन सबसे जाते वक्त बोलते हैं, किसी ऐसे का एडवांटेज उठाना जो पूरी तरीके से होश में नहीं है, ये स्टाइल नहीं है इंपीरियल अकेडमी के स्टूडेंट का। एक बार सेल रिकवर कर जाए उसके बाद तुम्हारे पास बहुत
बहुत ज्यादा मौके होंगे इससे लड़ाई करने के। और तभी उनको ऐसा देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा डरावना था, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। और तभी दूसरा बोलता है मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ पहले। तभी ये प्रिंस के बाजू वाला मोरन बोलता है योर हाइनेस आखिर अब हम लोग क्या करें। प्रिंस बोलता है मुझे याद देगा ये एंटर हुआ था अकेडमी में एक नोबल के रिकमेंडेशन के जरिए, आओ मेरे साथ ट्रायल मिशन हॉल में। ऐसा सोचना कि ये सच में ब्लड मैजिक है, ये तो सच में कुछ ना कुछ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए आखिरी में बहुत ज्यादा बुरा होगा। यहाँ पे दो लोग आते हैं इनके पीछे, तभी हम देखते हैं एंड्रिया होती है और यहाँ पर इसके साथ आई होती है कि प्रोफेसर कैसिडिन मैं मदद करना चाहती हूँ सेल की, मैं यूँ जो डील कर सकती ब्लड डीमन फैंटम से। मूर्ख मत बनो बच्चे, ये अच्छा रहेगा कि तुम उससे दूर ही रहो। तब क्या होगा अगर वो प्रैक्टिस कर रहा होगा इविल मैजिक की। और तभी एंड्रिया बोलती है कि आपने ये नहीं कहा था कि जो मैजिक के गुण और एथिक्स होते हैं वो लोग आपस में जुड़े हुए नहीं होते। हाँ तुमने सही कहा, इनमें से बहुत से आपस में जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन जो ये ब्लड मैजिक है वो इन सबसे अलग है। और यहाँ पे क्रिस एमसी को चिल्ला रहे होते हैं ब्लड मैजिक बाकी सब मैजिक से अलग होता है। अगर तुम मास्टर करना चाहते हो ब्लड मैजिक की स्वॉर्डमैनशिप को और वो भी ब्लड मैजिक के जरिए, इसके लिए तुम्हारे पास एब्सोल्युटली परफेक्ट मेंटल पावर, विल पावर और फिजिक का होना जरूरी है। इन 7 दिनों में मैंने बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीकों को यूज कराएगा जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं रिकवर होने में। और मैंने तुम्हें ये भी सिखाया कि ब्लड लाइन मैजिक को कैसे यूज करते हैं जिससे कि तुम रिप्लेस कर सकते हो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ब्लड डेमोनिक स्वॉर्डमैनशिप को यूज करके, और साथ में कंट्रोल कर सकते हो अपनी बॉडी को एनहेंस करके। क्या ये सब सिखाने का नतीजा ये दोगे तुम मुझे ऐसी बॉडी को यूज करके जो अभी तक रिकवर भी नहीं हुई है, और तब भी तुमने ये सब करने का सोचा। अगर तुम अपने आप को इतनी बुरी तरीके से लगला लूला करना चाहते हो तो कूपर फैमिली को लेकर तुम्हारा गुस्सा कौन मिटाएगा। ऑफ कोर्स मैं इतना भोला नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए सब चीजें जोखिम में डालना पड़ती हैं। क्या आप एग्री नहीं करते इसको लेकर। और फिर वो बोलते हैं आखिर तब क्या होता अगर तुम मर जाते तो, और आखिर तब क्या होता अगर तुम दूसरों को चोट पहुंचा देते तो। और तभी एमसी बोलता है मुझे ये लगता है कि मास्टर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनका जो डिसाइपल है वो पागलों की तरह लोगों को मार रहा है। और तभी हम देखते हैं एक जन आता गेट से और हमें बताते हैं इनके बारे में, ये हेड है कॉम्बैट एकेडमी ब्रांच के और इनका नाम है जियोज। और फिर क्रिस बोलते हैं जियोज आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारा यहाँ पे स्वागत नहीं करा है, मैं रूम के बाहर खड़ा हूँ। सेल कूपर तुम एक नोबल के द्वारा रिकमेंड किए गए स्टूडेंट हो, स्कूल के रेगुलेशन के अनुसार प्लीज कंप्लीट करो इस ट्रायल को 1 हफ्ते के अंदर अंदर और प्रूव करो अपनी योग्यता को कॉम्बैट एकेडमी में रहने के लिए। और जाते वक्त बोलते हैं क्रिस जो तुम्हारी छोटी मोटी स्कीम है उससे स्कूल की नॉर्मल टीचिंग ऑर्डर को इफेक्ट मत होने दो। जो हेड मास्टर है वो भले तुम्हें जाने दे सकते हैं लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। मास्टर क्या आपकी कोई दुश्मनी इससे, ये सिर्फ एक ब्लेड है जिसे कोई भी यूज कर सकता है, ये सिर्फ एक बूढ़ा जिद्दी बेवकूफ है जो लकी है कि मेरे हाथ से नहीं मारा गया। और जब तक तुम किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करोगे तब तक तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर अपनी तैयारियां करो, अगर वो जो मिशन इसके द्वारा अरेंज किया गया होगा तो मैं ये कह सकता हूँ वो इतना आसान नहीं होने वाला। देखते रात के समय ये लोग यहाँ पर आते हैं और फिर प्रिंसेस से बोलता है जो ट्रायल मिशन उस बूढ़े आदमी ने असाइन किया है उस सेल कूपर को, ये है वो सीक्रेट रील, जाओ इसके अंदर और जो है पोशन है उसको पानी में मिला के आ जाओ। और तभी हम देखते हैं यहाँ के जानवर वो पानी पीने के बाद पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और पहले से और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। और इस सब के बाद वो जितना क्रेजी होगा ये सब डिपेंड होगा मिस्टर क्रिस पर, जब वो होल्ड बैक करना बंद कर देंगे और आगे बढ़ के खुद उसे मारेंगे अपने हाथ से। और उसके बाद देखते अगले दिन का सीन, सेल यहाँ पर विलियम को देखकर कहता है चलो ये अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर मुझे मिल गए, मैं मिशन को एक्सेप्ट करने के बाद तुमसे मिलने के लिए आने वाला था। विलियम सेल को आगाह कर रहा होता है सेल मुझे ये डर है कि वाला मिशन इतना आसान नहीं होगा। हाँ मुझे ये पहले से पता है कि जॉर्ज पसंद नहीं करता मेरे मास्टर को, इसीलिए वो कुछ चीजें मेरे लिए मुश्किल बनाएगा। नहीं है सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सारे के सारे अभी इस समय लोग हॉल में इकट्ठा है, देख रहे हो तुम कितने सारे लोग हैं। और सामने जो मिशन दे रहा होता है वो जॉर्ज का डिसाइपल होता है फेलिक्स, बस इंतजार करो तुम तो यहाँ पे अपने आप को बेवकूफ बना लोगे। और हम देखते हैं ठीक सामने ग्लोरिया के साथ एंड्रिया भी होती है, वो सेल को अपनी तरफ बुला रही होती है हाथ हिलाते हुए, लेकिन सेल अपनी मुंडी हिलाकर एंड्रिया को इशारा देते हुए अभी मिलने से मना कर देता है। उसके बाद सेल यहाँ आता है फेलिक्स के पास, मैं यहाँ पर मिशन लेने के लिए आया हूँ, अपना नाम और इंस्टीट्यूट बताओ। मेरा नाम है सेल, इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्बैट, मुझे माफ करना है इसके लिए, सीक्रेट रील में म्यूटेशन होने के कारण जो डिफिकल्टी है ट्रायल की वो बढ़कर डेंजरस हो चुकी है, तो इसलिए कम से कम टीम में 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसी बात है तो इसे सोलो में चेंज कर दो एक नॉर्मल डिफिकल्टी के साथ। ऐसा अभी नहीं हो सकता, जो ठीक ठाक सोलो मिशन होंगे उन्हें अगले हफ्ते अनाउंस करा जाएगा, लेकिन जैसे अकेडमी के रेगुलेशन है सेल को 3 दिन के अंदर अंदर ट्रायल को कंप्लीट करना है, जब भी वो अकेडमी में एडमिशन ले सकता है। और कुछ स्टूडेंट बात करने लगते हैं सेल को यहाँ से भगाने की, सेल तो क्या करोगे अब तुम, इकट्ठा करोगे बाकी लोगों को और या तो सेफ तरीके से इस अकेडमी से निकल जाओगे। फेलिक्स आखिर तुम इससे इतनी बात क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हारे बदले में होता तो मैं 3 दिन तक सब कुछ बनकर रख देता जिससे कि ये कोई मिशन एक्सेप्ट कर ही ना पाए। उन सब बैकग्राउंड में चिल्लाते हुए बच्चों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता। सेल बोलता है फेलिक्स के पास आकर क्यों तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मुझे कोई टीम मिलेगी नहीं। फेलिक्स कहता है इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हें मिले या ना मिले, बस ये कि यहाँ पर कोई चाहता नहीं कि तुम इस अकेडमी में एंटर करो और या तो नौकर बन जाओ विलियम की तरह। सेल इसकी बात कुछ नहीं सुनता, सीधे सी गर्दन पे तलवार रख देता है, अगर मैंने टीममेट ढूंढ लिए तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे घुटने के बल बैठ के सब लोगों के सामने विलियम से माफी मांगो, उसे इस तरीके से शर्मिंदा करने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, भले तुम मुझे मार दो लेकिन ऐसे सोचना भी नहीं कि तुम मुझे घुटनों के बल ला सकते हो। सेल कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं लेकिन तुम्हारे बारे में रिपोर्ट जरूर कर दूंगा, जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है सब कुछ बता दूंगा अपने मास्टर को। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो अपने डिसाइपल को बचाने के लिए कुछ करेंगे नहीं। फेलिक्स अपने ओरा को निकाल कर कहता है तुम्हें सबसे पहले अभी अपनी टीम को ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि यहाँ पे बात करने के बारे में। और यहीं पीछे से ग्लोरिया और एंड्रिया आकर कहती है अगर जरूरत है 4 लोगों की तो हम लोग तैयार है सेल की पार्टी को
ज्वाइन करने के लिए और बताते हैं अपने अपने नाम और इंस्टीट्यूट को। एंड्रिया का तो मैजिक होता है और ग्लोरिया का कॉम्बैट। सेल कहता है चलो अजीब सी आंखों वाले सीनियर, तुम्हें जितना टाइम लग रहा है नाम को रजिस्टर करने में उतना टाइम लो, लेकिन प्लीज इसके बाद घुटनों को बुलाने के लिए तैयार हो जाना। और पलट के जा रहा होता है यहाँ से। तुम मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहते थे, क्या तुम इस सब के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो? और हम देखते हैं फेलिक्स यहाँ पर सबके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और आसपास में स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जिससे सोचा था ये तो एक विलन है। सीनियर फेलिक्स तो यहाँ पर बस रूल को फॉलो कर रहे थे और यहाँ पर एसएल मास्टर क्रिस का नाम यूज करके दूसरे लोगों को बुली कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ये चारों चारों जा रहे होते हैं। विलियम कहता है सेल एक्चुअली में तुम्हें मेरे लिए इतना ज्यादा करना नहीं चाहिए था। सेल इससे कहता है विलियम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जब तक हमने कुछ गलत न करा हो तो इनके जैसे कचरों को ज्यादा ऊपर चढ़ने नहीं देना चाहिए। और मैं सेल कभी भी कुछ गलत नहीं करता। उसके बाद यहाँ फेलिक्स की तरफ देखते हैं, वो अभी भी घुटनों के बल ही होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। मास्टर मैं वहां जाकर उसे खुद पर्सनली मारूंगा। इसके मास्टर कहते हैं तुम्हें अभी इस समय रूल फॉलो करना है, लेकिन फेलिक्स आज जो कुछ भी हुआ है, जितनी भी बदनामी तुम्हें फील हो रही है, उसको अपनी ताकत बना लेना। इसी तरीके से तुम उसकी जिंदगी ले सकते हो ग्रिम रीपर बनके। ठीक है मास्टर। उसके बाद देखते हैं मलेशिया के घने जंगल का सीन और ये चारों के चारों इस पोर्टल के जरिए उस जगह पर जा रहे होते हैं। यहाँ अंदर आने के बाद विलियम बता रहा होता है ये एक घना जंगल मलेशिया एक एंशिएंट सोर्सरर है जिसकी इनहेरिटेंस यहाँ पर छुपी हुई है, लेकिन अकेडमी के पास सीक्रेट रूम 100 साल से होने के बाद भी जो रूमर से इनहेरिटेंस के बारे में उसको अभी तक किसी ने भी ढूंढ नहीं पाया है। इस घने जंगल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पहाड़ के ऊपर बनी हुई झील पर। और इस पहाड़ का सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया उसके नीचे वाला हिस्सा। जैसे जैसे तुम पहाड़ के ऊपर जाते जाओगे जो मॉन्स्टरों का डेंजरस लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और ये जो इतना सारा धुआं दिख रहा है जंगल के आसपास, ये एक पॉइजन है। ये इतना ज्यादा डेंजरस है कि यहाँ तक कि गोल्डन स्टाफ का मेज भी पूरी तरीके से अपनी कॉम्बैट पावर खो देगा 6 घंटे के अंदर अंदर। सेल कहता है सामने की तरफ से कोई आ रहा बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। और सामने की तरफ देखते ये लोग आ रहे होते भगते हुए और उनके पीछे बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगे हुए होते हैं। विलियम इन कीड़ों को देखकर जल्दी सामने आ जाता है। ये यहाँ इस जंगल में रहने वाले ऐसे कीड़ों का झुंड है जिनसे पीछे छुड़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर हमें इनसे बचना तो इनके रास्ते को ऐसे खुला छोड़ दो। ये लड़की जो भाग रही होती है उन सब कीड़ों से वो बताती है ये सब करना किसी काम नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे 20 मिनट से भाग रहेंगे और 5 बार लगातार डायरेक्शन भी चेंज कर लिए, लेकिन इन लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। और इसी बीच उन कीड़ों से लड़ने के लिए एंड्रिया ट्रांसफॉर्म हो जाती है फेट कैट हु। विलियम ये सुनकर कहता है फेट कैट हु आखिर ये किस तरीके का मैजिक है? और ये तीनों लोग जो उन कीड़ों के झुंड से बच के भाग रहे थे वो सबके सब आ जाते हैं इस बैरियर के अंदर। सेल कहता है तुम लगातार ऐसी 20 मिनट से भागते रहे, लेकिन तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं आई कि तुम तलवार निकाल के उनसे लड़ना शुरू कर दो। क्या तुम लोगों को जीनियस की ना ये वर्दी भी है? और यूज करता हो अपने ब्लड सरपेंट को। सेल का जो ब्लड सरपेंट वाला अटैक होता है वो लाइन से इन सब कीड़ों को एक एक करके खत्म करता निकल जाता है। इन सब को मारने के बाद तो मेरा ब्लड बना तो बूस्ट ही नहीं हुआ जैसा सोचा था। ये सब के सब ऐसी वर्थलेस क्रीचर थे। जो लड़की इन सबसे बच के भाग रही होती वो कहती है आखिरकार अब हम लोग बच गए। सेल कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपनी एनिमी की मदद से बच गई हो? तुम्हारे जैसे एक गांव वाले के पास तो किसी भी तरीके का सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है। एक बास्टर्ड जिसके पास ना ही कोई टाइटल है और ना ही किसी भी तरीके की जगह। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कोई भी नोबल तुम्हें एनिमी समझेगा? तुम उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हो, बस मनोरंजन की चीज हो। अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई थोड़ा सा सेंस बचा हुआ है तो मुझे यहाँ से एस्कॉर्ट करके ले चलो और फिर मैं शायद तुम्हारे लिए एक पोजीशन को छोड़ दूं। और इतना बोलने के बाद आसपास देखकर चौंक जाती है आखिर ये सब चीजें क्या है? ग्लोरिया कहती है मोस्टर शायद उन कीड़ों की वजह से आकर्षित हो गए होंगे। विलियम बोलता है सबके सब संभल के रहना, ये जो मोस्टर अपने तरफ आ रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ तो अजीब है। और हम देखते हैं उस धुएं के पीछे से आते हुए इस पंजे को और सामने आके बहुत तेज घुर्राता है। सेल कहता है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि ये मोस्टर कैसे भी क्यों ना हो, मुझे बस एक चीज करनी और वो है इन सबको एक एक करके मारना। और वो मोस्टर अटैक कर देता है जहाँ पे सेल खड़ा था। सेल वहां से ऊपर कूद के उसके अटैक को डोज कर देता है और हमें बताते हैं जो कूपर फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप है ब्लड डीमन, वो एक ऐसी टाइप की स्वॉर्डमैनशिप है जिसके लिए ब्लड मैजिक की जरूरत पड़ती है उसको यूज करने के लिए। और क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रेंथ को छोड़ के मैजिक को यूज करती है जिसकी वजह से ये जो स्वॉर्डमैनशिप है ये बहुत ज्यादा बिजार और इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो इसको यूज करने वाला होता है उसको अगर अपने ब्लड मैजिक को इंक्रीज करना है अपनी बॉडी को बिल्कुल वॉरियर की तरह ताकतवर बनाने के लिए तो उन्हें इसके लिए लगातार मोस्टर को मारते रहना होगा। और मोस्टर को मारने के बाद उनके ब्लड को यूज करना, कंट्रोल करना, अब्सॉर्ब करना, ये ब्लड को और ज्यादा इवॉल्व कर देता है। इसे ही कहते हैं ब्लड मैजिक। और ब्लड मैज अपनी प्रोग्रेस को स्पीड में बढ़ा नहीं सकता उनकी कमजोर बॉडी होने की वजह से, लेकिन जो ब्लड स्वॉर्डमैन होता है उसके पास ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं होती। भले कितना भी मैजिक क्यों ना हो ब्लड के अंदर, जो टेक्निक है ब्लड डीमन स्वॉर्डमैनशिप की ये लगातार ब्लड स्वॉर्डमैन को और ज्यादा ताकतवर बनाती जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत रह जाती है और वो है उस ब्लड के अंदर रहने वाला मेलेस जो लगातार बढ़ता रहेगा बॉडी के अंदर एक इटर्नल डीमन फैंटम की तरह। ये एक ऐसा कर्स है जिसको सिर्फ वही लोग सरपास कर सकते हैं जिनके अंदर की विल बहुत ज्यादा मजबूत है। एंड्रिया सेल की चिंता कर रही होती है। सेल क्या तुम ठीक हो? सेल कहता है इन मोस्टरों की तरफ आते हुए चिंता मत करो, साथ में मास्टर क्रिस के रेगुलर चेकअप की वजह से जो मेरे पावर को कंट्रोल करने के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे मोस्टरों के सामने आखिर क्यों दिक्कत होगी मुझे। और सेल उसके बाद थोड़ा देर तक खड़ा रहता है, तभी सेल अचानक से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बहुत सारे उसके पास से एरो आते हुए इस बैरियर में आके लगते हैं। ग्लोरिया कहती है ये तो उस टाइम की तरह लग रहा है जैसा वो ड्रैगन की गुफा के अंदर था। एंड्रिया बताती है नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, इस बार जैसा फील हो रहा है। उसी के बाद ये लड़की कहती है आखिर इस चीज के बारे में बात ही क्या करना, जो लोग यूज करते हैं ब्लड मैजिक को उन सब लोगों को आखिरी में
अंत ऐसे ही होता है, सबके सब ऐसे पागल हो जाते हैं, ये तो एक कॉमन नॉलेज है। और एंड्रिया यूज कर रही होती है अपनी मैजिक को सेल के ऊपर। स्टारलाइट प्लीज कंबाइन करो मेरे लिए स्टारलाइट टेक्निक को। मैंने कहा ना ये सब कुछ किसी काम नहीं आएगा, ऐसी टेक्निक को यूज करना किसी ऐसे के ऊपर जो बिल्कुल अब पागल हो चुका है। तुम सच में मौत को दावत दे रही हो। और वो मैजिक को यूज करके एंड्रिया जाती है सेल के दिमाग के अंदर। पीछे बैठा हुआ ब्लड डीमन कहता है ऐसा सोचना कि यहाँ पर कोई है जो अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर उसको यहाँ बचाने के लिए आएगा। एंड्रिया कहता है कि तुमने क्या करा सेल के साथ। ये बताता है वो मैं नहीं था जिसने ये सब करा है, उस लड़के ने खुद ऐसी चीज खाई है जिसको उसे खाना नहीं चाहिए था। जो पहला कूपर था जिसने मुझे क्रिएट करा था वो भी इसी चीज के हाथों मारा गया था। तो बताओ लड़की, क्या तुम अभी भी उसे बचाना चाहती हो? चलो मैं तुम्हारे हार्ट के अंदर एक ब्लड डीमन सीड को डाल देता हूँ, वो तुम्हें बता देगा सब कुछ। एंड्रिया कहती है उसे बचाने के लिए। ब्लड डीमन हंसते हुए कहता है तुम्हारे जैसे लोग हमेशा बेवकूफ होते हैं, वो लोग हमेशा बहुत काइंड होते हैं। एंड्रिया मन में कहती है सेल बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें डेफिनेटली बचा लूंगी। और अपने मैजिक को यूज करके प्यूरीफाई कर रही होती है, स्टारलाइट प्यूरीफाई टेक्निक। ये क्या है? यूज करना 7वीं रैंक की एक स्टारलाइट स्पेल को, और वो भी ऐसी उम्र में। तुमने जरूर अपना सारा का सारा टाइम ट्रेनिंग में लगा दिया होगा। सच में एक बेवकूफ जिसे पता नहीं कि एंजॉय कैसे करना लाइफ को। पीछे उस लड़की को बात करते थे ग्लोरिया चिल्लाकर कहती है हे तुम नोबल लेडी, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो यहाँ की लड़ाई करो, वहाँ पर खड़े रहकर अपना लगातार ऐसे मुंह में चलाओ। और हम देखते हैं सेल की तरफ, वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे शांत खड़ा होता, कोई भी अटैक नहीं कर रहा होता किसी भी तरीके का, लेकिन ब्लड डीमन उसको अंदर अंदर पुश कर रहा होता है। तुम एक्चुअली में उस लड़की के द्वारा बच गए, तुम तो सच में एक कचरा हो। और हम देखते सेल तो होश में आ चुका होता है, उससे कहता निकल जाओ यहाँ से। ब्लड डीमन बोलता है अगर मैं उस लड़की से तुम्हें बचाने का प्रॉमिस नहीं करता तो वैसे भी मैं तुम्हारे सामने आता ही नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ही एक बार सिखाऊंगा, तो अच्छे से याद कर लेना। इस चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई करो कि आखिर वो क्या चीज थी जिसकी वजह से तुमने अपना कंट्रोल खो दिया। अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास चीज अपने ब्लड के अंदर एंटर करने दी तो मैं उस लड़की को मार दूंगा जिसकी तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। क्यों, समझ गए तुम? और जा रहा होता हंसते हुए बोलकर चलो फिर से जल्दी मिलेंगे। सेल कहता अगर तुम अगली बार मेरी आंखों के सामने आए तो फिर तुम जरूर रिग्रेट करोगे। और उसके बाद अपनी पावरफुल टेक्निक को यूज करके सामने जितने भी ये मोस्टर आ रहे थे उन सबको एक ही बार में मार देता है। और जितने भी ये मोस्टर मारे गए थे उन सबका ब्लड इस स्टोन में इकट्ठा कर रहे होते हैं। और ये पहाड़ के ऊपर बहुत रोशनी से निकलती है। जो लड़की उन कीड़ों से बच के भाग रही थी वो बताती है एक आधे सेंट लेवल का पावर हाउस यहाँ पर एंटर करा है। अकेडमी को जरूर पता चल गया होगा इस जगह की सिचुएशन के बारे में, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक टीचर को भेजा हमको यहाँ से निकालने के लिए। सेल कहता है आखिर क्यों भेजा होगा यहाँ पर आधे सेंट लेवल के पावर हाउस को? क्या यहाँ पर ट्रायल में कुछ चेंज हुआ है क्या? भले कुछ भी हो लेकिन मैं इसे पूरा करके रहूंगा। और हम देखते हैं इस जगह का सीन, ये होता है वो आधे सेंट लेवल का पावर हाउस। वो यहाँ इस लेक के बीच में उतर रहा होता है और उतरते ऐसे जितने भी यहाँ पर आसपास में मोस्टर होते हैं उन सब मोस्टर में बस एक स्लैश मारता है और वो सारे के सारे मोस्टर उसके पीछे मारे जाते हैं। बस मुझे यहाँ से किसी भी करके उस बास्टर्ड की बॉडी ले जानी अपने साथ में, फिर तो डेफिनेटली मुझे हाइनेस एंड्रू का अच्छा फेवर मिलेगा। और हमें इसका नाम बताते हैं, इसका नाम होता है ओलिवर। तो इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड तो वो खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं।